गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे सिर्फ एक वीडियो में। ये जावास्क्रिप्ट का वन वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताऊंगा, बिगिनर फ्रेंडली, और उसी के बाद मैं आप लोगों को दो बहुत ही ऑसम प्रोजेक्ट्स कराने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ये दो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जिनमें से एक होगी हमारी टू डू लिस्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरह डॉम मैनिपुलेशन होता है जावास्क्रिप्ट का, और एक और प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम एक क्लॉक बनाएंगे। वो क्लॉक हमको बताएगी टाइम हमारा और उसको कैसे रियल टाइम में अपडेट करना है बिना पेज को रिफ्रेश करे, ये हम लोग देखेंगे। गाइस मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि इस तरह के वन वीडियोस को पुट अप करने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और सिर्फ मेरे कहने पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि दिस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल इज हेल्पफुल। ऐसा आप लोग करेंगे तो मुझे दिल से बहुत खुशी मिलेगी, और ऐसा आप लोग करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को इस तरह के वन वीडियोस पसंद है। मैं और भी चीज़ों के आप लोगों को वीडियोस लेकर आऊंगा, जैसे कि हमारे बहुत सारे अच्छे फ्रेमवर्क्स हैं जावास्क्रिप्ट के, उनके वीडियोस में लेकर आऊंगा वन वीडियो में। इसलिए आप लोग जो है नीचे कमेंट जरूर करना मेरे लिए और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही एवरग्रीन लैंग्वेज है और टाइम के साथ इसने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है। जैसे कि आप लोग देखो Node.js जब से आया तब से जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों तरफ यूज किया जा रहा है, और ऐसे में जावास्क्रिप्ट पर मिस आउट करना आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करने जैसा हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ध्यान से देखना। मैंने बहुत जल्दी बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट सबसे पहले बताए हैं। विद इन 1 आवर हम जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को जो भी इंपॉर्टेंट है वो कवर करेंगे, और फिर उसके बाद लर्निंग बाय डूइंग से, यानी कि दो प्रोजेक्ट्स करके हम सीखेंगे करके। लर्निंग बाय डूइंग वाला प्रिंसिपल हम लोग यूज करेंगे, एंड लर्निंग बाय डूइंग करके हम इन दो प्रोजेक्ट्स को स्टार्टिंग से लेके एंड तक बनाएंगे, और आप लोग इनको अपने सीवी में डालना। आप लोग कभी इंटरव्यू में जा रहे हो तो बताना इंटरव्यू को कि आपने ये दो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और डेफिनेटली आप लोग जो है इंटरव्यू क्रैक करेंगे, या फिर अगर आप लोग कॉलेज में हैं तो इन फ्यूचर आप लोग एक बहुत अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो मैं टाइम को यार बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा, चलूंगा कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर के अंदर घुसने के बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरह जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है। जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले वो क्या बातें जो कि आपको आनी चाहिए, और कुछ पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स भी इस वीडियो में थ्रू आउट आपको पता चलेंगी, जो कि मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखी है, किसी किताब में नहीं लिखी है, जस्ट मैंने अपने एक्सपीरियंस से कर करके सीखी है। वो भी आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और वहां पर फिर हम अपनी जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। ऑलराइट गाइज, मैं अपने कंप्यूटर के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर हम लोग जावास्क्रिप्ट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे, यहाँ पर आपके दिमाग में जो चीज़ होगी वो ये होगी कि जावास्क्रिप्ट को किस तरह से स्टार्ट किया जाए, मेरी पहली लाइन जावास्क्रिप्ट की कहाँ होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी जो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो आपकी ब्राउज़र के अंदर ही हो। जी हाँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो जावास्क्रिप्ट होती है वो ब्राउज़र में रन करती है। तो जो आपका ब्राउज़र है उसके अंदर पूरा तामझाम है जावास्क्रिप्ट को रन करने का, यानी कि आपका ब्राउज़र जानता है जावास्क्रिप्ट को किस तरह से रन करना है। कोई भी पेज जो होता है उसके अंदर जावास्क्रिप्ट होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो वेबसाइट्स आप विजिट करते हैं, चाहे वो आपकी कोई getbootstrap.com हो या फिर आपकी google.com हो, चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट होती ही होती है। देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में मैं आऊँ या बूटस्ट्रैप की ये जो पेज है, इसमें जावास्क्रिप्ट कहाँ पर है ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो देखो ये एक लेआउट है पेज का, वो ध्यान से मेरी बात को सुनना क्योंकि ये एकदम बेसिक है, और ये बेसिक अगर आपको समझ में आ गया तो समझो पूरी जावास्क्रिप्ट और पूरी वेब आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर HTML टैग जो है, ये एक HTML पेज है, एक बेसिक HTML पेज। HTML यहाँ पर है, इसके अंदर हेड है, हेड के अंदर कुछ CSS इंक्लूडेड है। यहाँ पर देखो लिंक rel इज इक्वल टू ये, और उसी के साथ साथ लिंक href इज इक्वल टू ये, rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट। ये सारी चीज़ें जो है आपकी CSS हैं। CSS का मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो कि पेज को डिज़ाइनदार बनाती हैं, जो कि पेज में डिज़ाइन लाती हैं, जान लेकर आती हैं, कलर्स, बैकग्राउंड्स, फिर बॉर्डर्स, ये सारी चीज़ें जो है CSS से आती हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट से क्या आता है? अगर मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का एक एग्जांपल दिखाऊं इसी पेज में, तो देखो ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर इन्होंने जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है। अब ये जो कोड है ये जावास्क्रिप्ट है। अब ये कोड क्या करता है ये शायद आपको अभी समझ में नहीं आए, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट पेज में जान डालती है, यानी कि जो लॉजिक है जो कि फ्रंट एंड पे होना है, जो कि इसी ब्राउज़र को अपने अंदर करना है बिना सर्वर तक जाए, वो है जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो है वो जावास्क्रिप्ट है। बस अभी के लिए इतना समझ लो, क्योंकि बाकी चीज़ें मैं आगे आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो अगर समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें यहाँ पर, नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ आपसे कि एकदम क्लियर हो। अभी मैं आगे अभी आप लोगों को और बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला लाइन जो है जावास्क्रिप्ट का, वो कहाँ पर आप लिखोगे? कोई भी टैब खोलो ब्राउज़र में, राइट क्लिक करो,
इंस्पेक्ट पे क्लिक करो और एक बार आप ये कर देते हो ना, तो क्या होता है कि ये क्रोम के जो डेवलपर टूल हैं वो खुल जाते हैं और आप यहाँ कंसोल में क्लिक करो तो यहाँ पर कंसोल होता है। कंसोल जो है वो आपको इस पेज में जावास्क्रिप्ट रन करने में मदद करता है, यानी कि google.com ये जो पेज है, मैं खोल ही लेता हूँ google.com के अंदर जावास्क्रिप्ट अगर आपको चलानी है तो आप यहाँ लिखकर चला सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि आप लिखो यहाँ पर अलर्ट और उसके बाद जिस तरह से हम लोग कोई भी लैंग्वेज अगर पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो हम हेलो वर्ड लिखते हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी बिल्कुल वही हो, आप अपना पहला जो लाइन ऑफ कोड है वो हेलो वर्ड ही लिखें। तो आप हेलो वर्ड कुछ इस तरह से लिख दें। अब देखो मैंने यहाँ पर किस तरह से लिखा है, मैंने लिखा है अलर्ट, उसके बाद मैंने लिखा है हेलो वर्ड, सेमीकोलन आप लगाएं या ना लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो चीज़ है, ये जो एरर्स आ रहे हैं इसको आप इग्नोर कर दो, यहाँ पर क्लियर कंसोल कर दो। तो जो आपने लिखा है आप सिर्फ उसका आउटपुट देखोगे, ठीक है। तो अलर्ट हेलो वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा और एंटर मार दिया और आप देखो यहाँ पर हेलो वर्ड लिख कर आ गया है। तो अलर्ट फंक्शन जो होता है वो आपको इस तरह के अलर्ट्स दिखाने में मदद करता है। उसी के साथ साथ आप console.log का भी इस्तेमाल कर सकते हो हेलो वर्ड लिखने के लिए। और console.log जैसे कि आप लोगों ने शायद गेस कर ही लिया होगा, वो यहीं के यहीं आपको आउटपुट दिखाता है। तो देखो यहाँ पर हेलो वर्ड लिख कर आ गया है। कभी कभी आप लोग को मैं फ़न फैक्ट बताता हूँ, कभी कभी मुझे क्विक कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है तो मैं क्या करता हूँ, Ctrl+Shift+I दबाता हूँ, मेरा कंसोल खुलता है और मैं सीधे यहाँ पर इसको कैलकुलेटर की तरह यूज़ करता हूँ। तो देखो यहाँ पर 34 + 897 मैं कर सकता हूँ, कुछ मल्टीप्लाई मुझे करना हो तो मैं कर सकता हूँ। उसी के साथ साथ 98 × 100 आप लोग कर सकते हैं, डिविजन्स कर सकते हैं। तो स्काई इज़ द लिमिट, आप लोग कई चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। बस ये है कि अपना कंप्यूटर उठा के दुकान पर मत ले जाना और वहाँ पर हिसाब मत करने लग जाना, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। बट यहाँ पर आप कैलकुलेशंस एकदम कर सकते हैं, एक्यूरेटली कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो किस तरह से रही हैं, कौन कंप्यूटेशन कर रहा है, क्या कोई सर्वर है जो कि कंप्यूटेशन कर रहा है हमारे लिए। अगर आप अपना इंटरनेट का तार निकाल भी देते हैं ना तब भी ये कैलकुलेशंस आपकी होंगी। इस बात का मतलब ये है कि ये चीज़ ये प्रूव करती है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो क्लाइंट साइड में ब्राउज़र में रन करती है। तो इन ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड में रन करती है। क्लाइंट यानी कि वो इंसान जो कि वेबसाइट विजिट कर रहा है, यानी कि उसका घर, उसका कंप्यूटर नेटवर्क में जाकर, कहीं सर्वर में जाकर कंप्यूटेशन नहीं हो रहा है, आपके घर के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। तो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट ये यहाँ पर आप इस तरह से रन कर सकते हो, ठीक है। 34 / 3 11.33 ये आ गया है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को और ऑपरेशंस दिखाऊँ, आप लोग समझ गए हैं वैसे तो, लेकिन अगर मैं आप लोगों को और ऑपरेशंस दिखाऊँ तो ये देखो 98 - 395 आ गया। और इस तरह के तमाम हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्या सिर्फ इतना ही जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। हम जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर जो हमारे, ये मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप ये मत समझना कि ये चीज़ें समझ में नहीं आई, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाला हूँ, लेकिन एक क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे आप देख रहे हो ये बटन है, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ तो इसका करस्पॉन्डिंग डॉम कोड मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये मुझे मिल गया है। अब यहाँ पर आप देखो कि ये इनपुट क्लास इज इक्वल टू ये है, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू गूगल सर्च है, टाइप इज इक्वल टू सबमिटेड, नेम इज इक्वल टू ये है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ इसके नेम से। तो देखो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, अभी मैं इसको टारगेट कर लूँगा, इसका जो क्लास है। मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर, इसे मैंने कॉपी किया इसकी क्लास को, मैं लिखूँगा document.querySelector और मैं यहाँ पर लिख दूंगा ये क्लास, और क्लास को डॉट से हम लोग जो है डिनोट करते हैं। और मैं जैसे ही एंटर मारूंगा तो ये देखो ये एलिमेंट यहाँ पर आ गया है। तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, गूगल सर्च वाला। अगर मैं इस पर क्लिक करना चाहता हूँ तो मैं डॉट क्लिक कर सकता हूँ और ये देखो इस पर ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है, किसी भी एलिमेंट पे आप देखो क्लिक करवा सकते हैं। मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर तो इस पर जो है वो क्लिक हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको किसी दूसरे पेज पर लेके जाऊँ, जैसे कि मैं इस पेज पर लेके जाता हूँ आपको, और ये एग्जाम्पल्स को मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, और यहाँ पर अगर आईडी है किसी एलिमेंट में तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है उसको टारगेट करना। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर मैं Ctrl+F करके ज़रा ID इज इक्वल टू लिखता हूँ, और ID यहाँ पर इन्होंने दे नहीं रखी है शायद कहीं पर। तो ये देखो ID इज इक्वल टू दे रखी है, स्क्रिप्ट में ID दे रखी है इन्होंने। किसी भी एलिमेंट में अगर ID है तो ईजी हो जाता है उसको टारगेट करना। जैसे कि ये है वर्जन 4.5, ये वाली चीज़ में इन्होंने BD वर्जन्स करके ID दी हुई है। तो अगर किसी चीज़ में ID दे रखी है ना, अगर किसी चीज़ में ID दे रखी है तो मैं उसमें इस तरह से उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं document.getElementById लिखूँगा, document.getElementById, और उसके बाद मैं यहाँ पर BD वर्जन्स लिखूँगा तो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ।
इसमें यहाँ पर एक डैश था इसकी आईडी में, अगर इसमें डैश नहीं होता तो मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता था। अब मैं इस पर अगर क्लिक करना चाहूँ तो मैं डॉट क्लिक यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, एक फंक्शन रन कर सकता हूँ। देखो इस पर क्लिक हो गया, इस पर मैं क्लिक करता तब भी यही फ़र्क पड़ता, लेकिन मैं प्रोग्रामेटिकली इस पर क्लिक कर सकता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट इस तरह की चीज़ें आप लोगों को लिखने में मदद करती है। जावास्क्रिप्ट आपको क्रोम एक्सटेंशन बनाने में भी मदद करती है, जैसे कि इस पेज के ऊपर अगर आप कुछ और एडिशनल फंक्शनैलिटी लाना चाहते हैं तो एक एक्सटेंशन आप लोग इनेबल कर सकते हैं जो कि इस पेज के कंटेंट को चेंज कर सकती है इस तरह के कमांड्स को यूज़ करके, ठीक है। तो आप लोग एक क्रोम एक्सटेंशन भी बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट की नॉलेज से। तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँ जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट, स्ट्रिंग्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स, और उसके बाद स्ट्रिंग्स और प्रोटोटाइप्स। इन सब चीज़ों को बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूँ क्यों जावास्क्रिप्ट, किस तरह से वेबसाइट्स काम करती हैं, क्या एंड टू एंड फ्लो होता है एक क्लाइंट और सर्वर जब इंटरैक्ट करते हैं, और बहुत ही जल्दी हम ये चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद एक तरीके के साथ हम लोग जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे एक कोड एडिटर। हम लोग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखने वाले नहीं हैं क्योंकि हम प्रोग्राम्स बनाएंगे। उन प्रोग्राम्स को किस तरह से रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप लोगों को एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा जावास्क्रिप्ट, वेबसाइट्स और सारी जो वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे भी हम लोग जो है 10-10 सेकंड स्पेंड करेंगे। तो चलो चलते हैं और इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो चीज़ समझने वाले हैं वो ये है कि वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, फिर जावास्क्रिप्ट के और आने वाले टॉपिक्स को हम लोग काम करेंगे। एक बात तो तय है कि जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में यूज़ की जाती है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज़ की जाती है आपकी फ्रंट एंड में, और उसी के साथ साथ जावास्क्रिप्ट आपकी यूज़ की जाती है बैक एंड में, और दोनों में ही ये बहुत कारगर साबित होती है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑफ वेबसाइट्स रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फ्लो के साथ। ऑलराइट गाइस, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि हैरी भाई बनाना एक वेबसाइट और मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं उनको बताता हूँ। 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो HTML की ज़रूरत पड़ेगी, एक CSS की ज़रूरत पड़ेगी, एक जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब कौन सा कितना ज़रूरी है इस बारे में बात कर लेते हैं। कोई कहता है कि यार अगर मैं HTML यूज़ ना करूँ तो चलेगा क्या, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं चलेगा, वेबसाइट बनेगी ही नहीं बिना HTML के। फिर कोई पूछता है कि CSS यूज़ ना करूँ अगर मैं बाय एनी चांस तो चलेगा क्या, तो मैं कहता हूँ हाँ चलेगा, लेकिन आपकी वेबसाइट दिखेगी अगली। तो विदाउट CSS वेबसाइट जो होगी वो हो जाएगी आपकी अगली, यानी कि अच्छी नहीं दिखेगी। जो डिज़ाइंस होते हैं, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड्स, शैडोज़, फिर फॉन्ट्स, वो सारी चीज़ें CSS से आती हैं, ठीक है। फिर कोई बोले कि अगर मैं CSS यूज़ ना करूं और जावास्क्रिप्ट भी यूज़ ना करूं, या फिर CSS यूज़ करूं और जावास्क्रिप्ट यूज़ ना करूं, तब चलेगा क्या। मैं कहता हूं हाँ जी बिल्कुल चलेगा, लेकिन आपके जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा यूज़र, बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं होगा। इस बात से क्या मतलब है मेरा, ये आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपका एक बटन है और आप चाहते हैं कि उस बटन पे कोई भी क्लिक करे तो कुछ हो, तो वो शायद ना हो अब, क्योंकि आप लोग जो है जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन HTML एक ऐसी चीज़ है जो कि चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट रहती है। किसी भी वेबसाइट पे जाके राइट क्लिक करके आप व्यू पेज सोर्स करके देख लेना, CSS और जावास्क्रिप्ट आपको HTML के अंदर एम्बेड होके मिल ही जाएगी, ठीक है। तो जो HTML है वो मस्ट है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, तो मैं लिख देता हूँ ये मस्ट है। और CSS होता है डिज़ाइनिंग के लिए, तो ये डिज़ाइनिंग के लिए मैं लिख देता हूँ होता है। और फिर अगर जावास्क्रिप्ट की हम लोग यहाँ पर बात कर लें तो ये किस लिए होता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए जावास्क्रिप्ट होता है। तो आप यहाँ पर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग सेफली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जावास्क्रिप्ट इसके लिए होता है। अब स्क्रिप्टिंग की मदद से आप CSS भी सेट कर सकते हैं, ये बात अलग है, लेकिन मैं जस्ट आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ इन तीनों के रोल क्या है। HTML जो है वो मस्ट है क्योंकि उसी के अंदर सब कुछ आता है, वही आपका जो स्केलेटन है वो होता है। तो अगर एक ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करें तो HTML स्केलेटन है, और जो CSS है वो आपकी जो स्किन है और आपकी जो नाक है, आपका जो स्किन का कलर है, आपको खूबसूरत बनाने के लिए बाल, वो सारी चीज़ें CSS हैं। और जावास्क्रिप्ट आपकी मेमोरी है, आपका ब्रेन है। तो वो अगर मैं कंपेयर करूँ आपकी ह्यूमन बॉडी को HTML CSS जावास्क्रिप्ट के, तो मैं इस तरह कंपेयर करूँगा। HTML हो जाएगा स्केलेटन, CSS हो जाएगा जो भी चीज़ें आपको अच्छा दिखने के लिए चाहिए होती हैं, जैसे कि बाल, आपकी स्किन का कलर, आपकी मसल्स, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट आपकी ब्रेन, जो कि आपको सोचकर इन दोनों चीज़ों से काम लेने में मदद करती हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू बिल्ड अ वेबसाइट।
एक और एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कोई भी मिस करे, और मैं बहुत जल्दी इस एग्जांपल को लेके आगे बढ़ूँगा। मान लो आपके पास ये कार है, तो इसकी जो मेटालिक बॉडी है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको मुझे लेबल करना पड़ा मेटालिक बॉडी को, तो मैं मेटालिक बॉडी को लेबल करूँगा HTML। मैं कहूँगा जो HTML है ये इसकी बॉडी है, मेटालिक बॉडी। तो इसकी जो मेटालिक बॉडी है वो क्या है, वो है HTML। उसको मैं HTML से कंपेयर करूँगा। फिर अगर मैं इसके जो टायर में ये लगा हुआ है इसको अच्छा बनाने के लिए, और उसी के साथ साथ इसका जो कलर है और इसको डिज़ाइनिंग करने के लिए और चीज़ें जो लगी हैं, जैसे कि ये लगा हुआ है यहाँ पर शीशों में, शायद ये नहीं भी होता तब भी गाड़ी चलती है, लेकिन ये लगा रखा है इसको अच्छा दिखाने के लिए। कलर प्लस डिज़ाइंस में यहाँ पर लिखता हूँ, जो पेंट इसमें लिया है वो सब चीज़ें आपकी CSS हैं जो कि इसको खूबसूरत दिखने में मदद कर रही हैं। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट अगर मैं इसमें से चुनूँगा तो वो होगा इसका इंजन जो कि आगे होता है। तो इसका गाड़ी का इंजन आ गया है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा जावास्क्रिप्ट जो है वो इंजन है इस गाड़ी में। तो इस गाड़ी का जो इंजन है उसको मैं जावास्क्रिप्ट से कंपेयर करूंगा, क्योंकि वो दिमाग है, वही डिसीजन लेता है कि गाड़ी किस तरह चलेगी, किस तरह फंक्शन करेगी। तो ये एक एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट थी। दो एनालॉजी ली मैंने, एक तो ह्यूमन बीइंग की एनालॉजी ली कि जो बॉडी होती है, स्केलेटन होता है, ढांचा जो होता है वो HTML होता है, उसके ऊपर खाल, मसल्स और जो चीज़ें आपको अच्छा दिखने में कारगर होती हैं जैसे कि बाल, वो चीज़ें जो हैं वो उसको मैंने कंपेयर किया CSS के साथ। फिर आपकी जो ब्रेन है जो कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होती है फंक्शंस के लिए, उसको मैंने कंपेयर किया जावास्क्रिप्ट से। सिमिलरली मैं गाड़ी में आया, मैंने HTML को मेटालिक बॉडी, जावास्क्रिप्ट को इंजन और CSS को कलर एंड डिज़ाइन से कंपेयर किया। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं वेबसाइट्स काम किस तरह करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स, फंक्शन, सारे बेसिक्स बता दूंगा, लेकिन ये जो चीज़ है ये शायद आप लोगों को बहुत कम लोग बताएं, और अच्छे से शायद ही बहुत कम लोग आप लोगों को ये बताएंगे। इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत ही क्लियर करना चाहता हूँ और मैं वो चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ जो कि बहुत कम लोग शायद बताएं। अगर मान लो कि ये एक क्लाइंट है, यानी कि ये आप हो और आपको चाहिए एक वेबसाइट, तो आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे वेबसाइट से। कैसे रिक्वेस्ट करोगे, URL बार के अंदर आप लोग डालोगे google.com। क्या डालोगे, आप डालोगे google.com, और जैसे ही आप google.com डालोगे तो ये गूगल के सर्वर पर चला जाएगा, वेब सर्वर पर चला जाएगा गूगल के, और वेब सर्वर में जाकर क्या होगा कि ये रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी। तो वेब सर्वर को बताया जाएगा कि वेब सर्वर एक यहाँ पर हैरी नामक एक क्लाइंट है जो कि क्या कर रहा है, जिसका IP एड्रेस ये है, और भी शायद चीज़ें, और वो रिक्वेस्ट जो है उसके हेडर्स में कलेक्ट करे, वो सारी चीज़ें अभी छोड़ देते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। लेकिन एक बहुत ही सिंपल गेट रिक्वेस्ट मैंने जो मारी है, मैंने कहा है कि गेट रिक्वेस्ट है ये, और ये गेट रिक्वेस्ट जो है वो मुझे google.com का पेज फेच करने के लिए मारनी है वेब सर्वर में। मुझे google.com का पेज दे दो, मैंने ये कहा। तो ये सर्वर पे जाकर ये सर्वर कहेगा ओके google.com का पेज सर्वर की इस फोल्डर में इस यहाँ पर है। वेब सर्वर क्या है, वेब सर्वर एक कंप्यूटर की तरह ही है, वो एक वर्चुअल मशीन है, वो एक कोई ऐसा कंप्यूटर है जो कि कंप्यूट करता है और इन रिस्पॉन्स HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट भेजता है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, वो देखेगा कि कहीं IP ब्लॉक तो नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखेगा कि इस क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजना है या नहीं भेजना, ये लॉग्ड इन है कि नहीं, क्योंकि अगर लॉग्ड इन होते हो तो आप टॉप राइट कॉर्नर में आपकी फ़ोटो लग के आती है गूगल में, तो वो सारी चीज़ें भी देखनी है। तो एक बार आप लॉग्ड इन है तो आपकी फ़ोटो वगैरह भी भेजनी है उसको। तो ये सारे कंप्यूटेशन करके, प्रोसेसिंग करके, एक बार आपकी प्रोसेसिंग हो जाती है तो प्रोसेसिंग करने के बाद ये स्पिट आउट करता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब ये जो मैंने इतना टाइम लेके बताई बात, प्रोसेसिंग करेगा और फाइंड आउट करेगा, ये मिली सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ अ मिली सेकेंड में हो जाता है सर्वर में, क्योंकि गूगल जैसी कंपनी के सर्वर्स बहुत फास्ट हैं। इन जनरल वेब सर्वर्स बहुत फास्ट होते हैं और एकदम से जैसे ही आप एंटर मारोगे वैसे पेज आ जाएगा। तो आपका जो ह्यूमन माइंड है उसको शायद पता भी ना चले कब ये सब चीज़ें हुई, लेकिन एक्चुअल में एक रिक्वेस्ट गई वेब सर्वर पे, वहाँ पर प्रोसेस हुई और प्रोसेस होकर वापस आई, और ये सब काम इतनी तेज़ हुआ कि आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा ये कितनी तेज़ हुआ। तो सर्वर रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। जो CSS और जावास्क्रिप्ट होगी वो HTML के अंदर एम्बेड होगी। तो HTML जो होगा वो होस्ट करेगा इन सब चीज़ों को और एक बंडल बन के आपके ब्राउज़र में जाएगा। तो आपके ब्राउज़र को ये तीन चीज़ें पकड़ा दी जाएंगी और वो एक कोड की तरह होगा, वही कोड जो कि हमने राइट क्लिक करके व्यू इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करके या फिर व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करके हमने जो देखा था, जो सोर्स कोड हमने देखा था राइट क्लिक व्यू पेज सोर्स करके, बिल्कुल उसी तरह का सोर्स कोड जो है आपका वेब सर्वर आपके ब्राउज़र को भेजेगा।
अब आपका ब्राउज़र कहेगा यार मुझे तुम HTML CSS जावास्क्रिप्ट दे दो, मैं क्लाइंट को ऐसा दिखाऊंगा कि उसको पता भी नहीं चलेगा क्या चल रहा है। शायद आप जानते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट, शायद आप सोर्स कोड जानते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई बहन जो कि IT फील्ड में काम करते हैं, फिर कंप्यूटर का थोड़ा सा भी यूज़ करते हैं, उनको पता नहीं होता है HTML क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है। उन्हें बस चाहिए होता है कि भाई मेरे क्रोम ब्राउज़र में किसी तरह बटन आ जाए, मैं उस पर क्लिक करके काम कर लूँ, उन्हें बस इतना मालूम होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपका ब्राउज़र, और ज़रूरी नहीं है वो गूगल क्रोम ही हो, वो कोई भी ब्राउज़र हो सकता है। तमाम ब्राउज़र्स मार्केट में अवेलेबल हैं, क्रोम है, सफारी है, फिर हमारे पास फायरफॉक्स है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने भी अभी काफ़ी इंप्रूव कर लिया ब्राउज़र अपना एज, जिसकी काफ़ी मजाक उड़ी है इंटरनेट एक्सप्लोरर के टाइम में, काफ़ी मीम्स वगैरह बनी है इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत फास्ट और ये वो। लेकिन यहाँ पर अभी जो माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है वो भी अच्छा है, कई लोग मैं जानता हूँ पर्सनली यूज़ करते हैं एज ब्राउज़र। एनीवेज, ब्राउज़र्स की बात को यहाँ पर बंद करते हुए आगे बढ़ते हैं, और HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो है आपका ब्राउज़र फिर प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस करके आपको वो दिखाएगा जो कि आपको देखने को मिलता है गूगल सर्च हेयर, आई एम फीलिंग लकी, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो एक बार बहुत ही जल्दी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को देख लेते हैं कि क्या है, एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है। मुझे पता है कि शायद आप में से कुछ लोगों को ये पता हो ऑलरेडी, लेकिन बेयर विद मी, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर सबको साथ लेके चलना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और मैं थोड़ा सा तेज़ जाऊँगा यहाँ पर और बाद में थोड़ा सा स्लो डाउन करूँगा जब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे जावास्क्रिप्ट के। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ थोड़ा तेज़, आपका रिविजन हो जाएगा और आपको CSS जावास्क्रिप्ट क्या होती है इस बारे में अच्छे से पता होगा, वरना शायद आप लोग आगे बढ़ें तो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रहे। It is basically a standard markup language for giving a static skeleton to web application and websites। आप लोग समझ गए इस बात का मतलब कि ये ढांचा होता है जिसमें सिर्फ ढांचा बटन्स, ढांचा आपके जो आपका जैसे कह लो इनपुट टैग्स हैं, फॉर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें सिर्फ बिना डिज़ाइनिंग के वो चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और ये एक वेल स्टैंडर्डाइज सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक ब्राउज़र बनाया तो आप अपनी HTML को ही बना के उसको रेंडर करा दो। एक स्टैंडर्ड आपको देखना है कि भाई HTML ऐसी होती है, और फिर उसके हिसाब से कोई नया ब्राउज़र भी अगर मार्केट में आता है तो वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को इस तरह से पार्स करेगा जिस तरह से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्राउज़र्स पार्स कर रहे हैं। पास नहीं, पार्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्ड को वरना आप लोग जो है कन्फ्यूज़ हो जाओगे। पार्स का मतलब होता है कि किसी टेक्स्ट को पढ़कर, किसी कोड को पढ़कर उसको इंटरप्रेट करना, ठीक है, तो पार्स इसको बोलते हैं। तो HTML CSS की बात करते हैं हम, ठीक है। तो ये HTML है, इसके बारे में मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। HTML में कुछ टैग्स होते हैं जो कि हम देखेंगे, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे इस वीडियो का। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रीरेक्विजिट सिर्फ आपका टाइम है, मैं कुछ आपसे नहीं मांग रहा हूँ, कोई प्रीरेक्विजिट नहीं, बस आ जाओ और यहाँ पर आप लोग जो है चालू हो जाओगे। कैस्केडिंग स्टाइल शीट की अगर बात करूँ, CSS वो यूज़ की जाती है प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए HTML की। अब HTML में आपने अगर बटन बना दिया है तो वो ऐसा दिखेगा। अब आप चाहते हो थोड़ा बड़ा दिखे, इसके कॉर्नर्स राउंडेड हों, ये कुछ ऐसा बटन दिखे, फिर इसके अंदर जो है कलर आ जाए, फिर इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा अच्छा सा हो जाए, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए आपको CSS की ज़रूरत पड़ेगी। तो विथ CSS, विदाउट CSS, ठीक है। तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इस चीज़ को, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसा ही दिखेगा। तो यहाँ पर ये अगली होता है, विदाउट CSS और ब्यूटीफुल होता है। अनटिल एंड अनलेस आप लोग बहुत अच्छे से CSS लिखना जानते हैं, नहीं तो अगर आप उल्टा सीधा कुछ भी लगा दोगे तो वो अगली का भी अगली हो जाएगा, ठीक है। तो CSS का ये काम होता है, इट मेक्स आवर वेबसाइट्स ब्यूटीफुल एंड मॉडर्न लुकिंग, ये बहुत क्लियर है। और इसके बाद जो जावास्क्रिप्ट का रोल है उसको मैं थोड़ा सा टाइम लेके स्पेंड करूँगा और उसको मैं अच्छे से आप लोगों को बताऊँगा। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो एक हाई लेवल डायनामिक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को अलाउ करती है। और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने बताया, कोई बटन पे क्लिक करे तो कुछ हो जाए, कोई अगर माउस लेकर जाए किसी एलिमेंट में तो आपको एक अलर्ट मिले, या फिर कोई अगर कहीं क्लिक करे किसी जगह पर तो आपको एक नेटवर्क रिक्वेस्ट आपकी हो, वो सारी चीज़ें जो है हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है हमको ये सब चीज़ें करने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट एक डायनामिक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जावास्क्रिप्ट वेब पेजेस को अलाइव करने में हमें मदद करती है। तो जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि क्या चीज़ है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट वाज इनिशियली डिजाइन टू मेक पेजेस अलाइव। अलाइव का मतलब कि कोई बटन पे क्लिक करे तो ऐसा हो, कोई माउस लेकर जाए तो ऐसा हो, कोई अगर अपने माउस को मान लो इन आउट करे तो एक नेटवर्क रिक्वेस्ट हो जाए, तो वो सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट आपको करने में मदद करती है। तो जावास्क्रिप्ट पेजेस को अलाइव यानी कि ज़िंदा दिखाने में आप लोगों को कारगर होती है।
स्क्रिप्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन द ब्राउजर इटसेल्फ। मैंने बताया था आपको कोई एक्सटर्नल प्रोग्राम इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप पाइथन से आ रहे हैं या फिर मान लो आप बैकएंड में PHP वगैरह पहले यूज़ करते थे तो आपको इंस्टॉल करना पड़ती थी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर आपका ब्राउज़र ही काफ़ी है। आपके ब्राउज़र, जैसे कि हमने अभी अलर्ट वगैरह लिखे थे, आपने अभी देखे ही होंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को लिखवाया अलर्ट और ये सब चीज़ें, स्क्रिप्ट जो है ब्राउज़र के अंदर ही एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट और जावा डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब आप में से कई लोगों को ये पॉइंट ऑड लगेगा कि यार ये क्या बता रहे हो, ये तो पता ही है, लेकिन बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं कि जावा स्क्रिप्ट और जावा सेम है या अलग अलग है। इसकी एक कहानी है कि जावा स्क्रिप्ट जब बनी थी, जावा स्क्रिप्ट को बनाया गया था ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करने के लिए, वेब पेजेस को अलाइव बनाने के लिए, ठीक है। और उस टाइम पे जावा बहुत पॉपुलर थी। तो जावा एक इतनी पॉपुलर लैंग्वेज थी कि जावा स्क्रिप्ट को जावा का नाम दे दिया गया, जस्ट इसलिए कि यार जावा भी अच्छी है, जावा स्क्रिप्ट को जावा की लेवल पे पहुंचाना है तो उसको जावा और स्क्रिप्ट कर दो, क्योंकि ये वेब पेजेस के अंदर है। और इन दोनों में लैंग्वेजेस में कोई ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप लोग जावा पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा, और नहीं पढ़े हुए हैं तो चलो यार आगे बढ़ते हैं, कहाँ टेंशन लेना इतनी। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन द ब्राउज़र एज वेल एज द सर्वर। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई अगर आपसे ये पूछ ले कि क्या सर्वर पे एग्जीक्यूट हो जाती है जावा स्क्रिप्ट, तो वहाँ पर देखो, जैसे कि हमने मॉडल देखा था अपना, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया था कि आपका जो वेब सर्वर है वो कुछ प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद पेजेस को भेजता है। तो ये प्रोसेसिंग करने के लिए इसको कोई डायनामिक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि PHP हो सकती है, जो कि पाइथन हो सकती है, पाइथन का जेंगो फ्रेमवर्क हो सकता है, पाइथन का फ्लास्क फ्रेमवर्क हो सकता है। उसी के साथ साथ यही आपकी जो लैंग्वेज है, और भी बहुत सारी बैकएंड की लैंग्वेजेस हैं जिनका नाम अभी छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहीं पर जावा स्क्रिप्ट भी यूज़ की जाती है, की जा सकती है। ज़रूरी नहीं आप करें, आप इसकी जगह जेंगो भी यूज़ कर सकते हैं, आप PHP यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जावा स्क्रिप्ट भी यूज़ की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जावा स्क्रिप्ट को Node.js की मदद से बैकएंड में यूज़ किया जाता है। तो Node.js क्या है? अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार Node.js क्या है, जब ब्राउज़र में रन हो जाती है तो Node.js क्या है? Node.js वेब सर्वर, यानी कि ब्राउज़र के बाहर अगर रन करना पड़ गया जावा स्क्रिप्ट को कहीं भी, तो वो Node.js है। और ब्राउज़र के अंदर अगर करना है रन जावा स्क्रिप्ट को, तो आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। तो चलो चलते हैं वापस से अपने डिस्कशन में, जो कि हम बात कर रहे थे। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन द ब्राउज़र एज वेल एज द सर्वर, ठीक है। सर्वर और ब्राउज़र दोनों में इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब जावास्क्रिप्ट एक सेफ़ लैंग्वेज है, जब ब्राउज़र में आप इसको रन करते हैं। अब ये सेफ़ लैंग्वेज का क्या मतलब है? सेफ़ लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको इनबिल्ट की गई हैं। जैसे कि जब आप ब्राउज़र में इसको रन करते हैं तो आपकी जो फाइल्स वगैरह ये नहीं देख सकती जावास्क्रिप्ट, क्योंकि आप लोग को डर रहेगा कि यार आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो, पता पड़ा आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो चोरी हो गए। क्या आप ऐसा चाहोगे? ऑब्वियसली कोई ऐसा नहीं चाहेगा यार। तो ये जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी इनबिल्ट है। अच्छी तरह यूज़ किया जाए इसको ब्राउज़र के अंदर, ये इंश्योर करती है जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट कम्युनिटी। तो जावास्क्रिप्ट एक टोटली सेफ़ लैंग्वेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर सेफ्टी को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर देयर आर लैंग्वेजेस दैट गेट ट्रांसपाइल्ड टू जावास्क्रिप्ट। अब जब जावास्क्रिप्ट की पॉपुलैरिटी पिछले 10 सालों में बढ़ी, तब लोगों ने क्या कहा कि यार हम जावास्क्रिप्ट से अच्छी लैंग्वेजेस बनाएंगे या फिर कुछ और फीचर्स उसमें ऐड करेंगे। तो वो सारी फीचर्स को ऐड करके कुछ ऐसी लैंग्वेजेस बनी जैसे कि कॉफ़ी स्क्रिप्ट, और उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट और भी कई चीज़ें, ये लैंग्वेजेस बनी जो कि फाइनली ट्रांसपाइल होती हैं जावास्क्रिप्ट में, यानी कि इनको जावास्क्रिप्ट में ही ट्रांसपाइल करके कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है इनको प्रेफर करते हैं, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में कहते हैं कि लिखना थोड़ा इजी हो जाता है लैंग्वेज को, और थोड़ा सा कन्वीनियंस मिलता है सिंटैक्स वाइज, और उसके बाद फाइनली तो उसको कन्वर्ट जावास्क्रिप्ट में ही होना है। तो डायरेक्टली आप जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। ये सारी लैंग्वेजेस में थोड़े से अलग फीचर्स होंगे, वो भी आप बाद में सीख सकते हो, लेकिन अभी के लिए पहले जावास्क्रिप्ट आपको सीखना है। ये सारी लैंग्वेजेस आती जाती रहती हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि 20 साल से भी ज़्यादा सर्वाइव कर रही है, और आज इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इस तरह की लैंग्वेजेस आती जाती रहेंगी जो कि ट्रांसपाइल होती हैं जावास्क्रिप्ट में, लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है वो बरकरार रहेगी। जावास्क्रिप्ट आपको पहले सीखनी है, जावास्क्रिप्ट में ये कन्वर्ट होती है, तो जावास्क्रिप्ट इनसे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दी ज़्यादा लैंग्वेजेस जो कि ट्रांसपाइल होती हैं। अब जावास्क्रिप्ट हम लिखेंगे कहाँ? कंसोल में, ब्राउज़र के कंसोल में जावास्क्रिप्ट लिखे क्या? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार जावास्क्रिप्ट की कोडिंग तो बड़ी बोरिंग है, पाइथन वगैरह की कोडिंग तो हम लोग विजुअल स्टूडियो जैसी IDE में करते हैं, और यहाँ पर तो हमें जो है उसमें लिखना पड़ेगा कंसोल में। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, हम लोग VS कोड डाउनलोड करेंगे। चलते हैं VS कोड को डाउनलोड करते हैं।
अब एक बात यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ, मैं कोई भी कोर्स कंप्लीट कराता हूँ इस चैनल पे, अगर आपने देखे हैं और कोर्सेज मैंने जावा, सी प्लस काफ़ी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, तो मुझे बहुत लोग ये बोलते हैं कि आप एटम यूज़ कर लो, आप सबलाइम यूज़ कर लो, कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये वाला पैड यूज़ कर लो, कोई कहता है स्क्रैच पैड यूज़ कर लो, कोई कहता है फलाना पैड यूज़ कर लो, ढिमाका पैड यूज़ कर लो। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप जिस एडिटर में कंफर्टेबल हो आप वो चूज़ कर लो। मैंने अपने लिए VS कोड चूज़ किया क्योंकि इसमें मैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन वगैरह सब कुछ इसी में लिखता हूँ, और ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ओपन सोर्स है, और उसी के साथ साथ इसके जो फीचर्स हैं वो मुझे याद हो गए हैं। आप किसी भी एक एडिटर की चीज़ें याद कर सकते हो, जैसे कि सेटिंग्स कहाँ पर हैं, किस तरह टर्मिनल खुलता है, किस तरह क्या होता है, मैंने इस एडिटर की जो है याद कर रखी हैं। और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलता कि ये बेटर है सबलाइम से या फिर ये बेटर है आपके एटम से या किसी और एडिटर से, सबका अपना अपना खासियत है। लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में एंड इन जनरल अगर मैं बात करूं तो VS कोड को यूज़ करता हूं। ट्यूटोरियल्स वगैरह जब मैं रिकॉर्ड करता हूं तो मैं मोस्टली VS कोड में बनाता हूं, लेकिन आपको एज लॉन्ग एज उस एडिटर के फंक्शंस आते हैं आप लोग वो एडिटर यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको पसंद है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर जो है एक नोट लगाया हुआ है। तो चलते हैं और डाउनलोड करते हैं VS कोड सोर्स कोड एडिटर को। और इट गाइस वापस से गूगल क्रोम पे जहाँ पर हमने अपना जो जावास्क्रिप्ट था उसको रन किया था, मैं भी यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कर दूंगा बंद यहाँ पर, और अभी हम लोग गूगल पर ही टाइप करेंगे इंस्टॉल VS कोड। तो मैं इंस्टॉल VS कोड यहाँ पर लिखूँगा और code.visualstudio.com यहाँ पर ये खुल जाएगा। अगर आप लोग एक बिगिनर हैं, आप लोग इसको मेरे साथ इस्तेमाल करो, मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। एक बिगिनर है अगर तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करो, विजुअल स्टूडियो कोड नाम है इसका। तो यहाँ पर ये पेज खुल जाएगा आपके पास। अगर आप लोग विंडोज़ में हैं तो विंडोज़ का यूज़र इंस्टॉलेशन आप लोग यहाँ पर 64 बिट या 32 बिट जहाँ पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप लिनक्स या मैक में है तो उसके लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं विंडोज़ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसलिए मैंने 64 बिट पर क्लिक कर दिया और ये VS कोड जो है डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ ज़्यादा बिल्कुल टाइम स्पेंड ना करते हुए इस पर क्लिक करेंगे, इसको रन करेंगे, ये रन हो जाएगा एक बार तो आपका जो है VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप लोग अगर यहाँ पर देखो तो इन्होंने देखो ये VS कोड को जो है इंस्टॉल करने को बोला है, इसको सबको पढ़ लेना जल्दी से। फीडबैक नवंबर 2018। अब आप एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करके नेक्स्ट कर दो, और एक चीज़ इंश्योर करना कि आप इन सब चीज़ों को चेक कर दो। ये 4 जो मैंने चेक किए इनको चेक कर दो आप लोग, मैं भी बताऊंगा इनसे क्या होगा, बट इनको आप चेक कर दो। और अगर आपने पहले इंस्टॉल कर लिया ऑलरेडी और उसके बाद आपने ये चेक नहीं किया, आपको ये याद आता है, तो आप वापस से इस इंस्टॉलर को रन कर सकते हो इन चारों को चेक करके। नेक्स्ट करो, इंस्टॉल करो, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल आएगा और ये जो VS कोड है आपका इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में, लेकिन ये इंस्टॉल बहुत जल्दी जो है हो जाता है। एक बार ये इंस्टॉल हो जाए तो पूछता है कि क्या आप इसको लॉन्च करना चाहते हैं। मैं कहूँगा आप इसको लॉन्च अभी मत करो, फिनिश कर दो और मैं बताऊंगा हम इसको किस तरह से लॉन्च करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना के रखा हुआ है जिसका नाम मैंने JS ट्यूटोरियल विद प्रोजेक्ट्स रखा हुआ है। आप लोग कोई भी फोल्डर बना सकते हो अपने कंप्यूटर में कहीं भी। और क्योंकि हमने वो 4 चीज़ें चेक करी थी, अगर आपको याद हो, राइट क्लिक करोगे ना यहाँ पर तो ओपन विद कोड आ जाएगा लिखकर। मैं कहूँगा कि आप लोग राइट क्लिक करके ओपन विद कोड पे क्लिक करो और ये देखो यहाँ पर क्या खुल के आ गया, आपका VS कोड खुल गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं अपनी फाइल्स बना सकता हूँ। एक बार क्विक अगर आप लोगों को नहीं पता तो बताऊँ कि यहाँ पर क्लिक करके फाइल बनती है, यहाँ क्लिक करके फोल्डर बनता है। अगर मैं यहाँ पर index.html इस तरह से बना लूँ तो ये index.html मेरी इस फोल्डर में बन जाएगी जिसमें मैंने इसको खोला है। तो ये चीज़ आप लोग को इंश्योर करने की ज़रूरत है कि आप लोग वही फोल्डर खोल रहे हैं जिसको आप अपनी वर्क डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं। जहाँ पर आप फाइल्स बनाएंगे वहीं के वहीं आपका ये खुल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत जल्दी से एमिट एब्रीविएशन का इस्तेमाल करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट को मैं आप लोगों को सबसे पहले ब्राउज़र की सहायता से ही बनाकर दिखाना चाहता हूँ, और ये करने के लिए मैं आप लोगों को चाहूँगा कि आप इस तरह से एमिट एब्रीविएशन का इस्तेमाल करें, एंटर मारें, और एक बॉयलर प्लेट जो होती है HTML की, यानी कि वो कोड जो कि हर HTML पेज में होता है, वो मिनिमल कोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग इसका टाइटल चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसका टाइटल कर दूंगा जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। आप चाहो तो कुछ और कर लेना। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल मैंने कर दिया इसका जो टाइटल था, और यहाँ पर बॉडी में मैं सिंपल HTML लिखूँगा जिसमें मैं लिखूँगा वेलकम टू माई जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। वेलकम टू माय जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। अब एक एक्सटेंशन आप लोगों को बताता हूँ जिसका नाम है लाइव सर्वर, और लाइव सर्वर
और ये एक्सटेंशन क्या करती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये एक्सटेंशन एक आपको लाइव सर्वर बना के देती है, जो कि क्या करता है, आपको एक लाइव सर्वर बना के देता है जिसमें आप ये आपको जो पेज है उसको सर्व करा सकते हो। तो लाइव सर्वर मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। राइट क्लिक करके आप लोग ओपन विद लाइव सर्वर पे जब क्लिक करोगे, और जैसे ही आप ये ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करोगे तो आपका जो लाइव सर्वर पे ये जो फाइल है जो कि मैंने बनाई है, जिस फाइल को आपने खोला है वो खुल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। वेलकम टू माई जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल यहाँ पर लिख कर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर अगर इसको वेलकम टू दिस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल कर दूँ, सेव करूँ, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो लाइव सर्वर का ये मतलब है कि आप जैसे जैसे डेवलपमेंट करते हैं वैसे वैसे आपका ये जो जैसे कहते हैं आपकी HTML है जो कि पेज में आपने चेंजेस किए हैं वो अपडेट हो जाते हैं। तो यही काम है लाइव सर्वर का। तो ये एक्सटेंशन इसीलिए काम आती है और VS कोड मैंने इसीलिए चुना है। आप चाहें तो इसको ना भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का लाइव सर्वर फॉर सम रीज़न नहीं खुलता है। जैसे कि मेरे पास एक मेल आया था जिसमें कि एक इंसान विंडोज़ XP यूज़ कर रहा था, आई डोंट नो हाउ, वो विंडोज़ XP यूज़ कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरा लाइव सर्वर नहीं चल रहा है। तो मैंने बोला कि यार XP सबसे पहले सपोर्ट नहीं करती है, इवन विंडोज़ 7 का भी सपोर्ट बंद हो गया है अभी। तो वही चीज़ है कि आप लोग को आपकी जो डेवलपमेंट टूल्स हैं, विंडोज़ है, ये सब चीज़ें अपडेटेड रहनी चाहिए सबसे पहले। तो वो चीज़ें आपको इंश्योर करनी है सबसे पहले तो, और उसके बाद यहाँ पर आपका जब इन्वायरमेंट अच्छे से सेटअप है तब आप कोडिंग करें। तो बहुत ज़रूरी है कि कोई भी पुरानी आउटडेटेड चीज़ यूज़ ना करें जब तक कि आपको पता ना हो आप क्या कर रहे हैं। एक बिगिनर है और XP यूज़ कर रहे हैं या 7 यूज़ कर रहे हैं, आई डोंट रिकमेंड। आप लोग अपडेट करें अपनी विंडोज़ को, और आपका जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है बेसिकली वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब जावास्क्रिप्ट कहाँ पर लिखें, ये सबसे बड़ा सवाल है, जावास्क्रिप्ट कहाँ पर लिखें। तो इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी जावास्क्रिप्ट लिखते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ, जावास्क्रिप्ट आप बॉडी के जस्ट ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं स्क्रिप्ट SRC लगाऊँ बॉडी के जस्ट बाद, यहाँ पर आप लोग को एक स्क्रिप्ट SRC इज इक्वल टू कोई स्क्रिप्ट यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ या फिर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो अभी SRC को छोड़ देते हैं, सिर्फ स्क्रिप्ट यहाँ पर मैं लगाकर आप लोगों को console.log दिस इज़ मी लिख कर दिखाता हूँ। या दिस इज़ मी नहीं, हेलो वर्ड से शुरुआत करते हैं। हेलो वर्ड अच्छा होता है, लकी होता है। तो मैंने console.log हेलो वर्ड यहाँ पर कर दिया है, और यहाँ पर आप लोग देखो हेलो वर्ड करूँगा तो यहाँ पर कहीं हेलो वर्ड देखने को नहीं मिला, रिलोड करूँगा तब भी। लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाऊँ तो ये देखो यहाँ पर हेलो वर्ड लिख कर आ रहा है। और एक कंसोल की जो कुछ वार्निंग से इन्हें क्लियर कर लो यहाँ पर क्लिक करके कांटे पे, और इसको रिलोड करोगे अभी आप तो ये देखो हेलो वर्ड लिख कर आ गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें दिखाता जाऊँगा, जो जो चीज़ें करता जाऊँगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ अलर्ट और मी, और ये मैं कर दूँ सेव करूं तो आप लोग देखो यहाँ पर मी लिख कर आ गया है। ओके करूं तो ये देखो ये चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रिलोड करोगे तो अलर्ट हो गया मी, ठीक है। इसको क्लोज करूं तो क्लोज हो गया। तो अलर्ट्स आजकल यूज़ नहीं होते हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा, लेकिन अलर्ट जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट है, तो मैंने आपको बताया। तो कुछ भी कंसोल पे प्रिंट कराना है तो console.log, और अगर आप लोगों को यहाँ पर अलर्ट कराना है तो आप अलर्ट ऐसे करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। जो जावास्क्रिप्ट है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें आप मोस्टली सारे लॉजिक वगैरह इंप्लीमेंट कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन भी आप लोग कर सकते हो। अब जावास्क्रिप्ट जो है मोस्टली आप लोग अपनी लाइफ में अगर एक वेब डेवलपर है हो तो यूज़ करोगे फ्रंट एंड पर, और उसके बाद अब बैक एंड में अगर चाहोगे तो यूज़ करोगे। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बना सकती है। आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो। Node.js की मदद से बैक एंड आप हैंडल कर सकते हो, MongoDB के साथ नोड, मोंगो, और आपका जो फ्रंट एंड है उसकी मदद से आप एक बहुत अच्छे फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, और बहुत अच्छी वेबसाइट्स जो है आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि आप लोग यहाँ पर स्क्रिप्ट HTML के अंदर ही एम्बेड करते हो, लेकिन अगर आप Node.js यूज़ कर रहे हो तो आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट वहाँ पर लिख सकते हो। तो हम लोग पहले जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा देख लेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है, क्यों है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हो और आप लोग सुनते हो मेरी बातों को ध्यान से, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने बहुत ही हार्ड वे सीखी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इसको आराम से मेरे साथ सीखो। अब देखो यहाँ पर मैं लिखूँगा div.container, ठीक है। div.container लिखा तो ये देखो ऑटोमेटिकली इसने मुझे एक div टैग दे दिया। तो ये एमेट, इसको एमेट बोलते हैं, एमेट एब्रीविएशन है ये। div.container मतलब div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर। मैंने अगर ये चीज़
शायद मैनुअली टाइप करी होती तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया होता, लेकिन div डॉट कंटेनर एंटर मार के मैंने बहुत जल्दी कर ली। इसी तरह यहाँ पर बटन हैश btn अगर मैं करूँ या फिर क्लिक करूँ तो बटन आईडी इज इक्वल टू क्लिक आ गया। डॉट से होती है क्लास और हैश से होती है आईडी, जो पाउंड सिंबल है उससे होती है आईडी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्लिक मी, ठीक है। तो मैं इस तरह से यहाँ पर क्लिक मी लिख दूंगा और आप लोग देखो कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मेरी डॉम में, यानी कि ये जो मेरी स्क्रीन है इसमें एक बटन आ गया है क्लिक मी, ठीक है। यहाँ पर देखो क्लिक मी एक बटन आ गया है जिसके अंदर का टेक्स्ट जो है वो क्लिक मी है। तो यहाँ पर मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। तो आईडी मतलब होता है आइडेंटिफायर। किसी भी एक एलिमेंट को आप आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हो, आप एक आईडी की मदद से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन जो क्लास होती है आपकी, वो क्लास क्या होती है? क्लास का मतलब है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट में भी वो हो सकती है। जैसे कि कंटेनर है, मैं एक और कंटेनर यहाँ पर बना सकता हूँ, एक और कंटेनर यहाँ पर मैं बना सकता हूँ और एक पैराग्राफ यहाँ पर लिख सकता हूँ, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है, ठीक है, दिस इज द पैराग्राफ। तो इस तरह से कंटेनर आप लोग मल्टीपल बना सकते हो, क्योंकि ये क्लास है। कंटेनर एक क्लास है, मतलब कि एक से ज़्यादा एलिमेंट में हो सकती है। क्लास एक से ज़्यादा एलिमेंट में हो सकती है, आईडी सिर्फ एक एलिमेंट में होगी, आईडी सिर्फ एक एलिमेंट में होगी। जैसे कि यहाँ पर बटन आईडी इज इक्वल टू क्लिक है, तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ आईडी इज इक्वल टू क्लिक, आईडी इज इक्वल टू क्लिक कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। और अगर किसी ने लगा भी दिया ना कुछ इस तरह से, तो वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, इस दूसरी डुप्लीकेट आईडी वाले एलिमेंट को मैं हटा देता हूँ। आईडीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती, क्योंकि आईडी आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ एक होनी चाहिए पूरे पेज में। क्लिक आईडी सिर्फ एक होनी चाहिए, क्लिक टू आईडी सिर्फ एक होनी चाहिए, हैरी आईडी सिर्फ एक होनी चाहिए। कोई भी एक नाम आइडेंटिफायर होता है जो कि यूनिक होना चाहिए। किसी दूसरे एलिमेंट में भी मैं एक सेम आईडी यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन क्लास कर सकता हूँ, क्योंकि क्लास में कुछ, मान लो मैं क्लास इज इक्वल टू रेड कलर नाम से बनाऊँ एक, कि भाई वो चीज़ जिसमें रेड कलर है, तो वो मल्टीपल चीज़ों में हो सकती है, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ मैंने इनफ एम्फेसाइज कर दी और आप लोग को समझ में यहाँ पर आ गई होगी। हमने एक बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल देखा था जावास्क्रिप्ट में, जिसमें हमने क्या किया था, क्लिक किया था बटन को, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि जावास्क्रिप्ट क्या है। हम बेसिक से तो देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे डॉम मैनिपुलेशन, हम लोग वेरिएबल्स, कमेंट्स, वो सब चीज़ें तो देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर मैंने कंटेनर नाम का ये बनाया है एक एलिमेंट, और मैं यहाँ पर इसको आईडी भी दे देता हूँ फर्स्ट कंटेनर, ठीक है। आईडी दे दी मैंने फर्स्ट कंटेनर। तो मैं यहाँ पर अगर फर्स्ट कंटेनर लिखूँ, आप लोग को दिखाता हूँ, इसको रिलोड भी कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फर्स्ट कंटेनर, तो ये, क्योंकि इसकी आईडी मेरी फर्स्ट कंटेनर थी, अगर मैं फर्स्ट कंटेनर लिखूँ तो मुझे ये वाला कंटेनर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो एज अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल मैं इसकी इनर HTML को, मैंने टैब दबाया, अगर मैं H लिखूँ और टैब दबाऊँ तो ऑटो कंप्लीट होता है। मैं इसकी इनर HTML इज इक्वल टू कर सकता हूँ हेलो हैरी, और मैं ये करूँगा तो सब कुछ इसके अंदर गायब होके सिर्फ हेलो हैरी रह जाएगा। देखो, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर, इसको मैं कुछ इस तरह से HTML भी दे सकता हूँ, यानी कि मैं इसमें HTML टैग्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर हैरी को बोल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पर हेलो हैरी यू आर बोल्ड नाउ, और यहाँ पर देखो ये बोल्ड में आ गया टेक्स्ट। तो मैं इस तरह से अपने डॉम को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं डॉम मैनिपुलेशन, यानी कि आपके जावास्क्रिप्ट की मदद से आपने आपके HTML पेज के अंदर के माहौल को, उसके कंटेंट को, उसकी CSS को, उसमें जो इवेंट्स हैं उनको हैंडल करने का तरीका, ये सब चीज़ें आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, तो मैं यहाँ पर आपको शुरू से जावास्क्रिप्ट बताऊंगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि यार यहाँ पर मैं आपको इतना बता के छोड़ दूंगा। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर लेना चाहता हूँ ताकि आप अप्रिशिएट करें। और मैं यहाँ पर ये जो मेरा H1 है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है। तो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम करूँगा, और गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम करके मैं H1 करूँगा। अब क्योंकि इस पेज में मोर देन वन एलिमेंट हो सकते हैं जिसमें H1 है, इसलिए एक HTML कलेक्शन रिटर्न करता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट होते हैं, और ये एक एरे होता है। अब एरेज क्या होते हैं ये सब हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग बस ये समझ लो कि अगर आप ये 0 लिख दोगे इस तरह से, तो आपको पहला एलिमेंट मिल जाएगा। और आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप अप्रिशिएट कर पाओ जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है, जिसे कहते हैं ना टीजर। तो मैं यहाँ पर स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज को अगर मैं कर दूँ
99 पिक्सल, जो कि बहुत बड़ा है, लेकिन तब भी जस्ट करके दिखा रहा हूँ। देखो 99 पिक्सल हो गया। और वापस से इसको 29 पिक्सल करूँ तो इस H1 के फॉन्ट का साइज़ 29 पिक्सल हो गया। और यहाँ पर इसको अगर 39 पिक्सल करूँ तो ये देखो इसका फॉन्ट साइज़ 39 पिक्सल हो गया। तो मैं CSS भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड को रेड कर दूँ, ये देखो इसका बैकग्राउंड रेड हो गया। तो मैं जावास्क्रिप्ट से CSS और स्टाइलिंग भी हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इससे इसको हाइड कर सकता हूँ एलिमेंट को। मैं यहाँ पर इसकी जो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी जो कि CSS प्रॉपर्टी है, उसको हिडन कर सकता हूँ और ये हाइड हो जाएगा। और अगर मैं इसकी डिस्प्ले को मैं क्या कर दूं, मैं इसकी डिस्प्ले को नन कर दूं, मैं यहाँ पर नन कर दूंगा इसकी डिस्प्ले को, तो जो स्पेस है वो भी खाली हो जाएगी, NONE नन। और ये देखो जो स्पेस इसने रखी थी वो भी खाली हो गई। तो डिस्प्ले नन से क्या होता है कि जो आपका एलिमेंट है वो उड़ जाता है, यानी कि एक तरह से उसकी जो मौजूदगी है वो एकदम पता ही नहीं चलती है। लेकिन विजिबिलिटी हिडन से क्या होता है कि वो रहता है वहाँ पर और उसने जो स्पेस लेनी होती है वो भी स्पेस वो लेता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। चलो यहाँ पर ये CSS हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट को ऑफिशियली हम लोग जो है अब यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, जो कि आपके HTML का पार्ट होता है। मैंने बॉडी के बाद अपने स्क्रिप्ट टैग को लगाया हुआ है। अगर मैं आपको लेकर जाऊँ getbootstrap.com को व्यू पेज सोर्स में लेकर जाऊँ तो देखो आपको अलग अलग जगह पर जावास्क्रिप्ट देखने को मिलेगी। इन्होंने बॉडी के जस्ट ऊपर यहाँ पर लिखी हुई है अपनी स्क्रिप्ट, और ये रिकमेंडेड होती है। तो मैंने यहाँ पर लिखी है मैं बॉडी के अंदर ले आऊँगा अपनी जावास्क्रिप्ट को। ये रिकमेंडेड इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो डॉक्यूमेंट है आपका वो रेडी हो जाता है जब तक ये स्क्रिप्ट तक आता है, तो इसीलिए यहाँ पर बॉडी के जस्ट ऊपर लिखा जाता है स्क्रिप्ट को। तो मैं यहाँ पर जो है स्क्रिप्ट को लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने हेलो वर्ड लिखा, अलर्ट मी लिखा, ये सब अब भी काम करेंगे। मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ, रिलोड किया, देखो हेलो वर्ड आ रहा है लिखकर, ठीक है। console.log हमने देखा बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, और हमने देखा कि console.log हमको यहाँ पर हमारे कंसोल में चीज़ों को प्रिंट करके देता है, ठीक है। और हमको सारा का सारा आउटपुट जो कि हम लॉग करने वाले हैं कंसोल में वो हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं कुछ तो वो कैसे करेंगे। तो वो हम करेंगे document.write की मदद से। document.write जो होता है, अगर आप लिखते हैं दिस इज document राइट लिख देता हूँ, तो आप लोग देखो मैंने लिखा दिस इज डॉक्यूमेंट राइट, और इसने देखो डॉक्यूमेंट पे राइट कर दिया इस चीज़ को, ठीक है। और मैं अगर इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ तो ये देखो यहाँ पर दिस इज डॉक्यूमेंट राइट इसने एकदम यहाँ पर मेरा लिख दिया है, ठीक है। तो document.write आपको डॉक्यूमेंट पे लिखने में मदद करता है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनकी मदद से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करा सकते हो, कंसोल में प्रिंट करा सकते हो। मोस्टली आप लोग देखोगे जो आपके डीबगिंग मैसेजेस वगैरह होते हैं वो कंसोल की मदद से लिखे जाते हैं, और console.log की मदद से लिखे जाते हैं। console.log की मदद से आप लोग मैसेजेस को लॉग कर सकते हो। अब console.log के साथ साथ console.warning और एरर भी होता है। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज आप लोग देखो जो कि हमको ब्राउज़र बता रहा है, कह रहा है कि document.write को अवॉइड करो, और इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ भी है इस पेज पर कि क्यों अवॉइड करना है। तो क्यों अवॉइड करना है document.write को, उसको अभी छोड़ देते हैं। जस्ट आपको बताना चाहता था कि एग्जिस्ट करता है, और मैं इसको जो है अभी कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। अब सेव करके मैं आप लोगों को console.warning बताना चाहता हूँ क्या होती है। console.warning अगर आप लिख देते हो तो देखो दिस इज वार्निंग, और आप लोग अगर console.warning ऐसे लिखोगे तो ये कह रहा है console.warning इज नॉट अ फंक्शन, और इसका रीज़न ये है कि console.warn होता है। तो एज अ डेवलपर आप लोग ये गलती करोगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ console.warn होता है जो कि वार्निंग आपको प्रिंट करके देता है। और यहाँ पर देखो दिस इज़ अ वार्निंग जो कि मुझे मिल रही है यहाँ पर येलो कलर से, ठीक है। और यहाँ पर ये वार्निंग का साइन आ रहा है। अगर मुझे कहीं भी किसी भी पॉइंट पर एरर को लॉक करना हुआ तो मैं console.error का इस्तेमाल करूँगा और मैं लिखूँगा दिस इज़ एन एरर, ठीक है। और ये करने से क्या होगा कि मेरा एरर जो है वो लॉग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर दिस इज़ एन एरर, यहाँ पर मेरा एरर जो है वो लॉग हो गया, और इसका कलर देखो क्या है, रेड है, ये एरर की तरह दिखाई दे रहा है। console.log होता है वो नॉर्मल मैसेज, जैसे कि हमने हेलो वर्ड देखा था वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। फिर उसी के साथ साथ हमारे पास एक console.clear भी होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को ये फंक्शन रन करके दिखाता हूँ। console.clear किया तो कंसोल क्लियर हो गया, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग console.assert का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर console.assert अगर करूँ 4 = 6 जो कि नहीं होता है,
तो यहाँ पर देखो कह रहा है असर्शन फेल्ड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 4 इक्वल्स टू 4 करूँ या फिर 4 इक्वल्स टू कुछ इस तरह से कर दूँ 6 माइनस 2, तो यहाँ पर मैंने सिंटेक्स एरर कर दिया। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह से एजर्ट कर दूँ तो ये एजर्शन पास हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 6 माइनस 8 कर दूँ तो ये कहेगा कि भाई ये एजर्शन फेल हो गया। तो कोई भी चीज़ आपको एजर्ट करानी है कि भाई ये चीज़ इस चीज़ के बराबर होनी चाहिए, और अगर वो चीज़ ना हो तो आपको कंसोल में एरर देखना है, तो आप लोग यहाँ पर इस तरह से कंसोल डॉट एजर्ट का यूज़ कर सकते हो। तो ये है हमारी कंसोल एपीआई, मोरलेस इतना ही आप लोग यूज़ करोगे, और बिल्कुल भी आप लोग जो है इस चीज़ को ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, शायद कंसोल डॉट लॉग को ही ज़्यादा यूज़ करोगे, एरर और वार्निंग को यूज़ नहीं करोगे। तो ये हमारी कंसोल एपीआई है, तो इसको कंसोल एपीआई बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर कंसोल एपीआई लिख देता हूँ, जावास्क्रिप्ट कंसोल एपीआई, कुछ इस तरह से मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट कंसोल एपीआई। और एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। और इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट को मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ पर कंट्रोल सी, और वेज टू प्रिंट इन जावास्क्रिप्ट। मैं चाहता हूँ कि एक बार ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें एज नोट्स आ जाएं, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर जो है मोटिव है, ठीक है। तो वेज टू प्रिंट इन जावास्क्रिप्ट, फिर जावास्क्रिप्ट कंसोल एपीआई, कंसोल एपीआई में से ये हटा देता हूँ, सिर्फ कंसोल वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी कंसोल एपीआई, ये था वेज टू प्रिंट इन जावास्क्रिप्ट, ये थी कंसोल एपीआई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नंबर भी डाल देता हूँ, नंबर 1, ताकि पता चल जाए कि यार ये एक नोट्स की तरह सेक्शन मैंने बनाकर आप लोगों को चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। तो हमने काफ़ी चीज़ें देखी जावास्क्रिप्ट में अभी तक। हमने पावर देखी जावास्क्रिप्ट की, हमने देखा कि हम यहाँ पर जिस तरह कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड करते हैं उसी तरह मैं यहाँ पर 4 + 6 इस तरह से लिख सकता हूँ, और इसको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर देता हूँ, अनदर लॉग। और यहाँ पर आप लोग देखो हेलो वर्ल्ड 10 अनदर लॉग, दिस इज़ वार्निंग, दिस इज़ एरर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको यहाँ पर देखो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक एरर हमने प्रिंट किया, एक वार्निंग प्रिंट करी, और 2 लॉग प्रिंट किए, इनफैक्ट 3 लॉग प्रिंट किए, जो कि जिनमें से एक नंबर था हमारा और बाकी स्ट्रिंग्स थी। इनके बारे में हम लोग जो है आगे अभी देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट में कंसोल एपीआई है और वेज टू प्रिंट है, ठीक है। अब आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि जो जावास्क्रिप्ट है उसको अलग अलग तरह से लिखा जाता है। जैसे कि अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट को एक दूसरी फाइल में लिखना चाहते हैं तो आप एक नई फाइल यहाँ पर बना सकते हैं, जिसका नाम मैं रखूँगा index.js, और जो चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा था उसी चीज़ को मैं कट करूँगा और index.js में ले आऊँगा, ठीक है। index.js में मैं यहाँ पर ले आया इस चीज़ को, और यहाँ से ये स्क्रिप्ट टैग्स में हटा दूंगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। मैं जावास्क्रिप्ट को विद इन HTML में लिख सकता हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट को एक जावास्क्रिप्ट फाइल से भी रेफर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट src लिखूंगा। देखो आप लोग एमिट एब्रीविएशन करके मुझे ऑटोमेटिकली इसने सजेस्ट कर दिया है, और मैं लिख दूंगा index.js। आई रिपीट index.js। आइडियली जब आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे तो js/index.js बनाओगे, js फोल्डर के अंदर index.js डालोगे, css js सब कुछ अलग करोगे। लेकिन ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है, हमारा सिर्फ एक ट्यूटोरियल है, इसलिए मैंने इसको एक दूसरी फाइल में रेफर कर दिया जिसका नाम index.js है, ठीक है। अब राइट क्लिक करके आप लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करोगे तो ये फॉर्मेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसको सेव कर लो। और क्या कुछ बदलेगा? नहीं, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि हमने सिर्फ तरीका चेंज किया है जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करने का। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को हमने इंक्लूड किया था डायरेक्टली HTML में, और यहाँ पर जैसे कि इन लोगों ने गेट बूटस्ट्रैप वालों ने एक फाइल में रेफर कर दिया कि भाई इस फाइल की जावास्क्रिप्ट इधर ले आओ। तो सिंपली जो जावास्क्रिप्ट इंजन है, यानी कि जो क्रोम का जावास्क्रिप्ट इंजन है जो कि जावास्क्रिप्ट रन करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ऑटोमेटिकली index.html के अंदर ये JS फाइल को ले आएगा, ठीक है। विद दैट सेट अब हम लोग जल्दी से जावास्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स से जावास्क्रिप्ट हमारी मेन जो है वो स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि एक कंप्यूटर से बात करने के लिए किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक यूज़र के लिए सहायक होते हैं। एक यूज़र एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है और उसको बताता है कि क्या करना है, क्योंकि कंप्यूटर एक बहुत ही डम मशीन होती है। कंप्यूटर को नहीं पता क्या करना है। आप कंप्यूटर से नहीं बोल सकते कि कंप्यूटर ऐसा करना वैसा करना, इस वेबसाइट विजिटर को ये दिखाना, उस वेबसाइट विजिटर को वो दिखाना। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको करना क्या पड़ेगा? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आप लोगों से इंटरैक्ट कर रहा हूँ हिंदी से, हिंदी बोलकर। हिंदी हम दोनों के बीच का माध्यम है। इस भाषा में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ
उसी तरह आप लोगों को कंप्यूटर से बात करने के लिए एक लैंग्वेज का रेफरेंस लेना पड़ता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से आपको बात करनी पड़ती है। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं मैंने लिखा है, वेरिएबल्स क्या है जावास्क्रिप्ट में? वेरिएबल्स कंटेनर हैं जो कि पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। कंटेनर्स टू स्टोर वैल्यूज़, ठीक है, टू स्टोर डेटा वैल्यूज़, ठीक है। तो व्हाट आर वेरिएबल्स की बात करूं, अगर मैं कहूं क्या होते हैं वेरिएबल्स, तो कंटेनर्स टू स्टोर डेटा वैल्यूज। जैसे कि आपके घर में चावल का डब्बा होता है, उसमें आपकी मम्मी चावल रख देती हैं, उसी तरह आपके पास एक मिर्ची का डब्बा होता है, उसमें मिर्ची पड़ी होती है, उसमें मिर्ची पाउडर ही रहता है, वो मिर्ची पाउडर के लिए कंटेनर है। एक ड्रम होता है बहुत सारे लोगों के, अगर आपने देखा है तो मुझे बताना कमेंट में। ड्रम जैसे कि मेरे घर में है, उसमें क्या होता है, आटा रखा जाता है, बहुत बड़ा ड्रम है स्टील का। तो अगर आपके भी घर में वो ड्रम है, नीचे कॉमेंट करो जल्दी, हम लोग जो है इस तरह इंटरेक्ट करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर वो जो ड्रम है उसमें कभी मिर्ची पाउडर नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो एक तरह का कंटेनर है जो आटे के लिए बना है या फिर चावल के लिए बना है। या फिर अगर आपके घर में एक टैंक है जो कि सिंटेक्स की टंकी है छत पे आप लोगों के, वो टंकी में कभी चावल डालते हो क्या? नहीं डालते हो। डालते हो तो यार मुझे नहीं पता, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जनरली नहीं डाले जाते हैं, ठीक है। क्यों नहीं डाले जाते हैं? क्योंकि वो कंटेनर एक काम के लिए बना है, वो कंटेनर एक टाइप ऑफ कंटेनर है जो कि वाटर को स्टोर करता है। उसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास अलग अलग तरह के कंटेनर्स होते हैं। एक कंटेनर जो कि स्ट्रिंग को स्टोर करता है, एक कंटेनर जो कि नंबर्स को स्टोर करता है, एक कंटेनर जो कि बूलियन वैल्यूज़ को स्टोर करता है। तो ये सारे के सारे कंटेनर्स अलग अलग तरह के होते हैं और इनको हम लोग देखेंगे, लेकिन कंटेनर का आइडिया आप लोगों को पता चल गया होगा। जावास्क्रिप्ट में हम लोग कंटेनर को बनाने के लिए यूज़ करते हैं var। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ var नंबर इज इक्वल टू 34 और var नंबर 2 इज इक्वल टू 56, तो देखो यहाँ पर नंबर 1 इज इक्वल टू 34, नंबर 2 इज इक्वल टू 56, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग कर दो नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो मैंने यहाँ पर नंबर 1 प्लस नंबर 2 लिख दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो क्या मुझे आउटपुट मिलेगा इस प्रोग्राम का? मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब आप लोग कहोगे यार ये कमेंट आउट क्या बोले जा रहे हो, ये कर क्या रहे हो, कमेंट आउट का क्या मतलब है? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कमेंट आउट का क्या मतलब है। कमेंट्स को पहले देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसका आउटपुट देखेंगे, ठीक है। कमेंट्स क्या होते हैं? वो लाइन ऑफ कोड होती हैं जो कि कंप्यूटर नहीं समझेगा। कंप्यूटर मान लेगा कि भाई आपने नोट्स लिए हैं अपने सोर्स कोड के अंदर, और वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उनको इग्नोर कर देगा। तो जो इनिशियली पार्स होगी आपकी स्क्रिप्ट, उसमें से वो देखेगा कि जो डबल स्लैश लगे हुए हैं जिन लाइन के पहले, उनको इग्नोर करना है, और वो यूज़र ने अपने नोट्स लेने के लिए लिखे हैं। वो यूज़र ने यहाँ पर बिल्कुल भी इसलिए नहीं लिखे कि उसको पार्स करे आपका जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है और आपको कोई आउटपुट दे उनके रिस्पॉन्स में, उसको इग्नोर करने के लिए लिखा है। तो आप कोई सोर्स कोड को भी कमेंट आउट करके डाल सकते हो अपने मेन कोड बेस में, या फिर आप लोग कोई इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हो, जैसे कि कोई हेडिंग लिख दो आप लोग, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वेज टू प्रिंट इन जावास्क्रिप्ट कंसोल एपीआई, और जो कोड मैं चाहता हूँ कि एग्जीक्यूट ना हो उसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। तो कमेंट आउट ये सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट मतलब एक लाइन को इग्नोर करो, डबल स्लैश लगा दो उस लाइन के पहले और वो लाइन इग्नोर हो जाएगी, और वो लाइन इग्नोर हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों के पास कुछ इस तरह का मल्टी लाइन, ये यहाँ पर पता नहीं क्यों उसको ऑटो कंप्लीट कर रहा है, लेकिन मैं लिखना चाहता हूँ मल्टी लाइन कॉमेंट, और यहाँ पर मल्टी लाइन कॉमेंट अगर आप लोग करना चाहते हो, अब ये हमारे विजुअल स्टूडियो कोड का वरदान है कि मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। बहुत कमेंट आते हैं, लोग आधी वीडियो देख के कमेंट करते हैं कैसे कमेंट आउट किया। मैं इसीलिए कहता हूँ कोर्सेज को कंप्लीट करो, बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल भी आप लोग को जो है जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको थोड़ा सा अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो टाइम इन्वेस्ट करो आप लोग और आपको जो है रिटर्न मिलेगा। तो ये जो चीज़ मैंने करी कमेंट आउट मल्टी लाइन कमेंट को, वो मैंने सिंगल लाइन कमेंट की मदद से करी, लेकिन मैं फॉरवर्ड स्लैश और स्टार फॉरवर्ड स्लैश के बीच में इसको इनक्लोज करके कमेंट लिख सकता हूँ। तो ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। ये क्या होता है? मल्टी लाइन कमेंट, यानी कि एक से ज़्यादा लाइन को कमेंट करने की ज़रूरत पड़ गई तो ये यूज़ कर सकते हो। अब ये आना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप कहीं ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करोगे, कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे, कोई वेबसाइट बनाओगे, कोई प्रोडक्ट में आप अपना योगदान दोगे, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ये सब चीज़ें जानने की कि जो जावास्क्रिप्ट में होती हैं, क्योंकि दूसरे लोगों ने इनको इस्तेमाल किया होगा, आप लोग नहीं करते तो
दूसरे लोग तो कर सकते हैं ना। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कब इस्तेमाल होती है, क्यों इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो चलो विद दैट सेट इस फाइल को सेव करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं 56 + 34 जो कि 90 होता है उसको स्क्रीन में देखना। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्या 90 स्क्रीन में आया या फिर ये ज़िंदगी एक धोखा है। तो ये ज़िंदगी एक धोखा नहीं है, 90 हमारा आ गया है, प्रिंट हो गया है। देखो इसको रिलोड करूँ तब भी प्रिंट हो गया है। तो 90 यहाँ पर हमारा जो है प्रिंट हो चुका है कंसोल में। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम एक तरह से बन गया है जिसमें हमने कंप्यूटेशन करी, उसको हमने बहुत ही तरीके से लिखा। तो सब लोग नीचे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दो जल्दी से कमेंट में। इंटरेक्शन होता है, कमेंट्स देख के दिल को बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसीलिए बोल रहा हूँ आपसे लिखने के लिए। कमेंट्स नीचे आएंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। सीधे से आप लोगों के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ, कोई भी गलत बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स हमने देख लिया है, अब हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स को। अभी तक हमने ये जो डेटा टाइप है इसको देखा, ये एक नंबर था, ठीक है। लेकिन क्या अलग तरह के भी कुछ डेटा टाइप्स हो सकते हैं? तो चलो देखते हैं डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो मैं नंबर 4 यहाँ पर लिखूंगा और लिखूंगा डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स को स्टोर करता है। प्राइमरीली आपके पास नंबर्स और स्ट्रिंग्स होते हैं, ये दोनों ऐसी चीज़ हैं जो कि आप मोस्टली इस्तेमाल करोगे जावास्क्रिप्ट में। ऑब्जेक्ट्स भी करोगे लेकिन नंबर ऑफ और स्ट्रिंग ये आप लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हो। जैसे कि 34 एक नंबर है और एक स्ट्रिंग को डबल कोट या सिंगल कोट में इनक्लोज करके लिखा जाता है। जैसे कि where str1 में बनाऊँ अगर, दिस इज अ स्ट्रिंग, कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँ लाइन को, तो मैं str2 करके इसको सिंगल कोट में लिख सकता हूँ। तो स्ट्रिंग को सिंगल और डबल दोनों में लिख सकते हो आप लोग। सेव किया, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग का एक एग्जाम्पल है। नंबर का एग्जाम्पल तो देख ही लिया है हमने, चलो यार एक और देख लेते हैं। where num1 = 455, एक और ले लिया एग्जाम्पल मैंने। और num2 = एक डेसिमल वाला ले लेते हैं। तो ये मेरा नंबर है, ये मेरी स्ट्रिंग है। तो हमने डेटा टाइप देखे नंबर, उसके बाद एक दूसरा डेटा टाइप हमने देखा स्ट्रिंग। एक और डेटा टाइप आपको बताता हूँ, वो है ऑब्जेक्ट। और वो डेटा टाइप शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन वो जो डेटा टाइप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए कुछ ये समझ लो, वो की वैल्यू पेयर्स है। आई रिपीट, की वैल्यू पेयर्स है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि मान लो हमको मार्क्स स्टोर करने हैं, ठीक है, लोगों के। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से बोलेंगे रवि के कितने मार्क्स हैं, हम कहेंगे रवि के मार्क्स हैं 45, कॉमा लगाएंगे। शुभम के कितने मार्क्स हैं, बोलेंगे शुभम के मैंने मार्क्स कर दिए 78। उसी के साथ साथ हैरी के मार्क्स हो गए 99.977, ठीक है। उसका थोड़ा कट गया था, कुछ गड़बड़ हो गई थी चेकिंग में। कंट्रोल एस से सेव करूंगा मैं, और ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है। और आप लोग देखो अभी यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट कराया ही नहीं है। तो प्रिंट कराने के लिए मुझे console.log करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, console.log करूँगा num1 और str1 को, और मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ console.log। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि देखो भाई console.log ज़रा करना num1 को। क्या था num1? वो बोलेगा 56.76 था, जैसे कि यहाँ पर हमने बनाया है। अब यहाँ पर मैंने num1 को 2 बार बना दिया, मुझे यहाँ पर num2 बनाना चाहिए था। मैंने num2 बनाने की कोशिश की थी, मैंने गलती कर दी यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर मैं अगर num1 करूँगा तो 455 आया, num2 करूँगा तो 56.76 आया, str2 करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देखो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग आया, और str1 करूँगा तो दिस इज अ स्ट्रिंग आया। मैं इनको कंसोल लॉग कर सकता हूँ एक एक करके, चाहे तो यहाँ कंसोल में बाद में कर सकता हूँ, और या फिर मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर console.log अगर मार्क्स करूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर सेव करूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं कहीं मैं सेमीकोलन लगा रहा हूँ, कहीं कहीं नहीं लगा रहा हूँ। अगर मैं नहीं लगाऊँ यहाँ पर तब भी मुझे मार्क्स देखने को मिल जा रहे हैं। देखो यहाँ पर सारे मार्क्स मुझे देखने को मिल जा रहे हैं, ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट हो जा रहा है। ये क्या कहानी है? तो जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही फॉरगिविंग लैंग्वेज है। अगर आप सेमीकोलन वगैरह नहीं भी लगाते हो तब भी काम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सेमीकोलन ना लगाओ, आपको एज अ गुड प्रैक्टिस सेमीकोलन लगाते चलना है। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रहेगा, और मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो है इस तरह से सेमीकोलन लगाते चलो। तो हमने देखे नंबर्स, हमने देखे स्ट्रिंग्स, हमने देखे ऑब्जेक्ट्स। तो ये थे हमारे डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मूल रूप से हमने 3 तरह के डेटा टाइप्स देखे जावास्क्रिप्ट में, नंबर्स, स्ट्रिंग्स
एंड ऑब्जेक्ट्स। तो क्या बूलियंस भी होते हैं? हाँ जी, बूलियंस भी होते हैं। और ये बूलियंस क्या होते हैं? बूलियंस होते हैं ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा where a इज इक्वल टू ट्रू और where b इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, और ये कंसोल डॉट मार्क्स को थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पर सेमीकोलन लगाऊंगा। कंसोल डॉट लॉग ए अगर मैंने करा, सेव करा, सेमीकोलन ना लगाऊं तब भी चलेगा। ये देखो ट्रू आ गया है। और यहाँ पर अगर मैं बी लिख दूँ, कॉमा करके भी लिख सकता हूँ बी में, तो यहाँ पर देखो ट्रू और फॉल्स दोनों मुझे मिल गए। ठीक है, तो मैं ट्रू और फॉल्स इस तरह के बूलियंस को भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हमने देखा कि बूलियन भी हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अब बताता हूँ कि और कौन कौन से तरह के हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। हमने यहाँ पर नंबर्स देखे, हमने स्ट्रिंग देखी, हमने बूलियंस देखे, हमने कई चीज़ें देखी यहाँ पर। अब हम देखेंगे अनडिफाइंड और नल। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर where UND इज इक्वल टू अनडिफाइंड, तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ जो कि डिफाइन नहीं की गई है। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग अनडिफाइंड कर दूँ तो आप लोग देखो कि ये अनडिफाइंड मेरा प्रिंट हो गया है। और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग UND करूँ तब भी मेरा अनडिफाइंड प्रिंट हुआ। मेरी बात को अब जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मैंने अभी असाइन करी थी ये वैल्यू अनडिफाइंड, इसलिए UND तो अनडिफाइंड प्रिंट करेगा ही करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये ना भी लिखूँ, यानी कि अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ, सिर्फ बना दूँ वेरिएबल को, तब भी बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब भी बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। और अनडिफाइंड की यही डेफिनेशन होती है कि वो चीज़ जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो ये देखो अनडिफाइंड मतलब कि इसको डिफाइन ही नहीं किया गया है, आपने बताया ही नहीं है इसके अंदर क्या रखना है, आपने इसको बना के छोड़ दिया है। बस आपने इसको बस बना के छोड़ दिया है, आपने ये नहीं बताया कि इसके अंदर क्या रखना है। इसी को अनडिफाइंड कहते हैं, इसी को अनडिफाइंड कहते हैं। अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एरेज भी होते हैं और जावास्क्रिप्ट में हमारे पास नल भी होता है। और नल को एक तरह से अनडिफाइंड से अलग करने के लिए बनाया गया है। तो अगर मैं यहाँ पर where n इज इक्वल टू नल कर दूं और कंसोल डॉट लॉग n करूं, तो आप लोग देखो यहाँ पर मेरे पास नल प्रिंट हो जाएगा। तो नल और अनडिफाइंड दोनों अलग अलग हैं और इन दोनों को बनाया गया है इसलिए ताकि अनडिफाइंड जो है उसको अलग किया जा सके नल से। अनडिफाइंड मतलब आपने वेरिएबल बना के छोड़ दिया, उसमें कुछ डाला नहीं है। नल मतलब कि आप बोल रहे हो कि इसके अंदर कुछ नहीं रखा जाता है। नल का मतलब कुछ नहीं, कि मैं खुद कह रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ मत रखो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है अनडिफाइंड और नल में। और इसमें ज़्यादा डीप डाइव मत करना बिल्कुल भी। एक तरह से यहाँ पर बस इतना समझ लो कि अनडिफाइंड और नल दो अलग अलग चीज़ें जावास्क्रिप्ट में बनाई गई हैं लैंग्वेज में। बहुत ज़्यादा डीप डाइव एज अ बिगिनर मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ इन चीज़ों में। बस ये बेसिक्स आपको स्ट्रिंग के, नंबर्स के और बूलियंस के, ऑब्जेक्ट्स के समझ में आ गए तो इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, अब हमारे पास एरेज भी होते हैं। एरेज भी होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में। एरेज क्या होता है? एरेज होते हैं कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स हो सकता है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो सकता है, कलेक्शंस ऑफ बूलियन हो सकता है, अलग अलग तरह की कलेक्शंस हो सकती हैं एरेज में। तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी ये चीज़ पॉइंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप दो तरह के होते हैं। पहला जो डेटा टाइप होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब कि ये किसी से मिलकर नहीं बना, ये मूल डेटा टाइप है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एट अ वेरी हाई लेवल देयर आर, उपसी क्या आ गया भाई, लेवल देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, इसको प्रिमिटिव्स भी बोलते हैं, और एक होता है रेफरेंस डेटा टाइप, इसको रेफरेंस डेटा टाइप्स। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ ये चीज़ और कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पर एक मल्टी लाइन कमेंट लगा दूंगा। जैसे आपको सिखाया था, मैंने बताया था ना कि स्टार और फॉरवर्ड स्लैश करके हम इस तरह से जो है मल्टी लाइन कमेंट लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो होता है अनडिफाइंड, नल, नंबर, स्ट्रिंग, और 6 तरह के होते हैं।
1 2 3 4 2 रह गए। कौन से भूल रहा हूँ मैं? बूलियन भूल रहा हूँ। और एक थोड़ा सा आप लोगों को मैंने बताया नहीं उसके बारे में, लेकिन वो है सिंबल। और सिंबल भी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब सिंबल एक एडवांस जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है, लेकिन तब भी थोड़ा बताता हूँ सिंबल के बारे में। मैं भी यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। सिंबल का मतलब है कि जब भी आप सिंबल को यूज़ करते हैं तो हर बार ये एक यूनिक वैल्यू जो है, एक यूनिक की आप लोगों को जनरेट करके देता है। और आप लोग जो है सिंबल के अंदर कुछ इस तरह से, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, सिंबल अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, एक इसके अंदर एक स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, ताकि जावास्क्रिप्ट का टू स्ट्रिंग मेथड जैसे ही आप इस पे लगाएं वैसे ये आपको इसके अंदर की स्ट्रिंग दे दे। लेकिन सिंबल थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा एट दिस पॉइंट। अभी आप लोग सिंबल को सेफली इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन प्रिमिटिव में सिंबल आता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। विद दैट सेट हम लोग इन 5 को फोकस करेंगे। नंबर स्ट्रिंग देख लिया, बूलियन हमने देख लिया, अनडिफाइंड और नल भी हम देख चुके हैं। रेफरेंस डेटा टाइप में एरेज और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स हमने देखे, एरेज हमने नहीं देखे। तो चलो एरेज देखते हैं अब कि एरेज क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर मुझे जावास्क्रिप्ट में एक एरे बनाना है तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा where ARR इज इक्वल टू, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 अगर मैं लिख दूँ तो ये एक एरे बन गया। अब इसको मैं लाइव सर्वर में यहाँ पर जब खोलूँगा, इसको रिलोड करूँगा, तो देखो यहाँ पर मैंने console.log.arr जब मैं लिखूँगा तो ये देखो 5 वैल्यूज़ मुझे मिल गई हैं। अब अगर मैं console.log.arr 0 करूँ तो मुझे 1 मिल रहा है, console.log.arr 1 करूँ तो मुझे 2 मिल रहा है, सिमिलरली console.log.arr 4 करूँ तो मुझे 5 मिल रहा है। इससे एक बात तो साफ है कि जो गिनती होती है जावास्क्रिप्ट में और मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 0 से स्टार्ट होती है। आई रिपीट, 0 से स्टार्ट होती है। यानी कि अगर मुझे 5 चाहिए तो मैं 0 से गिनती शुरू करूँगा, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 0 1 2 3 4 में आएगा ये। 1 से गिनती स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अगर 1 से स्टार्ट करूँगा तो 5 ही आएगा ना। यहाँ पर 0 से स्टार्ट करूँगा तो 4 आएगा, 0 1 2 3 4। तो ARR 4 मुझे 5 जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यू, ज़रूरी नहीं है 5 ही हो। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे बीच में मैं एक स्ट्रिंग भी लगा सकता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत लिखी, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर स्ट्रिंग ही लिखें। स्ट्रिंग लिख सकते हो आप, बबलू लिख सकते हो, बाबा लिख सकते हो, सोना लिख सकते हो, जो मन चाहे यहाँ पर लिख सकते हो। 0 1 2 ये गिनती करके 2 में आ रहा है, इसीलिए console.log.arr 2 करने से बबलू दिखाई देगा, ARR 3 करने से जो भी वहाँ पर लिखा हुआ है एरे के अंदर वो दिखाई देगा। तो इट डिपेंड्स कि आपने अपने सोर्स कोड में यानी कि एरे में कौन सी लोकेशन पर क्या लिखा है। और एक बार आप पूरे console.log करते हैं पूरे एरे को, जैसे कि आप इस तरह से अगर कर दो तो क्या होगा कि आपका पूरा एरे ही प्रिंट हो जाएगा। और आप यहाँ पर देखो, इसको अगर एक्सपेंड करोगे यहाँ पर तो 0 1 1 इंडेक्स पर 2 है, 2 इंडेक्स पर बबलू है, 3 इंडेक्स पर 4 है, 5 इंडेक्स पर 5 है, 4 इंडेक्स पर 5 है, सॉरी। तो इस तरह से आप लोग जो है अपने एरे को देख सकते हो कि कौन सी जगह पर क्या है। अब मैंने आप लोगों को दिखाया था डॉम मैनिपुलेशन में शुरू में, लेकिन डॉम मैनिपुलेशन को अभी हम आगे देखेंगे। तो आप वो जो हमने HTML कलेक्शन देखा था उस पर अभी मत जाना। अभी जितना मैंने सिखाया है आपको उतना आप लोग फोकस करो, और स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ों को जो है आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स को अच्छी तरह से समझ लिया है। मुख्य रूप में आप लोग नंबर, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे, कभी कभी एरेज यूज़ करोगे। नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट्स, एरेज। बूलियंस भी इतने यूज़ नहीं होते हैं, मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हालांकि कुछ लोग इस पर आर्ग्यू करेंगे कि यार बूलियंस बहुत यूज़ होते हैं, लेकिन जब आप सिंपल प्रोग्राम सीखते हो उतना यूज़ नहीं होते हैं। और कभी कभी तो हमें पता भी नहीं चलता है, हम बूलियंस यूज़ कर लेते हैं इफ एल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स हैं इसके अंदर हमारे पास प्रिमिटिव और रेफरेंस डेटा टाइप हमने देखे। जावास्क्रिप्ट में हमने अलग अलग तरह के प्रिमिटिव के अंदर क्या आते हैं, रेफरेंस के अंदर क्या आते हैं, ये सब देखे। और आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये समझ में आई तो मैं चाहता हूँ कि एट दिस पॉइंट आप लोग एक कमेंट मारे नीचे कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कि मुझे डेटा टाइप समझ में आ गए हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट लिखें ताकि नीचे कमेंट्स बढ़ें और लोगों को पता चले कि ये वीडियो हेल्पफुल है। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे नीचे तो लोगों को पता चलेगा, और लोग जो देख रहे हैं कि वीडियो हेल्पफुल है। तो काइंडली मेरे लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर थोड़ा सा भी इसको हेल्पफुल लग रहा है ये, तो मुझे प्लीज़ एक कमेंट नीचे लिख कर दे दें। तो अब हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। और मैंने यहाँ पर जितने भी कंसोल लॉग्स लगाए हुए हैं ना, मैं इनको हटा दूंगा
उसका रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे कंसोल लॉग्स आ जाएं यहाँ पर, और मैं इस चीज़ को यहाँ पर क्लीन देखना चाहता हूँ। मैं इसको रिलोड करूँगा। इनफैक्ट मेरा लाइव सर्वर चल रहा है तो मुझे रिलोड करने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने यहाँ पर जहाँ जहाँ कंसोल लॉग लिखा है उसे मैं कमेंट आउट कर दूंगा, और मैं कंट्रोलर// यूज़ करता हूँ बाय द वे, अगर आप में से नहीं पता किसी को तो। अभी यहाँ पर देखो 90 बस दिख रहा है मुझे, और ये 2 नंबर मैंने ऐड करे, इनकी दिख रहा है, ठीक है। बहुत जल्दी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, और ये जो ऑपरेटर्स का बेसिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। हालांकि आपको ये शायद आता ही होगा, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। where a इज इक्वल टू 34 है, और where b इज इक्वल टू 56 है, और मैंने a और b आई होप कहीं पहले यूज़ नहीं किया है वेरिएबल, ये नए वेरिएबल के नाम है जो मैंने बनाए हैं। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ console.log द वैल्यू ऑफ a प्लस b इज़, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉमा लगाकर a प्लस बी, और ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं प्लस माइनस टाइम्स डिवाइड, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और आप में से कई लोगों को ये सब मालूम होगा, लेकिन ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं या नहीं ये हम लोग का जानना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह हमने प्लस किया उसी तरह हम लोग माइनस कर सकते हैं। थोड़ा सा तेज़ इसको मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप में से कई लोगों को पता होगा और शायद आप लोगों को बोर फील हो, इसलिए जल्दी से मैंने यहाँ पर क्या किया, प्लस माइनस टाइम्स डिवाइड इन सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया। आप ए और बी की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको 100 और 10 कर दूँ शायद आप लोगों के लिए सारे के सारे ऑपरेशंस जो है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो प्लस माइनस टाइम्स और डिवाइड करके हमको ये वैल्यूज़ मिल रही हैं। ये थे हमारे पास जावास्क्रिप्ट में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसी के साथ साथ हमारे पास होते हैं जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और असाइनमेंट ऑपरेटर्स कुछ नहीं होते हैं, ये एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में असाइन करने के काम आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तो यहाँ पर आप लोग देखो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में अगर आप लिख दो where c इज इक्वल टू बी, और console.log में मैं अगर लिख दूँ c, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 10, क्योंकि जो a की वैल्यू थी जो b की वैल्यू थी वो 10 थी, और मैंने c इज इक्वल टू b कर दिया। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर c को अपडेट भी कर सकता हूँ। एक बार मैंने c बना लिया तो मैं वैर लगाऊंगा, लेकिन उसके बाद जब मैं अपडेट करूँगा तब मैं वैर नहीं लगाऊंगा। मैं यहाँ पर लिख दूंगा c प्लस इक्वल्स टू बी, और c प्लस इक्वल्स टू 2 अगर मैं कर दूँ यहाँ पर, तो c की वैल्यू में 2 जुड़ जाएगा, यानी कि 12 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं मल्टीप्लाई इज इक्वल टू भी कर सकता हूँ, मैं डिवाइड इज इक्वल टू भी कर सकता हूँ, कई चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जल्दी से आपके रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि माइनस इज इक्वल टू का मतलब होता है c इज इक्वल टू c माइनस 2, ठीक है। और ये सारा का सारा सिंटेक्स है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा तेज़ी से बता के मैं स्किप कर रहा हूँ। और आई होप कि आप लोग बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे इस बात को, क्योंकि शायद ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब चीज़ें आप लोगों को आती हों। अगर सिर्फ माइनस इज इक्वल टू 2 कर दूँ तो c इज इक्वल टू c माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 10 माइनस 2 8, और 8 मुझे यहाँ पर मिलेगा। तो अगर c माइनस इज इक्वल टू 2 करूँ इसका मतलब c में से 2 घटा लो, c मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2 करूँ तो इसका मतलब c को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यानी कि c की वैल्यू जो भी है उसको c मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। डिवाइड इज इक्वल टू में क्या होगा, डिवाइड इज इक्वल टू में होगा कि c की बराबर c की वैल्यू को कर दो c डिवाइडेड बाय 2। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और मैं यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर से अब आगे बढ़ूँगा, ठीक है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं उसी तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। और अगर मैंने यहाँ पर लिखा where x इज इक्वल टू 34 और मैंने लिखा where y इज इक्वल टू 56, तो यहाँ पर मैं इसको सेव करूँगा, और मैं अगर console.log करूँ x इक्वल्स टू y, तो यहाँ पर देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा फॉल्स, x y के बराबर नहीं है। इक्वल्स टू एक कंपैरिजन ऑपरेटर है जो कि कंपेयर करता है दो वैल्यूज़ को, अगर ये बराबर होती तो ये मुझे ट्रू देता। अब मैं करूँ console.log, क्या x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y है, फॉल्स, ना ग्रेटर देन है ना इक्वल टू y है। तो या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू y के हो x, दोनों में से कोई केस नहीं है। क्या लेस देन इक्वल्स टू y है, हाँ ऐसा है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसकी हेडिंग भी लिख देता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स यहाँ पर मैंने लिखा x इक्वल्स टू y, ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, लेस देन इक्वल्स टू y, और यहाँ पर देखो लेस देन इक्वल टू है क्योंकि जो x की वैल्यू है वो y से कम है। फिर इसी के साथ साथ मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन भी होते हैं, जिनका मीनिंग आप लोगों को शायद बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। ग्रेटर देन अगर बड़ा है तो ट्रू वरना फॉल्स, और ये हम इफ एल्स
में हम लोग जो है इस्तेमाल करेंगे, जब जावास्क्रिप्ट में हम इफ एल्स पढ़ेंगे तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये था हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो कि ट्रू और फॉल्स पर जो है ऑपरेट करते हैं। अब मैं आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताता हूँ, इसको ज़रा कमेंट आउट करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर console.log करूँ, और ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये बूलियन वैल्यूज़ में ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को अगर कुछ ऐसे लिखूँ ट्रू एंड ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू होता है मेरा ट्रू, ठीक है। तो मुझे ट्रू यहाँ पर मिल जाएगा। फिर अगर मैं करूँ, मैं इसको भी ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, कंसोल में सिर्फ वही चीज़ रहे जो आप देखना चाहते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ ट्रू एंड फॉल्स, तब आप लोग देखो यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स और फॉल्स एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स लिखा तो इसका फॉल्स आया, और फॉल्स और फॉल्स का भी फॉल्स आया। तो जब तक दोनों ट्रू ना हो जाएं तब तक एंड जो है, जो हमारा लॉजिकल एंड है, वो ट्रू रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। और ये बूलियन अलजेब्रा है तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं घुसना चाहता, तो आप लोग इनकी वैल्यूज़ को देखो। एंड का मतलब होता है कि दोनों जब तक सच नहीं होते तब तक मैं ट्रू प्रिंट नहीं करूँगा। तो ट्रू एंड ट्रू तो ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स होंगे, बाकी सब फॉल्स होंगे, देख लो बाकी सब फॉल्स हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं यही चीज़ को लॉजिकल एंड आप लोगों को बताऊं, सॉरी लॉजिकल और बताऊं इसी चीज़ का इस्तेमाल करके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऑल्ट और क्लिक करके मल्टीपल कर्सर बना लूँगा VS कोड में। आई रिपीट, ऑल्ट और क्लिक जहाँ जहाँ करूँगा वहाँ मल्टीपल कर्सर बन जाते हैं, और उसके बाद आप लोग कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो ये चले जाएंगे आपके मल्टीपल कर्सर। ये जो और है, इसको दोनों में से कोई एक चीज़ ट्रू चाहिए, दोनों में से इसको जैसे ही कोई एक चीज़ ट्रू मिल गई ये ट्रू हो जाता है, यानी कि सारे के सारे के लिए ट्रू होगा एक्सेप्ट द लास्ट वन फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू होगा, ठीक है। ये है हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर। 2 डंडे लगते हैं, याद रखना, एक डंडा नहीं लगता है। अगर एक डंडा लगेगा तो वो बिट वाइज ऑपरेटर हो जाएगा, जो कि मैं इस वीडियो के स्कोप से बाहर रखता हूँ। बिट वाइज ऑपरेटर अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग सर्च कर सकते हैं बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में कहीं पर, लेकिन बिट वाइज ऑपरेटर को मैं उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो कि बूलियन अलजेब्रा में काम करते हैं। आई थिंक दिस मच इज़ इनफ। इसी के साथ साथ हम लोग जो है लॉजिकल एंड भी पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको लॉजिकल एंड, और उसके बाद लॉजिकल और उसी के साथ साथ लॉजिकल नॉट पढ़ेंगे। और लॉजिकल नॉट कैसे होता है? लॉजिकल नॉट आप लोगों को, अगर मैं नॉट ऑफ फॉल्स करूंगा तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा, और नॉट ऑफ ट्रू प्रिंट करूंगा तो फॉल्स हो जाएगा। यानी कि सच को झूठ और झूठ को सच जो कर दे उसे लॉजिकल नॉट कहते हैं। सच को झूठ और झूठ को सच जो कर दे उसे क्या कहते हैं? लॉजिकल नॉट कहते हैं। बार बार कहना इस बात को, सच को झूठ और झूठ को सच जो करते उसे लॉजिकल नॉट कहते हैं, ठीक है। और हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये 2 बातें, पहली वाली रखना, दूसरी वाली नहीं भी रखोगे तो चलेगा, ठीक है। लॉजिकल नॉट समझ में आ गया आपको? ये मैं काफ़ी यूज़ करूँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर मत कहना ये क्या है, ये क्या बना दिया, ठीक है। ये लॉजिकल नॉट है, ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स में आता है, लॉजिकल नॉट है, ठीक है। तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख लिए, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स देख लिए। अब ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स का एक कॉन्सेप्ट आता है। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर मतलब वो फंक्शन जो कि 2 ऑपरेंड्स पे लगता है, यानी कि जिस पर लगता है, जैसे कि मैं 34 को 56 से जोड़ रहा हूँ, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो ऑपरेटर क्या है? प्लस, और ऑपरेंड क्या है? 34 और 56। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। ज़्यादा मैं यहाँ पर इस चीज़ पे एम्फेसाइज नहीं करता हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल हो जाता है, बट हाँ, अगर किसी ने कह दिया कि ऑपरेंड क्या है, ऑपरेटर क्या है, तो पता होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ से मूव करेंगे जावास्क्रिप्ट फंक्शंस की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इंश्योर करना चाहता हूँ कि जो कंसोल है वो क्लियर हो, और उसी के साथ साथ सब कुछ समझ में अभी तक आ गया, ठीक है। ये मैं इंश्योर करना चाहता हूँ। चलो जी, बढ़िया। तो यहाँ तक हमने जो है काफ़ी चीज़ें पढ़ी। अब आते हैं मेन मसाले में, जिसका नाम है फंक्शन। जब हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तब होता क्या है कि बहुत सारा कोड होने की वजह से कई चीज़ें हमको रिपीट करनी पड़ती हैं। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ, तो आप लोग चाहोगे कि आप वेटेड एवरेज निकालो किसी 3 नंबर्स का, ठीक है, या फिर एवरेज ही निकालो, दोनों को जोड़ के आपको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ नंबर्स थे। तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बना सकता हूँ AVG के नाम से, जो कि A और B नाम के 2 नंबर्स लेगा, और मैं यहाँ पर करूँगा क्या, रिटर्न कर दूंगा A + B। ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल हो गया फंक्शन का, और मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ कुछ इस तरह से कि C = AVG, और उसके बाद मैं 4,6 कर दूंगा,
और यहाँ पर मैं एक चीज़ और करूँगा, डिवाइडेड बाय 2 भी करूँगा, क्योंकि एवरेज की जो डेफिनेशन है उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी नहीं तो मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया। इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया कि लॉजिक लिखा, और लॉजिक लिखने के बाद मैंने उस फंक्शन को यूज़ किया। अब मैं चाहे 4 और 6 का एवरेज निकालूं या 14 या 16 का, मुझे मिल जाएगा। मैं इसको C1 C2 कर देता हूं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर console.log मैं कर देता हूँ C1 और C2, ठीक है। और मैं इसको सेव करके अगर आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर लाइव सर्वर स्टार्ट करके मैंने अपना लाइव सर्वर जो है बंद कर दिया था, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा तो देखो यहाँ कंसोल में 5 और 15 आ गया। अब यहाँ पर अगर शायद मुझे ये चीज़ मैं फंक्शन के अंदर नहीं डालता तो शायद मुझे ये लॉजिक बार बार लिखना पड़ता। अब ये बहुत सिंपल फंक्शन का एग्जाम्पल है। आई रिपीट, ये फंक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं अगर इस फंक्शन को थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड करूँ तो इसमें लॉजिक बहुत सारा हो सकता था। जैसे कि मान लो हम किसी की एज के हिसाब से ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो गाड़ी चला सकता है या नहीं, तो उसका एक फंक्शन हो सकता है जिसके अंदर बहुत सारा लॉजिक होगा। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इसमें एक ही लाइन हो, मैं इसको कुछ इस तरह भी लिख सकता था कि D इज़ इक्वल टू या फिर C इज़ इक्वल टू A+B/2 और रिटर्न कर दो C, ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये मैंने जो एवरेज फंक्शन बनाया इसने 2 आर्ग्यूमेंट्स लिए A और B। अब देखते हैं ये काम किस तरह कर रहा है। एवरेज 4,6 को 2 नंबर्स मिले, एक 4 और एक 6। 4 यहाँ पर A में कॉपी हुआ और 6 यहाँ पर B में कॉपी हुआ, और उसके बाद इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया गया और ये वैल्यू रिटर्न हो गई। जो वैल्यू रिटर्न होती है, यानी कि रिटर्न वैल्यू जो होती है वो यहाँ पर इसकी जगह रिप्लेस होकर C1 में आ जाएगी। इस तरह से ये काम करता है, यानी कि एवरेज को 2 वैल्यूज़ भेजी गई, उन 2 वैल्यूज से कोई एक वैल्यू रिटर्न हुई और वो रिटर्न वैल्यू जो आई वापस वो C1 के अंदर असाइन हो गई। तो 4 और 6 यहाँ पर जाएंगे, A और B में कॉपी हो जाएंगे। C की वैल्यू हो जाएगी 6 4 10/2 होता है 5, रिटर्न 5 का मतलब कि इसकी जगह पर 5 रिटर्न होके आ जाएगा, 5 लौट आएगा, 5 की वापसी हो जाएगी और 5 की वापसी होकर C1 को वो असाइन हो जाएगा। सिमिलरली 14 और 16 के साथ 30/2 यानी कि 15, ये पूरे की जगह 15 रिप्लेस हो जाएगा। और जब हम C1 C2 को console.log के अंदर डालेंगे तो हमें 5 और 15 यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो देखने को मिलेगा। तो इसे कहते हैं कि हमने फंक्शन को इन्वोक किया। अब यहाँ पर हमने फंक्शन को इन्वोक किया, हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया 2 वैल्यूज़ देकर। अगर हम बहुत सारे फंक्शंस बना कर छोड़ दें तो क्या होगा? अगर हम फंक्शंस को बना के छोड़ दें तो, और वो फंक्शंस को हम कभी कॉल ना करें, तो वो फंक्शंस जो है हमारे कोड बेस में ऐसे कैसे ही रह जाएंगे। जब तक हम उनको कॉल ना करें तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। तो फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है इस तरह से। फंक्शंस में या तो आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं या फिर आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकते हैं। फंक्शंस पर हम वापस आएंगे, एक बार हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को देख लें तो। लेकिन जो फंक्शन होता है वो ड्राई प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के काम आता है। ड्राई प्रिंसिपल क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ, और जो ड्राई प्रिंसिपल होता है वो होता है डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। यानी कि अगर आपको कोई भी काम करना है प्रोग्रामिंग में, उसको एक बार कर लो, एक फंक्शन बना के रख लो और उसके बाद उसको यूज़ करते रहो। तो मैं इसको 10 बार यूज़ कर सकता हूँ आराम से, मेरे पास एक कन्वीनियंट फंक्शन बन चुका है। ये एक बहुत ही सिंपल से फंक्शन का एग्जाम्पल्स है। हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं लोकेशन किसी यूज़र की, या फिर कुछ ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जो कि आपके जो CGPA है उसको कैलकुलेट करें। आपके सारे मार्क्स अगर यहाँ पर हैं तो आपका जो CGPA है वो कैलकुलेट करें। अगर आप कॉलेज वगैरह में तो आपको पता होगा CGPA क्या होता है। अगर नहीं पता तो आप लोग स्कूल में आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होती होगी, इतने परसेंट मार्क्स उतने परसेंट मार्क्स, या फिर आपका CGPA सबको मालूम है, मुझे पता है 10th में भी होता है CGPA। तो CGPA सबको मालूम है क्या होता है। सारे मार्क्स पास करके आप CGPA यहाँ पर एक फंक्शन बना सकते हो जिसका नाम CGPA आप रख सकते हो, और CGPA फंक्शन आपका जो है वो आप इन्वोक करके अलग अलग बच्चों के CGPA निकाल सकते हो एक ही फंक्शन की मदद से। तो आपको बार बार वो लॉजिक रिपीट नहीं करना पड़ेगा कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे डिवाइड करो, इसका वेट इतना, उसका वेट उतना। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास फंक्शन, ठीक है। चलो जी बढ़िया। अब ये C1 C2 को जो प्रिंट किया था हमने, जो 5 और 15 के रूप में हमें यहाँ पर दिखे थे, उन पर एक नोट वो ये है कि आपको इनका कलर क्या दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है। क्या इस ब्लू कलर का कोई मतलब है? ये ब्लू से क्यों दिखा रहा है क्रोम हमको? इस ब्लू कलर का एक बहुत बड़ा मतलब है। अगर मैं यहाँ पर console.log 3 करूँ तो देखो ये ब्लू कलर से आ रहा है, लेकिन अगर मैं console.log एक स्ट्रिंग 3 करूँ, यानी कि
एक कैरेक्टर है 3 यहाँ पर, नंबर नहीं कैरेक्टर है, ये एक स्ट्रिंग है। तो अगर एक नंबर हमारी स्ट्रिंग के तौर पर है तब वो देखो, तब वो ब्लू नहीं वो ब्लैक आ रही है, और नंबर है तो ब्लू आ रही है। तो अगर क्रोम कंसोल में सॉरी आपको ब्लू कलर से कोई भी चीज़ दिखती है तो उसका मतलब है कि वो एक नंबर है, और अगर आप लोगों को ब्लैक कलर से कोई चीज़ दिखती है उसका मतलब ये है कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, ये एक स्ट्रिंग के तौर पे भी हो सकती है, और ये एक नंबर भी हो सकता है। अगर ये एक नंबर है तो ब्लू से दिखाई देगा, और अगर ये एक स्ट्रिंग है तो इस तरह से ये दिखाई देगी, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। चलो जी बढ़िया, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी। अब यहाँ पर एक और सिंपल सी चीज़ देख लेते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है, मैं ड्राई को थोड़ा नीचे ले आता हूँ, ये जो कंसोल लॉग लगा है इनको कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल और /। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कंडीशनल्स इन जावास्क्रिप्ट। कंडीशनल्स का क्या मतलब है? कंडीशनल्स का मतलब है कि किसी कंडीशन को देखना। अब हमने यहाँ पर ऊपर, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखा था कि किस तरह से हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनल्स में एक बहुत ही अच्छा यूज़ इनका होता है। अब जैसे मान लो मेरे पास एक एज वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 34 है, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 8। तो इफ़ का मतलब क्या होता है कि अगर ये ट्रू है, यानी कि ये की वैल्यू ट्रू है, तब क्या होगा, अगर ये ट्रू में इवैल्यूएट हो रहा है तो यहाँ पर जो है console.log यू आर नॉट अ किड, ठीक है, यू आर नॉट अ किड। तो यहाँ पर आप लोग देखो यू आर नॉट अ किड आ गया, क्योंकि जो एज है वो ग्रेटर देन 8 है। लेकिन अगर मैं एज को 4 कर दूँ और इसको सेव करूँ तो देखो यहाँ पर कुछ लिख कर नहीं आ रहा है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू इवैल्यूएट होती है तो ये यहाँ पर आएगा, वरना अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये इवैल्यूएट ना हो तो कहीं जाए। अब इफ़ और एल्स इंग्लिश में तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होते हैं, अगर मगर। अगर ये एज ग्रेटर देन 8 है तो ये करो, वरना एल्स ये करो, ठीक है। तो मैं इस केस में क्या करूँगा, जल्दी से लिखूँगा, कहूँगा कि भाई console.log कर दो यू आर अ किड, एल्स यू आर अ किड। अगर आप 8 साल से छोटे हो तो आप एक किड हो। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप एक किड हो अगर आप 8 साल से छोटे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यू आर अ किड। अगर एज की वैल्यू को मान लो 2 कर दिया, कोई 2 साल का वीडियो देख रहा है तो बच्चा कमेंट ज़रूर करे नीचे, उसको शाउट आउट दिया जाएगा स्पेशल, क्योंकि उसने बहुत जल्दी प्रोग्रामिंग चालू कर दी है। अगर एज इज़ ग्रेटर देन 2 है तो यू आर नॉट अ किड, वरना यू आर अ किड। तो देखो यू आर नॉट अ किड आ गया, क्योंकि मैंने ये कंडीशन चेंज कर दी। आइडियली मैं इसको थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ, एज इज़ ग्रेटर देन 18 देन यू कैन ड्रिंक, और उसके बाद यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर, ठीक है, वाटर, ठीक है। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 देन यू कैन ड्रिंक वाटर, अदरवाइज यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर। देखो यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर लिख कर आ रहा है, और यू कैन नॉट ड्रिंक रसना वाटर लिख देते हैं, क्योंकि वाटर तो पीना अच्छी बात है, रसना वाटर में ना वो होता है बच्चे ना पिए उसको, ठीक है। कुछ ऐसा लॉजिक समझ लो। अगर 114 साल किसी की है तो वो रसना वाटर पी सकता है, लेकिन अगर किसी की एज 11 साल की है तो वो रसना वाटर को छूने की भी कोशिश ना करे, कैन नॉट ड्रिंक। तो होता क्या है कि अगर आपका ये जो कंडीशन है ये ट्रू में इवैल्यूएट हो रही है तब ये यहाँ पर अंदर जाएगा, वरना ये यहाँ जाएगा। अब अगर आप लोगों को मल्टीपल कंडीशंस एक ही लैडर में चेक करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप कुछ इफ़ एल्स लैडर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और लिख देता हूँ, इसको मैं कॉपी करके मैं कुछ ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि हम सिर्फ एक इफ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट, सिंगल इफ स्टेटमेंट, ये भी हमारा काम करेगा। अगर एज इज़ ग्रेटर देन 18 है, 441 कर देता हूँ एज, जो कि आइडियली नॉट पॉसिबल, सो 41 कर देता हूँ, यू कैन ड्रिंक रसना वाटर। फिर उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट, ये इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, ये इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया। और यहाँ पर देखो मैंने इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 तो ये किया है, वरना ये, ठीक है। फिर इफ़ एल्स लैडर भी होती है, इफ़ एल्स लैडर, और मैं यहाँ पर इसको ज़रा स्मॉल करना चाहूँगा इफ़ को, जस्ट टू बी सिंटेक्स कॉम्प्लाइंट। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 2, तब मैं कहूँगा console.log यू आर नॉट अ किड। अगर आपकी एज जो है वो ग्रेटर देन 2 है, वो देन यू आर नॉट अ किड। एल्स इफ मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, एज इज़ ग्रेटर देन 56।
अब यहाँ पर मैंने जो है क्या किया है कि मैंने कहा है कि अगर आपकी एज ग्रेटर देन 2 है तो यू आर नॉट अ किड, वरना अगर ग्रेटर देन 2 नहीं है, मैं इसको ज़रा ग्रेटर देन 32 कर देता हूँ, अगर एज इज़ ग्रेटर देन 32 तब तो ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर एज ग्रेटर देन 32 नहीं है तब चेक करो कि क्या एज ग्रेटर देन 26 है। अगर एज ग्रेटर देन 26 है, कंसोल डॉट लॉग बच्चे नहीं रहे, ठीक है, और मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। और ये एल्सिफ यहाँ पर वापस से हम 22 में भी लगा देंगे, और ये एल्सिफ हम यहाँ पर वापस से 18 में भी लगा देंगे। तो सबसे पहले 32 को चेक करेगा, यू आर नॉट अ किड, और यहाँ पर बच्चे नहीं रहे, फिर यस बच्चे नहीं रहे, फिर 18 बच्चे नहीं रहे, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया, रैंडमली लिखा है ये सब। तो यहाँ पर ये किस तरह से काम करेगा इसको देख लेते हैं। ये इफ एल्स लैडर जब इस तरह से लिखी जाती है, और मैं यहाँ पर एल्स कंसोल डॉट लॉग और बच्चे रहे, ठीक है, यहाँ पर मैंने सेव कर दिया इसको। मैं कह रहा हूँ कि इफ एज इज ग्रेटर देन 32 तो यू आर नॉट अ किड। क्या एज ग्रेटर देन 32 है? क्या वैल्यू थी एज की? 41 थी। ग्रेटर देन 32 है, हाँ जी बिल्कुल है, तो यू आर नॉट अ किड यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन 32 है तो ये जो है यहीं पर हमारी इफ एल्स लेटर खत्म हो जाएगी और ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। आई रिपीट, एग्जीक्यूट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इन सब में से अगर हम इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स लिखते हैं तो इन सब में से सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अगर हम इफ और एल्स लिखते हैं साथ में तो इन दोनों में से भी सिर्फ एक एग्जीक्यूट होता है, और इफ लिखते हैं तो वो तो है ही एक, अगर सच होता है तो एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ पर इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स लिखा है तो इन सब में से एक एग्जीक्यूट होगा सिर्फ, ठीक है। जहां कंडीशन सेटिस्फाई हो गई वहां पर ये लेटर छोड़ के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एंड ऑफ लेटर लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया एंड ऑफ लेटर, सेव किया इसको और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर यू आर नॉट अ किड, एंड ऑफ लेटर आ गया, ठीक है। यू आर नॉट अ किड ये जो है प्रिंट हो गया। एज ग्रेटर देन 32 थी इसलिए, लेकिन अगर मैं एज को 31 कर दूं जहाँ पर वो, अब मैं वेरिएबल्स को ओवरराइड भी कर सकता हूँ। यहाँ पर एज इज इक्वल टू 31, यहाँ पर ऐसे मैं कर सकता हूँ। पहले एज की वैल्यू 41 थी, मैंने उसको ओवरराइड करके 31 कर दिया। अब जो पहली वाली कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, इसलिए ये वाली कंडीशन चेक करेगा, बोलेगा क्या एज ग्रेटर देन 32 है? हाँ है। सॉरी, ग्रेटर देन 26 है? हाँ है। ग्रेटर देन 26 है, तो ये बच्चे नहीं रहे को प्रिंट कर देगा। और उसके बाद ये इफ एल्स लेटर से एग्जिट करके एंड ऑफ लेटर पे आ जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बच्चे नहीं रहे, एंड ऑफ लेटर। और यहाँ पर उसके बाद अगर मैं इसको कर दूँ 25 एज को कुछ इस तरह से, तो आप लोग देखो 25 मैंने कर दी तो ग्रेटर देन 22 ये चीज़ सच होगी। आखिर ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, ये सच होगा, तो येस बच्चे नहीं रहे प्रिंट होगा और फिर एंड ऑफ लेटर। तो ये देखो येस बच्चे नहीं रहे, एंड ऑफ लेटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इफ एल्स एल्स इफ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक फंक्शन लिख के बताता हूँ जो कि एज को लेता है और बताता है कि क्या आप रसना वाटर पी सकते हो या नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन आप लोग लिखो जो कि क्या करेगा, इनपुट मिलेगा 2 नंबर, सॉरी इनपुट मिलेगा 1 नंबर जो कि एज होगी, और एज के हिसाब से बताएगा आप रसना वाटर पी सकते हो या नहीं, ठीक है। तो मुझे नीचे कमेंट में ये सारा का जो कोड है वो लिख कर दिखाओगे आप लोग, ठीक है। और ये था हमारा इफ एल्स लेटर। तो मैं एज को क्या करूँगा, मैं एज को कुछ भी करूँ, मैं यहाँ पर इसको अभी कमेंट आउट कर दूंगा। जो इफ एल्स लेटर है हमारी, इसको पूरा कमेंट आउट कर दूंगा यहाँ से। तो कंडीशनल्स जावास्क्रिप्ट में मैंने पूरे कमेंट आउट कर दिए। ये सोर्स कोड मुझे आपको देना है, वरना मैं मिटा ही देता पूरा इसको। मैंने इसलिए कमेंट आउट किया क्योंकि ये सोर्स कोड मुझे आपको देना है। कंसोल मेरा क्लीन है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंसोल में। अभी यहाँ पर जो है हम लोग लूप्स को देखते हैं जावास्क्रिप्ट में कि लूप क्या होता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में मैं सबसे पहले आप लोगों को फॉर लूप के बारे में बताना चाहता हूँ। अब हमने एरेज देखे थे, हमने देखा था कि जो एरेज होता है, जैसे कि मैं अगर वैर ARR लिखूँ और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 लिखूँ और उसके बाद यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग ARR करूँ तो नो सरप्राइजेस एरे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर अगर मैं इस एरे को इटरेट करना चाहता हूँ, इटरेट का क्या मतलब है, इसकी सारी वैल्यूज़ को मैं एक एक करके एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर, उसके बाद मैं लिखूँगा where I इज इक्वल टू 0, उसके बाद लिखूँगा I इज़ लेस देन 4, या फिर ARR डॉट लेंथ। ARR डॉट लेंथ से मुझे इस एरे की लेंथ मिल जाएगी जो कि 7 है, और उसके बाद I प्लस प्लस। अब मैं बताऊँगा ये किस तरह काम करता है। और कंसोल डॉट लॉग ARR I,
ARR आए और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 एक एक करके इसकी वैल्यूज प्रिंट हो गई। ये कैसे काम करता है? सबसे पहले i की वैल्यू को 0 किया जाएगा, उसके बाद i इज़ लेस देन array डॉट लेंथ, यानी कि ये कंडीशन चेक की जाएगी और उसके बाद i को इंक्रीमेंट किया जाएगा और उसके बाद ये एग्जीक्यूट करने के बाद इसको फिर से चेक किया जाएगा, इंक्रीमेंट किया जाएगा, फिर यहाँ आएंगे, फिर इसको चेक किया जाएगा, इंक्रीमेंट किया जाएगा, फिर यहाँ आएंगे और एक एक करके इस सारे के सारे जो है हम काम करते रहेंगे। जैसे कि i इज़ लेस देन ARR डॉट लेंथ, सबसे पहले i की वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है, बढ़िया, i की वैल्यू 0 है। उसके बाद क्या i लेस देन array डॉट लेंथ है, यानी कि क्या i लेस देन 7 है? ऑब्वियसली 0 इज लेस देन 7, तो ये क्या करेगा? इसके अंदर घुसेगा और ये एग्जीक्यूट कर देगा और एग्जीक्यूट करने के बाद i प्लस प्लस कर देगा, यानी कि i प्लस प्लस का क्या मतलब हुआ? i की वैल्यू 1 हो गई है। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, क्या 1 इज़ लेस देन 7? ऑब्वियसली 1 इज़ लेस देन 7, तो अंदर घुसेगा, लूप के इसको प्रिंट करेगा, फिर वापस से अपडेट करेगा, 2 हो जाएगी i की वैल्यू। क्या 2 इज़ लेस देन 7? ऑब्वियसली 2 इज़ लेस देन 7, तो इसको 2 को प्रिंट कर देगा और फिर एक टाइम आएगा कि इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। क्या 7 इज़ लेस देन 7? नो, 7 इज़ नॉट लेस देन 7, तो ये 7 को प्रिंट करके ख़त्म कर देगा, यानी कि यहाँ 0 है i की वैल्यू, यहाँ 1 2 3 4 5 6, जब तक i की वैल्यू 6 है तब तक ये प्रिंट करेगा वैल्यूज़ को। अब देखो इंडेक्स यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रही है, तो 0 से स्टार्ट करूँगा मैं, तो 0 से 6 तक जो है ये प्रिंट हो जाएगा पूरा एरे, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर हमारा एक एक करके एरे को इटरेट करने का तरीका है। अब एरे को इटरेट करने का एक और तरीका है जिसको फॉर ईच लूप बोलते हैं, और आप लोग एरर डॉट फॉर ईच करके कुछ इस तरह से आप एक फंक्शन रन कर सकते हो और आप क्या कह सकते हो, आप कुछ इस तरह से एलिमेंट लिख सकते हो और यहाँ पर आप console.log एलिमेंट लिख सकते हो। तो जब आप ये लिखोगे तो 1 से लेकर 7 तक आपको, मैं ज़रा इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ये वाले फॉर लूप को। तो ये देखो, ये जो फॉर ईच लूप है वो भी आपको वही चीज़ दे रहा है जो कि हमने इतने बड़े सिंटैक्स में लिखा। तो एक एरे को अगर इटरेट करना है तो फॉर ईच एक बहुत अच्छा तरीका है एक एरे को इटरेट करने का। तो आप एक एक करके एरे को इटरेट कर सकते हो फॉर ईच की मदद से, ठीक है। console.log एलिमेंट मैंने यहाँ पर कर दिया, सेमीकोलन लगा देता हूँ, यहाँ क्लिक करके मैं टैब लगा देता हूँ और console.log एलिमेंट फॉर ईच करके मैंने एक फंक्शन डाल दिया जो कि हर एलिमेंट के लिए रन होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एलिमेंट जो है 1 2 3 4 5 6 और 7 वैल्यूज़ जो है वो लेता जाएगा एक एक करके। अब ये था हमारा सिंपल सा फॉर लूप। इसी के साथ साथ हमारे पास वाइल लूप भी होता है जिसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ वाइल लूप का सिंटेक्स। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकता हूँ var j इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं var j इज इक्वल टू 0 नहीं, मैं let j इज इक्वल टू 0 बनाऊंगा। और आप लोग कहोगे यार कि ये var चल रहा था, अभी ये let कहाँ से आ गया? तो मैं आपको बताता हूँ कि जो let होता है उसका जो स्कोप होता है, उसका स्कोप एक ब्लॉक लेवल स्कोप होता है, यानी कि जब तक मैं एक कर्ली ब्रेसेस यूज़ करूँ उसके अंदर तक का स्कोप होता है। और हमें हमेशा लेट यूज़ करना चाहिए जावास्क्रिप्ट में। var जो है पुराना जावास्क्रिप्ट स्टैंडर्ड है, तो हम अब से लेट को इस्तेमाल करेंगे। और फंक्शन के अंदर अगर हमने लेट कोई वेरिएबल बनाया तो वो फंक्शन के बाहर उसका स्कोप खत्म हो जाता है, यानी कि फंक्शन के बाहर वो आपको फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लेट से आप टेम्पररी वेरिएबल्स एक ब्लॉक में बना सकते हो, ठीक है। उससे क्या होता है कि अच्छा मेमोरी मैनेजमेंट होता है और आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। लेट j इज इक्वल टू 0 मैंने लिखा। उसी के साथ साथ एक कॉन्स्ट भी होता है। अगर मैंने किसी चीज़ को कॉन्स्ट बना दिया, जैसे कि मैं कॉन्स्ट a इज इक्वल टू 0 कर दूँ और मैं अगर a प्लस प्लस करूँ तो ये काम नहीं करेगा, ये मुझे एरर थ्रो करके देगा। तो मैं यहाँ पर a इज इक्वल टू a प्लस 1 करूँगा, a इज इक्वल टू a प्लस 1, और मैं ये करूँगा तो ये बोलेगा कि यार तुम क्या कर रहे हो, कॉन्स्टेंट आइडेंटिफायर a हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर है। वैसे तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बना दिया है a, इसलिए एरर आ रहा है। कह रहा है कि यार a को कितनी बार बनाओगे, तुम यहाँ बना चुके हो, ठीक है। तो मैं इसका नाम क्या करूँगा, मैं ac बना दूंगा इसको। तो मैं ac इज इक्वल टू ac प्लस 1 करूँगा तो वो एरर थ्रो करेगा, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, जो कि आप नहीं कर सकते। और अगर ac प्लस प्लस भी कर देता हूँ ना मैं, तब भी देखो मुझे एरर थ्रो करेगा। ये यहाँ पर देख लो आप, ये देखो एरर थ्रो करेगा, ये कह रहा है असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल। तो आप लोग कांस्टेंट तब यूज़ करें तब जब आपको डर हो कि आप एक्सीडेंटली कोई चीज़ ओवरराइट कर सकते हैं। कांस्टेंट तब यूज़ किया जाता है उन चीज़ों के लिए जो कि आप कभी चेंज नहीं करोगे। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर गलती से आपने चेंज कर भी दिया तो वहीं के वहीं आपको रोक दिया जाएगा और एरर आपको दिखा दिया जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा अगर गलती से भी आप चेंज कर रहे हो किसी वेरिएबल को। तो कभी हम कोई वेरिएबल चेंज नहीं करना चाहते कभी, तो हम कॉन्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट अगर आप करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी फॉर्मेटिंग जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आप करते रहा करो, उससे क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत अच्छा दिखाई देगा आपको इस तरह से। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा,
अब आप लोगों को आगे लेकर चलूँगा, वाइल लूप दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया था कॉन्स्ट और लेट को समझने के लिए। थोड़ा इसको ऊपर पटक देते हैं या फिर लेट को नीचे ले आते हैं। अब मैं यहाँ पर कहूँगा वाइल जे इज लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ। क्या मेरा ए आर आर यहाँ पर है? हाँ, 1 से लेकर 7 तक है। इसको भी मैं नीचे ले आऊँ क्या? नहीं, यहीं पर रहने देता हूँ, आप लोग को दिख ही रहा होगा वैसे भी। मैं यहाँ पर लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग और मैं लिख दूंगा ए आर आर जे। मैं ये करूँगा तो क्या होगा, और मैं जे प्लस प्लस भी कर दूंगा। और अब आप लोग को बताता हूँ यहाँ पर क्या होगा। तो देखो, जे की वैल्यू पहले 0 थी। जब ये वाइल के अंदर आएगा तब ये कंडीशन सबसे पहले चेक होगी। क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या 0 इज लेस देन 7? यस, इट्स ट्रू। तो ये अंदर जाएगा वाइल लूप के, और वाइल लूप के अंदर जाकर कंसोल डॉट लॉग ए आर आर जे यानी कि इसको प्रिंट करेगा। एक बार ये प्रिंट हो जाता है, उसके बाद ये जे प्लस प्लस करेगा, यानी कि जे की वैल्यू को 1 कर देगा। एक बार जे की वैल्यू 1 हो जाती है तो ये वापस से चलेगा। क्या 1 इज लेस देन 7? यस, 1 इज लेस देन 7। और ये चलता जाएगा जब तक जे की वैल्यू 6 नहीं हो जाती। जब जे की वैल्यू 6 होगी तो ये कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट करेगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो जब ये 7 प्रिंट करेगा यहाँ पर, तब जे की वैल्यू उसके बाद क्या होगी? 6 से 7 हो जाएगी, क्योंकि जे की वैल्यू अभी 6 थी जब इसने 7 प्रिंट किया। उसके बाद क्या 7 इज लेस देन 7 ट्रू होता है? नहीं, ट्रू नहीं होता है। आप लोग चाहो तो करके देख लो, फॉल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 मैसेजेस में अगर मैं आ जाऊँ, यहाँ पर 7 यूज़र मैसेजेस में आ जाऊँ, तो यहाँ पर देखो 1 से लेकर 7 तक इसने प्रिंट किया है। ठीक है, क्यों किया है? क्योंकि ये वाइल लूप के अंदर कंडीशन ट्रू सिर्फ इन्हीं नंबर्स के लिए थी। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा वाइल लूप, हमने देखा फॉर लूप, हमारे पास एक डू वाइल लूप भी होता है। और डू वाइल लूप और वाइल लूप में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि डू वाइल लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरह से दिखाई देता है, डू और उसके बाद यहाँ पर वाइल होता है और यहाँ पर कंडीशन होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं जे इज़ लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ कर दूंगा, और इसके अंदर भी मैं यही दोनों जो मैंने डाला था वो डाल दूंगा। और यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, सेव करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, ये अपने आप सट जाएगा सही से। ऐसे कर देता हूँ इसको, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा तो स्पेस आ रही है, पता नहीं क्यों मुझे स्पेस अच्छी नहीं लग रही है यार। मैं इसको थोड़ा बैक स्पेस करके ऐसे कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो देखो 1 से लेकर 7 तक इस डू वाइल लूप ने भी किया। तो डिफरेंस क्या था वाइल और डू वाइल में? डू वाइल लूप को देखो ऊपर से जब कंट्रोल आएगा तो वो डू के अंदर घुस ही जाएगा। एक बार कम से कम रन होगा ही, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। तो अगर यहाँ पर जे की वैल्यू को मैं 10 भी कर देता हूँ तो ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन ये कंडीशन को चेक किए बिना ही इसके अंदर घुस जाएगा और यहाँ पर अनडिफाइंड प्रिंट हो जाएगा। यानी कि ए आर आर का जो 10 है वो अनडिफाइंड है, क्योंकि है ही नहीं कोई 10 भी इंडेक्स। यहाँ पर 6 तक है, बस 0 से गिनती करोगे तो 6 तक है बस, तो 10 तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि 10 कुछ है नहीं, इसलिए ये अनडिफाइंड प्रिंट कर देगा और उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। तो वाइल और डू वाइल में सिर्फ ये डिफरेंस है कि वाइल लूप कंडीशन पहले चेक करता है फिर चलता है, डू वाइल लूप कम से कम एक बार तो चलता ही चलता है, पहली बार तो चलेगा ही चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। और ये यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि भाई डू के अंदर घुसा एक बार करो, उसके बाद चेक करो कंडीशन, फॉल्स है तो बाहर आ जाओ, ट्रू है तो करते रहो। तो एक बार कम से कम अगर आपको किसी चीज़ को रन करवाना है तो डू वाइल लूप का इस्तेमाल ज़रूर करना। ठीक है, ये थे हमारे पास लूप। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक और कंटिन्यू बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, किसी भी लूप में आप यूज़ कर सकते हो ब्रेक और कंटिन्यू को। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू का मतलब होता है कि इस आइट्रेशन को छोड़ो और अगली आइट्रेशन में बढ़ जाओ, और ब्रेक का मतलब होता है कि लूपिंग करना छोड़ दो। इन दोनों बातों को मैं आप लोगों को समझाऊंगा एक एग्जाम्पल से, और मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ सबसे सिंपल फॉर लूप का, जो कि यहाँ पर है। और मैं क्या करूँगा कि ये सारी लाइंस को मैं कमेंट आउट कर दूंगा। ठीक है, और मैं सिर्फ ये फॉर लूप के एग्जाम्पल को आपको दिखाऊंगा जहाँ 1 से लेकर 7 तक एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। अगर मैं इसके अंदर एक कंडीशन डाल दूँ अपने फॉर लूप के अंदर, कहूँ कि इफ i इज इक्वल टू 2, तब क्या करो? ब्रेक कर दो। तो जैसी i की वैल्यू 2 होगी ये छोड़ देगा तामझाम फॉर लूप का और फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। तो ये देखो आप लोग 1 और 2 प्रिंट हुआ सिर्फ। तो इसने कहा कि चलो ठीक है, i जब 0 था तो 1 प्रिंट कर दिया, i जब 2 था तो i जब 1 था तो 2 प्रिंट कर दिया। जब i 2 हुआ तो आपने मना कर दिया, आपने कहा इस लूप को छोड़ो और इस लूप को तोड़ो के बाहर निकल जाओ। ब्रेक मतलब तोड़ दो और बाहर निकल जाओ, अपनी कसम तोड़ो इस फॉर लूप को इटरेट करने की और यहाँ से बाहर निकलो। तो आप लोग बाहर निकल जाओगे यहाँ फॉर लूप से। लेकिन अगर मैं इसको कंटिन्यू कर दूँ, डिफरेंस समझना, अब यहाँ पे डिफरेंस समझेंगे आप लोग, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को।
अगर i इक्वल्स टू 2 है तो कंटिन्यू करूँगा तो वो ये यहाँ पर रुक जाएगा, यानी कि ये जो उसके बाद का कोड है वो सिर्फ 2 के लिए रन नहीं होगा, लेकिन बाद में ही नॉर्मल हो जाएगा, फिर 3 4 5 6 सब के लिए रन होगा, ठीक है। तो 0 1 2 सिर्फ 3 प्रिंट नहीं होगा, बाकी सब प्रिंट हो गए। दिखा देता हूँ आपको, देखो 3 प्रिंट नहीं हुआ, बाकी सब प्रिंट हुए। 3 क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि i इज इक्वल टू 2 में था, 0 1 2 0 1 2 2, ठीक है। तो i इक्वल्स टू 2 वाला प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर आपने इस इटरेशन को कैंसिल कर दिया। कंटिन्यू मतलब इस इटरेशन को कैंसिल कर दो और दूसरी इटरेशन को कंटिन्यू करो। कंटिन्यू मतलब इस इटरेशन को कैंसिल करो और अगली इटरेशन को कंटिन्यू करो। आई होप कि ब्रेक और कंटिन्यू आप लोगों को समझ में जो है आ गए होंगे। ऑलराइट गाइस, तो एरेज तो हमने देख लिया, अब एरेज के कुछ मेथड्स को हम लोग देखेंगे। तो ये जो ARR मेरा एरे था, इस पर मैं कुछ मेथड्स लगाने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं एक नया ही एरे अगर बना लूँ लेट माई ARR करके, और इसके अंदर मैं क्या करूँ, कुछ आइटम्स डाल देता हूँ, जैसे फ़ैन डाल दिया मैंने एक, और मैं कैमरा डालता हूँ, एक नंबर डाल देता हूँ, और उसी के साथ साथ मैं एक नल भी डाल देता हूँ। ये चीज़ एम्फसाइज़ करने के लिए कि एक एरे के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे नंबर हों या सारी स्ट्रिंग्स हों या सारे अनडिफाइंड हो या फिर सारे आपके नल हों। आप यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी डाल सकते हैं जो कि मिक्स हो, जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, बूलियंस भी डालते हैं, एक ट्रू भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रू भी डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ मेथड्स को बताने वाला हूँ जो कि हम एरे में लगाने वाले हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं अपना कंसोल, तो इसमें कुछ नंबर्स हैं, इसको ज़रा मैं क्लियर कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक लूप चलाया हुआ है, उसको बंद कर देता हूँ मैं, बंद मतलब कमेंट आउट कर देता हूँ, और वो चला गया। देखो मेरा कंसोल एकदम खाली है, ठीक है, एकदम मेरा कंसोल खाली है। अब यहाँ पर एरे मेथड्स मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो माई एरे पे मैं कुछ मेथड्स लगा सकता हूँ जो कि मुझे क्या करेंगे, कुछ चीज़ करके देंगे। जैसे कि अगर मैं माई एरे डॉट लेंथ कर दूँ और इसको कंसोल डॉट लॉग करूं, तो इससे क्या होगा, इससे इस एरे की जो लेंथ है वो प्रिंट हो जाएगी। देखो यहाँ पर इसकी लेंथ 5 है, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, इसलिए इसने क्या किया, मुझे इस एरे की लेंथ को प्रिंट करके दे दिया। इसके बाद अगर मान लो मैं लास्ट से एक एलिमेंट निकालना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ माई ARR डॉट पॉप, तो क्या होगा कि लास्ट से एक एलिमेंट निकल जाएगा, और उसके बाद मैं माई एरे को प्रिंट करूँ तो देखो इसमें से लास्ट वाला ये ट्रू नहीं रहेगा। ये देखो सिर्फ नल तक है, ट्रू नहीं रहेगा, इसमें अब 4 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, एरे के एलिमेंट को आखिरी से एक निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ माई ARR डॉट पुश और उसके बाद हैरी लिख दूँ, तो इसमें हैरी पुश हो जाएगा, यानी कि हैरी इसमें मैं ऐड कर दूँगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप लूप के अंदर कभी पुश करना चाहते हो बहुत सारे एलिमेंट्स एक एरे के अंदर, तो आप ये मेथड को यूज़ कर सकते हो। मेथड का मतलब फंक्शन ही है जो कि आप एक एरे पे लगा रहे हो, ताकि आप उसको चेंज कर सको या फिर उससे कोई वैल्यू रिटर्न कर सको। जैसे कि ARR डॉट लेंथ में हमने देखा कि हम इसकी जो लेंथ है उसको रिटर्न कर रहे थे। उसी के साथ साथ हमारे पास एक शिफ्ट मेथड होता है जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कुछ माई ARR डॉट शिफ्ट लिखूँ ऐसे डॉट शिफ्ट, तो क्या होगा कि पहला एलिमेंट निकल जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर कैमरा से चालू हुआ, जो फ़ैन था वो निकल गया। तो ये जो शिफ्ट मेथड होता है वो क्या करता है, पहले एलिमेंट को हटा के बाकी सारी एलिमेंट आपके एरे में रहते हैं। अब यहाँ पर अनशिफ्ट क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ अनशिफ्ट क्या है। अनशिफ्ट आप लोगों को मैं यहाँ पर आप लोगों को करके ही दिखाता हूँ। इनफैक्ट मैं इसको कमेंट आउट करूँगा और यहाँ पर अनशिफ्ट लिखूँगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पुश बताया था, अगर मैं अनशिफ्ट कर दूँ हैरी को, तो आप लोग देखो फ़ैन कैमरा 34 नल और ट्रू था पहले, अब हैरी फ़ैन कैमरा 34 नल ट्रू है, यानी कि शुरू में यहाँ पर हैरी आ गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी अनशिफ्ट को कंसोल डॉट लॉग कर दूँ, तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा नए एरे की लेंथ, यानी कि ये मुझे अभी 6 प्रिंट करके देगा। नए एरे की लेंथ ये रिटर्न करता है। तो मैं इसको ज़रा कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। और अगर मैं कुछ ऐसे लिखूँ, इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे मैं बात कर रहा हूँ लिखने की। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ न्यू लेन इज़ इक्वल टू, और लेट लगा लेता हूँ यहाँ पर, इनफैक्ट कॉन्स्ट लगा लेता हूँ, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता। न्यू लेन इज़ इक्वल टू ये, और यहाँ पर न्यू लेन में लिख दूंगा और इसको सेव करके आप लोग देखो यहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा। न्यू लेन मेरा कंसोल डॉट लॉग न्यू लेन मैंने किया है माई ARR डॉट अनशिफ्ट हैरी, और न्यू लेन मुझे 6 प्रिंट करके दे रहा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर माई ARR को प्रिंट किया है। तो ये क्या प्रिंट करता है, ये नई लेंथ प्रिंट करता है, नए एरे की लेंथ, जो कि एक बढ़ के होगी अगर आपने अनशिफ्ट रन किया है इस पर, तो ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप लोग एरे के एलिमेंट्स पे कुछ मेथड्स लगा सकते हैं। अब एरे में बहुत सारे मेथड्स और भी होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, और मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग
इंटरनेट पे जाओ, एरे मेथड्स लिखो और अलग अलग तरह के और मेथड्स को आप लोग वहाँ पर एक्सप्लोर करो, ठीक है। एक टू स्ट्रिंग जैसे कि बहुत एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, myarr.toString, अगर मैं ये चलाऊँ तो ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है एरे को। इस तरह की स्ट्रिंग आप लोगों को मिल जाएगी। फिर myarr.sort भी होता है एक मेथड, myarr.sort, और ये क्या करता है, एरे को सॉर्ट कर देता है। अगर इसमें नंबर्स होते हैं, जैसे मान लो d=1, कुछ रैंडम नंबर्स ले लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद मैं d.sort अगर करूँ तो देखो इसने क्या किया, इन नंबर्स को सॉर्ट करके मुझे दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होगे कि यार ये तो सॉर्टेड एरे नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो सॉर्ट मेथड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले तो सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देखता है कि भाई कौन सा पहले आना चाहिए डिक्शनरी में। तो अगर ये सारे नंबर मुझे डिक्शनरी में लिखने पड़ गए तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, 1 से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो लिखूंगा, फिर जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं जैसे कि 23 यहाँ पर है वो लिखूंगा, फिर जिसमें अगर 2 से मोर देन 1 स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद कौन सा नंबर है वो मैं देखूंगा। तो अल्फ़ाबेटिकली ये सॉर्ट कर रहा है इन नंबर्स को। तो आप लोग जो है यहाँ पर इसको और एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा था कि कौन कौन से और मेथड्स है जावास्क्रिप्ट के। आप लोग यहाँ पर जा सकते हो इंटरनेट पर, जावास्क्रिप्ट एरे मेथड्स रेफरेंस लिखो और आपको कोई ना कोई रेलेवेंट वेबसाइट ज़रूर खुल के जो है मिल जाएगी। ये MDN की जो वेबसाइट है वो काफ़ी रिलायबल है, आप इसको जो है देख सकते हो, और यहाँ पर जो है आपको कई बातें मिलेंगी, एग्जाम्पल्स मिलेंगे और अलग अलग मेथड्स का रेफरेंस भी मिलेगा। तो आप लोग जो है इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। कमिंग बैक टू द ट्यूटोरियल, हमारे पास और भी एरे के मेथड्स होते हैं जैसे कि स्प्लाइस होता है और वैल्यू ऑफ होता है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। सारे मेथड्स आप एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है, बढ़िया। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा स्ट्रिंग मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो स्ट्रिंग हमारी कैसी होती है, माई लवली स्ट्रिंग इज इक्वल टू हैरी इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। मैंने यहाँ पर सेव किया इसको। अब सबसे पहले जो मैं आप लोगों को स्ट्रिंग में मेथड बताना चाहता हूँ वो हमारा है कि आप लोग स्ट्रिंग की लेंथ को कैसे देखोगे। तो जिस तरह एरे की लेंथ को देखते हैं उसी तरह हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ को भी देखते हैं। तो अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं, यहाँ पर 19 आ गई है इसकी लेंथ। मैं इन सारे को भी कमेंट आउट कर दूंगा क्योंकि मैं इसको भी देखना नहीं चाहता, मैं अभी स्ट्रिंग पे फोकस करना चाहता हूँ। तो 19 मेरी प्रिंट हो गई है क्योंकि मेरे इस एरे की लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ 19 थी, इसमें 19 कैरेक्टर्स थे। अब अगर मान लो मैं कोई चीज़ खोजना चाहता हूँ और मैं मान लो हैरी को खोजना चाहता हूँ स्ट्रिंग में, तो मैं यहाँ पर console.log लिखूंगा और लिखूंगा my lovely string डॉट इंडेक्स ऑफ, और उसके बाद मैं हैरी लिख दूंगा। हैरी की इंडेक्स 0 है क्योंकि 0 पे मेरा हैरी है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर गुड लिख देता तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आना चाहिए आउटपुट 11 आना चाहिए। हाँ, आउटपुट 11 आ रहा है। तो जो इंडेक्स ऑफ है वो आपको बताता है कौन सी इंडेक्स से आपका जो है स्टार्ट हो रहा है। फिर ये जो इंडेक्स ऑफ है, अगर मैं यहाँ पर और गुड लिख दूँ, गुड लिख दूँ अगर यहाँ पर, तब भी ये 11 रिटर्न करेगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पहली इंडेक्स रिटर्न करता है। ये रिटर्न करता है वो पहली इंडेक्स जो कि आपको यहाँ पर पहली अकरेंस जहाँ पर भी आ रही है वो आपको बताता है। लेकिन अगर आपको लास्ट अकरेंस चाहिए, यानी कि ये वाला जी चाहिए, इसका ना आपको नंबर चाहिए, तो आप लोग लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड को जो है वो यूज़ कर सकते हो। और लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड को यूज़ जब आप करोगे तो आप इस तरह से लिखोगे और ये आपको लास्ट इंडेक्स दे देगा। जैसे कि इस केस में 25 है, गिनती करो आप लोग, देखो 29 में से 4 घटाओ 25 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोग देख सकते हो उस चीज़ को, गिनती कर लेना, वरना आपको लास्ट इंडेक्स जो है वो मिल जाएगी। ओके, तो ये थे हमारे कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स। अब अगर मान लो मुझे स्ट्रिंग को स्लाइस करना है, मैं इन तीनों को कमेंट आउट करूँगा और मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि इसको नीचे लेकर आऊँगा और इसको अनकमेंट करके यहाँ पर लिखूँगा स्लाइस, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा 0,5। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ माई लवली स्ट्रिंग डॉट स्लाइस 0,3, तो आप लोग देखो इसने 0 से स्टार्ट करते हुए मेरे 3 कैरेक्टर ले लिए हैं। तो 3 कैरेक्टर ले लिए इसने 0 से स्टार्ट करते हुए। अगर मैं इसको 1,3 करूँ तो ये क्या करेगा, ये 1 से लेके मेरा 3 तक ले लेगा, यानी कि 2 कैरेक्टर लेगा। तो बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ ये वाली इंडेक्स होती है और एक्सक्लूडिंग दिस इंडेक्स, तो 1 से लेके n-1 तक, जहाँ पर n ये है। अगर मैं इसको 4 कर दूँ तो ये क्या करेगा,
इंडेक्स 1 वाला लेगा, इंडेक्स 2 वाला लेगा, इंडेक्स 3 वाला लेगा। 3 कैरेक्टर्स ये मुझे दिखाएगा। देखो यहाँ पर इंडेक्स 1 2 3 वाला इसने मुझे यहाँ पर लिया। तो इस तरह से आप लोग जो है स्लाइसिंग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये मेथड्स हैं जो आपको स्लाइसिंग करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ और भी मेथड्स होते हैं स्लाइसिंग करने का, लेकिन आप लोग उसको जो है सर्च करो। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्ट्रिंग के और मेथड्स को देखो जावास्क्रिप्ट में कि कौन कौन से होते हैं। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और मेथड बताता हूँ स्ट्रिंग का, जो कि रिप्लेस है। और रिप्लेस क्या करेगा, रिप्लेस यहाँ पर हमको एक वैल्यू को रिप्लेस करके देता है एक स्ट्रिंग में से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से रिप्लेस कर सकते हो। आपको यहाँ पर माई लवली स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस करना है। मान लो मैं हैरी को रिप्लेस करना चाहता हूँ रोहन से, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने हैरी को रोहन से रिप्लेस कर दिया। क्या होगा जब मैं हैरी को रोहन से रिप्लेस करूँगा, आप लोग देखो यहाँ पर मैं हैरी को जब रोहन से रिप्लेस करूँगा और मैं यहाँ पर इसको d इज इक्वल टू लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पर d और माई लवली str दोनों को प्रिंट करता हूँ। और आप लोग देखो जो मेरी नई स्ट्रिंग है वो ये है और पुरानी स्ट्रिंग ये है, यानी कि मैंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया हैरी को रोहन से, ठीक है। अब जिस तरह मैंने हैरी को रोहन से रिप्लेस किया, मैं उसी तरह रिप्लेस कर सकता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ, डी में भी रिप्लेस कर दो गुड को किससे रिप्लेस कर दो, बैड से रिप्लेस कर दो। तो डी में अब क्या होगा, गुड की जगह बैड हो जाएगा। तो देखो रोहन इज़ अ बैड बॉय गुड। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इसने सिर्फ एक अकरेंस को रिप्लेस किया, सारी अकरेंसेस को रिप्लेस नहीं किया, जस्ट फर्स्ट अकरेंस को रिप्लेस किया स्ट्रिंग में। तो जो रिप्लेस मेथड होता है वो सिर्फ फर्स्ट अकरेंस को रिप्लेस करता है। यानी कि अगर ये हटा दूँ यहाँ से, हैरी इज़ अ गुड बॉय, हैरी लिखूँ, तो जो रोहन वाली स्ट्रिंग है उसमें भी हैरी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक नोट करने लायक है यहाँ पर, ठीक है। ये थे हमारे पास स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स। आई होप कि आप लोगों को स्ट्रिंग के मेथड्स जो है सही से समझ में आ गए होंगे। ऑलराइट गाइस, अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की डेट्स के बारे में। और जावास्क्रिप्ट की डेट्स के बारे में बात करने के बाद हम लोग डॉम मैनिपुलेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं अभी आप लोगों को दिखा दूँ अपना कंसोल, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर मैंने डी और लवली स्ट्रिंग को प्रिंट किया हुआ था, अभी मैंने उनको हटा दिया है। और मैं यहाँ पर अभी क्या करूँगा, माई डेट इज़ इक्वल टू लिखूँगा न्यू डेट। और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग माई डेट करूँगा और मैं यहाँ पर लेट लगा लेता हूँ, वैसे मैं लेट नहीं भी लगाऊँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो करने की कोशिश करता हूँ जब मैं अपना कोड लिखता हूँ, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं इसको रिलोड करता हूँ। इनफैक्ट मेरा लाइव सर्वर चालू नहीं है, तो मुझे लाइव सर्वर को चालू करना पड़ेगा। मैंने उसको बंद कर दिया था, इंस्पेक्ट किया मैंने, कंसोल में आया और यहाँ पर देखो आप लोग, मुझे जो डेट है वो मुझे यहाँ पर मिल गई है, ठीक है। अब जो डेट्स होती हैं उनके कुछ मेथड्स होते हैं जो कि आप लोग जो है रेफरेंस उनका आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा उसको याद रखो आप लोग। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो आपका डेट है उनके जो मेथड्स हैं उनको आप लोग इंटरनेट से लेके यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर डेट्स के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। एक मेथड आप लोगों को बताऊँ मैं, यहाँ पर आकर मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग माई डेट डॉट गेट टाइम। गेट टाइम एक मेथड होता है जो कि आपको जो टाइम है वो सेकंड्स में देता है। फिर उसके बाद मेरे पास एक और मेथड होता है गेट फुल ईयर। अगर मैं गेट फुल ईयर मेथड को रन करूँ तो ये देखो इसने 2020 मुझे अभी दे दिया है। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पर गेट डे करूँ तो यहाँ पर देखो इसने मुझे दे दिया है कि डे जो है वो 6 है। अब ये 6 क्या चीज़ है, आज सैटरडे है तो मैं गेट डे अगर यहाँ पर लिखूँ, मैं अगर यहाँ पर संडे से लिखूँ संडे मंडे फिर ट्यूसडे फिर वेडनेसडे फिर थर्सडे फिर फ्राइडे फिर सैटरडे। आज सैटरडे तो 0 से अगर मैं गिनती स्टार्ट करूँ 0 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आ गया है, इसलिए यहाँ पर इसने मुझे गेट डे में 6 दे दिया है। फिर उसी के साथ साथ यहाँ पर गेट मिनट्स हैं। अगर मैं गेट मिनट्स को प्रिंट करूँ तो यहाँ पर मिनट्स मेरे जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो मिनट्स है मेरे वो प्रिंट हो गए हैं। अब गेट आवर अगर मैं करूँ गेट आवर तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह आप लोग जो है समझ जाओ बस कि सारी चीज़ें आप लोग जो है यहाँ पर डेट्स की प्रिंट कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट में इस तरह से आप लोग डेट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पर क्या किया कि आवर्स को प्रिंट कर दिया, आप लोग जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर। और इसको मैं क्या करूँगा, अभी कमेंट आउट कर दूँगा और आप लोग जो है डेट को एक्सप्लोर करो इंटरनेट पर, उनके और मेथड्स को देखो। और यहाँ पर जो न्यू कीवर्ड है ये एक नई डेट बनाने के लिए यूज़ होता है। इस तरह से हम लोग जो है नई डेट बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे डॉम मैनिपुलेशन के ऊपर।
ये डॉम मैनिपुलेशन क्या है, आप लोग सोचोगे क्या है ये डॉम मैनिपुलेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और मैं यहाँ पर सिर्फ डॉक्यूमेंट लिख दूँ और एंटर मारूँ, तो ये देखो एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया है। और ये डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, ये यही डॉक्यूमेंट है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अगर मैं लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, तो ये देखो यहाँ पर इसने मुझे एक ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दिया है। इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें एंसेस्टर्स ऑरिजिन है, साइन है, ये है, होस्ट नेम है, काफ़ी चीज़ें हैं, पोर्ट वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, टू स्ट्रिंग भी है, काफ़ी मेथड्स हैं इसमें, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट जो है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने HTML पेज के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। हमारी डॉम, जब हम बोलते हैं कि हमारी डॉम है, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट जो कि हमें विजिबल होता है, ये डॉम है। उसी के साथ साथ ये डॉम है, ये भी डॉम है। अगर मैं YouTube खोलूँ तो YouTube भी, इसकी भी डॉम है ये, ठीक है। अगर मैं जेंगो का अपना ट्यूटोरियल खोल लूँ वो भी डॉम है। अगर मैं C++ का ट्यूटोरियल खोल लूँ वो भी एक डॉम है, इसकी डॉम है, ये बटन है, ये एक हाइपर लिंक है, ये एक इमेज है, ये इमेजेस हैं, ये लिंक्स हैं। तो सारी की सारी चीज़ें जो है आपको दिख रही हैं वो डॉम है, जो कि डॉक्यूमेंट में है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। अब हमारे पास डॉम के कुछ मेथड्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग अपनी HTML को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अपने HTML को हम लोग डायनामिकली शो कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस क्लिक मी पर क्लिक करना चाहता हूँ और यहाँ पर इसकी ID देखो क्लिक है, तो मैं कह सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और क्लिक पर कर दो क्लिक, ठीक है। तो जैसे मैंने ये किया, इस पर क्लिक हुआ, ठीक है। अब अभी आपको पता नहीं चला कि इस पर क्लिक हुआ, लेकिन इस पर क्लिक हुआ। अगर मैं इस पर डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर को कर दूं ब्लू, तो आप लोग देखो इसका बॉर्डर ब्लू हो जाएगा। और मैं अगर इसको लिख दूं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, यानी कि जो CSS की वो मैं डायनामिकली लिखूं, तो यहाँ पर देखो बॉर्डर मेरा सेट हो गया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैं डायनामिकली अपने पेज के कंटेंट को चेंज कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। और मैं ये यूज़र के इंटरैक्शन पे कर सकता हूँ। ये काम मैं किसी एक नेटवर्क से कोई चीज़ एक बार फैच हो जाए उसके बाद कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जो डॉम है उसको आप लोग समझो, ये जो सारा का सारा HTML मैंने लिखा हुआ है वही मेरी डॉम है। ये तो जावास्क्रिप्ट है, लेकिन ये जो HTML मैंने लिखी है इसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ डॉम के मेथड्स को बताना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि जो ID होती है वो एक आइडेंटिफायर होता है, यानी कि एक ID अगर क्लिक है तो उस नाम की ID किसी दूसरी एलिमेंट में नहीं लग सकती, लेकिन क्लास लग सकती है। जैसे कि कंटेनर मैंने एक यहाँ लगाया है, एक यहाँ लगाया है, तो ये क्लास है हमारी। क्लास में मल्टीपल उसमें लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक स्टाइल टैग में अपनी CSS लिख सकता हूँ और मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई जो कंटेनर है उसकी जो बॉर्डर है उसको कर दो 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। अच्छा नहीं दिखेगा बिल्कुल भी है, बट मैं कह रहा हूँ इसको कर दो, ठीक है। फिर मैं कह दूंगा कि भाई मार्जिन को कर दो 3 पिक्सल और 0 और 3 पिक्सल कर दो, ठीक है, 0 और 3 पिक्सल। और मैंने इसको सेमीकोलन लगा कर देखो लेफ्ट राइट से 3 कर दी, टॉप बॉटम से 0 कर दी, जबकि मुझे टॉप बॉटम से करनी चाहिए थी 3 पिक्सल, और शायद लेफ़्ट राइट से मैं 0 भी कर दूं तब भी चलेगा। तो यहाँ पर देखो ऊपर नीचे से इसमें मार्जिन आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो स्पेसिंग यहाँ पर बन गई है। फिर मैं इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड उसको कर दो सियान, और सियान एक कलर होता है जो कि ऐसा दिखाई देता है। अब मैं इसके अंदर जो पैडिंग है वो बोल सकता हूँ कि भाई जो पैडिंग है उसको कर दो 9 पिक्सल। और पैडिंग क्या होती है, अंदर से स्पेसिंग जो होती है वो है। तो देखो अंदर से इसमें स्पेसिंग आ गई। तो इस तरह की चीज़ें जो है मैं कर सकता हूँ। अब ये जो बॉडी में स्पेसिंग आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको अगर मैं हटाना चाहूँ मैं कह दूँगा यहाँ पर स्टार मार्जिन 0 पैडिंग 0, तो मेरी जो CSS है वो रिसेट हो जाएगी। देखो यहाँ पर अब बिल्कुल भी कोई मार्जिन और पैडिंग नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मैं चीज़ें कर सकता हूँ। मैं नैव बार्स बना सकता हूँ, एक अच्छे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकता हूँ, कई चीज़ें मैं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं बस आप लोगों को कुछ मेथड्स बताना चाहता हूँ डॉम मैनिपुलेशन के। एक तो हमने देखा गेट एलिमेंट बाय ID। अब मैं अगर यहाँ पर नीचे लिखूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉम मैनिपुलेशन, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ पहला मेथड डॉम मैनिपुलेशन का, जो कि है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और ये मेथड यूज़ होता है जब आप लोग एक एलिमेंट को उसके आइडेंटिफायर से टारगेट करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ लेट
lm इज इक्वल टू यानी कि एलिमेंट इज इक्वल टू ये। अब मैं अगर इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर एलिमेंट देखो यहाँ पर आ गया है, बटन आई डी इज इक्वल टू क्लिक मी, बटन यहाँ पर ये क्लिक मी करके आ गया है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर मैं किसी दूसरे एलिमेंट को, अगर मान लो मैं जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करता और कंटेनर करता, मुझे ये दो एलिमेंट मिलते हैं, इनका एक HTML करेक्शन मिलता, ठीक है। तो मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ lm क्लास, ठीक है, और यहाँ पर मैं कंटेनर लिख दूँगा और मुझे ये भी चेंज करना पड़ेगा मेथड भी। अब एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। अब आप कहोगे यार इतने बड़े बड़े नाम क्यों रखे हुए इन्होंने, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, यार इतने बड़े बड़े नाम कौन रखता है। तो यहाँ पर आप ट्रिक समझो, आप लिखो G, आप लिखो E, गेट G फॉर गेट, E फॉर एलिमेंट, बाय क्लास, C फॉर क्लास, N फॉर नेम, एंटर मारो, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके मोस्ट ऑफ द सोर्स कोड एडिटर्स में आपको फीचर मिलेगा और ये फीचर आपको जल्दी जल्दी आपका जो कोड है वो एडिट करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर देखो मैंने कितने आराम से यहाँ पर लिख दिया, और कंटेनर लिख दो, और क्या लिख दो, कंटेनर लिख दो। कंटेनर लिख दोगे जैसे ही यहाँ पर देखो आ गई एक HTML कलेक्शन जिसके अंदर 2 कंटेनर्स हैं। अब मान लो पहले कंटेनर का बैकग्राउंड मैं करना चाहता हूँ येलो, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि भाई देखो ऐसा है, जो lm क्लास है, जो lm क्लास है उसका जो पहला एलिमेंट है 0 से गिनती स्टार्ट होती है भाई, याद रखना, डॉट स्टाइल डॉट, उपसी मैंने क्या किया, डॉट स्टाइल डॉट, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा बैकग्राउंड इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, येलो। और ये एक चीज़ मैं जैसे ही करूँगा देखो मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। तो इस तरह से मैं एलिमेंट्स को टारगेट करके मैं उनके बैकग्राउंड को चेंज कर सकता हूँ, उनमें बॉर्डर लगा सकता हूँ, उसी के साथ साथ उनके फॉन्ट साइज़ को मैं चेंज कर सकता हूँ, उनकी CSS चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उनको हटा सकता हूँ उनकी CSS की मदद से, या फिर मैं उन एलिमेंट्स पे कुछ और क्लासेस ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैं एक क्लास बना रहा हूँ, यहाँ पर नहीं, मुझे क्लास बनानी पड़ेगी यहाँ पर CSS के अंदर, और मैं उस क्लास का नाम मान लो रख देता हूँ, क्या रखूँ उस क्लास का नाम, कोई भी मैं एक CSS की प्रॉपर्टी पकड़ूंगा, मैं BG प्राइमरी रख रहा हूँ उस क्लास का नाम, और वो कुछ नहीं करती है, बैकग्राउंड कलर बस क्या कर देती है, ब्लू वॉयलेट कर देती है, या फिर ये कर देती है एलिस ब्लू कर देती है, ब्लू वॉयलेट कर लेते हैं यार, ये वाला कलर मुझे अच्छा लग रहा है। सेव किया मैंने। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि भाई देखो क्या करो, ये जो lm0 है इसका जो क्लास है इसके अंदर एक क्लास ऐड कर दो BG प्राइमरी। ये मैं कैसे कहूँगा, मैं कहूँगा डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और उसके बाद मैं कह दूँगा BG प्राइमरी मैंने एक डिफाइन करी है वो ऐड कर दो ज़रा, और वो मैंने यहाँ पर ऐड करी, जैसे ही मुझे ये हटाना पड़ेगा यहाँ पर जो मैंने येलो किया है, और मैंने BG प्राइमरी ऐड किया, तो देखो यहाँ पर ये वायलेट हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब जैसे ये फंक्शन मैंने रन किया तो इसकी जो ये BG प्राइमरी क्लास थी इसमें ऐड हो गई है। अब मैं और क्लासेस भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर मैं टेक्स्ट सक्सेस ऐड करना चाहता हूँ, जो कि क्लास मेरी है नहीं, अभी मैंने बनाई नहीं है, लेकिन मैंने ऐड कर दी इसमें, देखो ऐड हो गई, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मैंने बनाई है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने टेक्स्ट सक्सेस अभी मैं बना लेता हूँ। मैंने अगर यहाँ पर डॉट टेक्स्ट सक्सेस बनाई और मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो इसका जो कलर है उसको कर दो ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर का कर दो, और उसी के साथ साथ क्लिक मी के अंदर एक पैराग्राफ भी लिख देता हूँ मैं, उप्स, और मैं लिख देता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ, ग्राफ विच इज द बेस्ट पैरा ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। सेव किया इसको मैंने, और यहाँ पर देखो ये दिख नहीं रहा है क्योंकि ग्रीन कलर से है, तो मैं मान लो इसका जो कलर है वो वाइट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ज़रा वाइट कर देता हूँ ताकि इसके अंदर ही दिखे। तो टेक्स्ट सक्सेस को मैंने वाइट कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको जैसे ही वाइट किया इसका कलर वाइट हो गया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इस क्लास को ऐड किया। तो क्लास लिस्ट डॉट ऐड आप कर सकते हो, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव भी कर सकते हो। अब देखो मैं आपको रिमूव करके दिखाऊंगा टेक्स्ट सक्सेस यहाँ से। तो मैं कहूँगा कि भाई अगर मैं इसको रिमूव लिख दूँ, REMOVE लिख दूँ, तो टेक्स्ट सक्सेस यहाँ से रिमूव हो गई, इसका कलर देखो वाइट नहीं रहा। रिलोड करूँगा वापस से आ जाएगा, लेकिन ये जो मेरा कोड है ये क्या करेगा, इसमें से जो क्लास लिस्ट है वो रिमूव कर देगा। देखो अभी यहाँ पर टेक्स्ट सक्सेस लिखा हुआ है, एंटर मारूंगा चला जाएगा, देखो चला गया टेक्स्ट सक्सेस यहाँ से फर्स्ट कंटेनर से। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जो क्लास है उसको रिमूव कर सकता हूँ। उसी तरह मैं किसी भी एलिमेंट में से उसके अंदर की जो HTML है उसको
एक्सेस कर सकता हूँ। तो देखो एज अ स्ट्रिंग मेरे पास इसके अंदर की HTML आ गई है, इसके अंदर ये HTML लिखी हुई है, एक तो बटन क्लिक मी, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये सारी वो HTML है जो कि मैं इसके अंदर से ले सकता हूँ। अगर मैं इनर टेक्स्ट रन करूँ तो मुझे इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो मिल जाएगा, सिर्फ टेक्स्ट, HTML नहीं टेक्स्ट, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ console.log, और मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगा आपको lm में lm.innerhtml और lm.innertext दोनों। अब ITE लिखूंगा तो इनर टेक्स्ट मुझे सजेस्ट कर देगा ये, क्योंकि I भी है इसमें और TE भी है। तो इस डायरेक्शन में कोई भी आप सजेशन लिखोगे, जैसे मैं IERXT लिख दूंगा तो ये अपने आप आ जाएगा। दिखाता हूँ आपको, I लिखा, ER लिखा, XT लिखा, देखो ये आ गया, क्योंकि इसमें I है। देखो इसको इसने हाईलाइट भी कर रखा है, अगर ध्यान से आप लोग देखो तो I फिर ER फिर XT, ये देखो एंड में XT जो है वो बोल्ड है, E नहीं है इतना बोल्ड जितना XT है, ठीक है। तो इस तरह से देखो इसने यहाँ पर इसको ढूंढ लिया कि कौन सा एलिमेंट मैं लिखना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मैंने लिखा lm.innerhtml lm.innertext, यहाँ पर lm क्लास 0, यानी कि जो lm क्लास मेरा HTML कलेक्शन है जो कि एरे की तरह ही होती है बट एरे से थोड़ी डिफरेंट होती है, उसको मैंने यहाँ पर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड करके BG प्राइमरी कर दिया, टेक्स्ट सक्सेस कर दिया। यहाँ पर देखो उसमें मैंने ऐड की थी क्लासेस। अभी यहाँ पर देखो अगर मैंने इसकी इनर टेक्स्ट ले लूँ या इनर HTML ले लूँ, यहाँ पर मैं इसको सेव नहीं किया मैंने, इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रिलोड करता हूँ और ये क्लिक मी मुझे दिखा रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है ये? मैं LM में इनर टेक्स्ट देखना चाहता हूँ इसका। ओके, सो अगर LM की बात करें, यानी कि LM क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID LM, ये वाला है, ये बटन है। इसके अंदर भी HTML भी यही लिखी है, टेक्स्ट भी यही लिखा है, इसके अंदर यही कोड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही काम करूँ LM क्लास 0 के अंदर, यानी कि मैं यही चीज़ LM क्लास 0 के अंदर करूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं रेप्लिकेट करता हूँ। Ctrl+D मेरा शॉर्टकट है विजुअल स्टूडियो कोड में। आप भी बना लेना अपना शॉर्टकट, यहाँ पर शॉर्टकट्स बना सकते हो आप लोग, और डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट्स की लिस्ट जो है ऑनलाइन मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर शॉर्टकट्स में जाकर, ये देखो कीबोर्ड शॉर्टकट्स लिखा है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग सेट कर सकते हो अपनी कीबोर्ड शॉर्टकट। अगर आप सबलाइम या फिर एटम, बहुत अच्छे अच्छे एडिटर्स है मार्केट में, वो यूज़ करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप करो उसको यूज़। लेकिन फॉर अ बिगिनर जिसको कुछ नहीं आता, विजुअल स्टूडियो कोड एकदम मस्त झकास एडिटर है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखो सेव किया मैंने, और सेव करने के बाद देखो क्लिक मी, दिस इज़ द पैराग्राफ, ये सब आ गया। ये इसकी जो HTML थी वो आ गई, ये इनर टेक्स्ट आ गया। तो ये दो हमारे पास इनर टेक्स्ट और इनर HTML प्रॉपर्टीज़ हैं दो, जिनकी मदद से मैं किसी भी एक HTML एलिमेंट के अंदर का जो मसाला है वो प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ और डॉक्यूमेंट के एलिमेंट फाइंड करने के मेथड्स की, तो मेरे पास एक है, मैं यहाँ पर लिखूँ LM डॉट या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। एक गेट एलिमेंट बाय टैग नेम भी है मेरे पास। तो एक काम करता हूँ, मैं इन सबको कर देता हूँ कमेंट आउट, जितने भी कंसोल लॉग लिखे हुए हैं, और ये भी कर देता हूँ कमेंट आउट, ताकि हम एक क्लीन कंसोल देख पाएँ। एकदम क्लीन है कंसोल मेरा, रिलोड भी करूँ तो यहाँ पर नो यूज़र मैसेजेस नहीं, यूज़र मैसेज यानी कि यूज़र ने कोई मैसेज नहीं डाले हैं इसमें। तो यहाँ पर देखो मैंने अभी अपना एकदम क्लीन कंसोल से स्टार्ट किया है। मैं आपको और मेथड्स बताता हूँ इसमें। एक मेथड जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ये तो मैंने बता दिया, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, सॉरी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टैग नेम TN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है। TN लिखा मैंने और ये देखो इसने यहाँ पर मुझे सजेस्ट कर दिया है। और मैं सारे के सारे जो बटन्स हैं उनको प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ console.log TN, और यहाँ पर आप लोग देखो ये जो सारे के सारे बटन थे, इसने मुझे सिर्फ एक बटन था तो इसने मुझे दिखा दिया। अगर मैं सारे के सारे डिव्स को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं इसको डिव कर दूंगा, और जितने भी डिव्स हैं वो सारे मेरे पास आ जाएंगे। दो ही डिव हैं तो दो आ गए, एक ये है एक ये है। और मैं इन पे अगर माउस लेकर जाऊँ अपना, तब ये देखो ऊपर हाईलाइट भी हो रहे हैं डॉक्यूमेंट में, ऊपर देखो यहाँ हाईलाइट भी हो रहे हैं जब मैं इसको माउस लेकर जा रहा हूँ अपना। इसका मतलब कि ये सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो मैं टैग नेम से भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो हमने देखा गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। एलिमेंट्स है क्लास नेम में क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। एलिमेंट बाय ID होता है, देखो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। देखो ये जावास्क्रिप्ट का मेथड ही बताता है कि ID सिर्फ एक होती है, एलिमेंट है, और ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स का मतलब होता है मल्टीपल एलिमेंट्स, प्लूरल, ठीक है। अब यहाँ पर किसी में भी आपको एक एलिमेंट के अंदर चाइल्ड ऐड करना है। जैसे कि मान लो मैं ये डिव के अंदर TN0 के अंदर चाइल्ड ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा TN0 डॉट ऐड चाइल्ड।
ठीक है। और मैं यहाँ पर tn0 डॉट अपेंड चाइल्ड और इसके अंदर मैं एक HTML एलिमेंट डाल सकता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिएटेड एलिमेंट। तो अपेंड चाइल्ड क्या करेगा, एक एलिमेंट डाल देगा इस डिव के अंदर। लेकिन ये क्रिएटेड एलिमेंट क्या है, क्रिएटेड एलिमेंट तो बनाना पड़ेगा ना, ये वेरिएबल तो अभी आया ही नहीं है। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट की मदद से एक पैराग्राफ बना सकता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ क्रिएटेड एलिमेंट के अंदर का जो इनर HTML है या इनर टेक्स्ट है उसको कर दो दिस इज़ अ क्रिएटेड पैरा। और ज़रा देखो यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज़ अ क्रिएटेड पैरा यहाँ पर आ गया। क्यों आया, क्योंकि मैंने क्या किया, एक चाइल्ड बनाया, पहले एक एलिमेंट बना दिया, यानी कि एक एलिमेंट ही बना दिया मैंने जावास्क्रिप्ट की मदद से, और उस एलिमेंट को फिट कर दिया हमारे tn0 पे। tn0 क्या है, पहला डिव, यानी कि 0 से गिनती स्टार्ट होती है, इसलिए पहला डिव, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं एक चाइल्ड को किसी के। जैसे कि मैं अगर एक क्रिएट एलिमेंट 2 बना दूँ, यहाँ पर 2 बना दूँ, यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, और ये p ना बनाऊँ इस बार मैं क्या बनाऊँ, इस बार कोई दूसरा एलिमेंट बनाते हैं, इस बार एक b एलिमेंट बना देते हैं बोल्ड। तो मैं कहूँगा दिस इज़ अ क्रिएटेड बोल्ड। अब यहाँ पर मैंने अपेंड किया था चाइल्ड, अब मैं क्या करूँगा, tn0 में डॉट रिप्लेस चाइल्ड करूँगा। और रिप्लेस चाइल्ड क्या करेगा, रिप्लेस चाइल्ड लेता है नया चाइल्ड, यानी ये क्रिएटेड एलिमेंट 2 और क्रिएटेड एलिमेंट, ठीक है। क्रिएटेड एलिमेंट ये 2 चीज़ें लेता है और रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर देखो दिस इज़ अ क्रिएटेड था यहाँ पर, और यहाँ पर इसने रिप्लेस नहीं किया। देखता हूँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो यहाँ पर मैंने क्रिएटेड नहीं लिखा, तो कभी कभी ये चीज़ें ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं, 1 मिनट लग जाता है, कभी कभी 10 सेकंड भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखो इस बार मैंने क्या किया, चाइल्ड को रिप्लेस आपको करके दिखाया, मैंने अपेंड करके दिखाया, रिप्लेस करके आप लोगों को दिखाया। अब मैं कुछ और मेथड्स आप लोगों को देना चाहूँगा और मैं आप लोगों को बताऊँगा वो क्या करते हैं। एक तो अपेंड चाइल्ड की तो बात हमने करी है, एक रिमूव चाइल्ड है जो कि क्या करता है, रिमूव चाइल्ड और एलिमेंट, और कौन सा एलिमेंट आप रिमूव करना चाहते हैं, ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा, रिमूव्स एन एलिमेंट। और इस तरह के हमारे पास ऐड और डिलीट करने के और भी मेथड्स होते हैं एलिमेंट्स को, और मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग जो है एक्सप्लोर करें खुद, और इंटरनेट पर कोई रेफरेंस ढूंढें जहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में और मालूम चलेगा, ठीक है। तो इसकी या तो अपना रेफरेंस बना ले, अपनी रेफरेंस शीट बनाना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर आप एक सोर्स ढूंढें, जैसे कि MDN मैं यूज़ करता हूँ, वो एक सोर्स है जहाँ पर मुझे सारे मेथड्स मिल जाते हैं। और एक बार आपको एक बार पता है कि कोई मेथड एग्जिस्ट करता है, तो आप लोग डेफिनेटली उसको क्विकली गूगल सर्च कर लोगे, यार वो कौन सा मेथड था जो कि रिप्लेस करता है चाइल्ड को। ये मेथड हो सकता है 3 दिन के बाद मुझे भी याद ना रहे, मैं भी भूल जाऊँ। मैं बहुत ही टोटली ट्रांसपेरेंट रह के आपसे बात करना चाहता हूँ, बिल्कुल भी एक सुपर ह्यूमन बन के बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट बन के आपसे बात कर रहा हूँ। कोई भी मेथड है मैं भूल सकता हूँ, लेकिन वो कॉन्सेप्ट, वो याद कि भाई हाँ एक मेथड है जावास्क्रिप्ट में जो कि मुझे रिप्लेस करके देता है एलिमेंट्स को। हाँ, जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं और डाले जा सकते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर। ये सारी की सारी जो समझ है ये शायद आप लोगों को प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। विद दैट सेट मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास, जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, उसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन ये दिखाएगा। फिर मैं अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल लिखूँ तो इस पेज का टाइटल आ जाएगा। फिर अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट URL लिखूँ वो भी काम करता है, देख सकते हो आप लोग। डॉक्यूमेंट डॉट स्क्रिप्ट्स, जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं वो सारे के सारी रिटर्न करता है। देखो मेरे पास 2 स्क्रिप्ट्स हैं, एक तो ये स्क्रिप्ट है जो कि लाइव सर्वर ने इंजेक्ट करी है यहाँ पर, और एक मैंने खुद बनाई है। तो ये दोनों स्क्रिप्ट्स मेरे पास आ गई हैं। फिर डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स, सारे के सारे लिंक्स दे देता है, मेरे पास कोई लिंक नहीं है इसमें। फिर कई चीज़ें यहाँ पर होती हैं जो कि आप लोगों को मिल जाती हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स से सारे फॉर्म्स आ जाते हैं, काफ़ी यूज़फुल रहता है अगर आप लोग फॉर्म्स को जो है ढूंढना चाहते हैं किसी एक पेज पे। किसी एक पेज से आपको इमेजेस एक्सट्रैक्ट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस, सारी इमेजेस आ जाएंगी। डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन से क्या होता है, सिर्फ डोमेन आता है, बिना पोर्ट के, बिना जो स्लैश वगैरह हैं उनके। तो इस तरह से आप लोग जो है कई चीज़ें जो है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं डॉक्यूमेंट की, आप लोग उसको जो है
इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सो ये था हमारे पास डॉक्यूमेंट। अब एलिमेंट्स में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से हम लोग ढूंढ सकते हैं एलिमेंट्स को, हम लोग टैग नेम से ढूंढ सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, जो कि मैंने नहीं बताया, सेलेक्टिंग यूजिंग क्वेरी। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँ SEL लिख देता हूँ सेलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और उसके बाद मैं लिख दूँ डॉट कंटेनर, तो ये पहला कंटेनर क्लास वाला एलिमेंट मुझे दे देगा। तो मैं यहाँ पर आपको कंसोल, कन्फर्म नहीं यार, कंसोल डॉट लॉग करके सेल लिखूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखो इसने क्या किया, पहला जो कंटेनर क्लास का एलिमेंट था वो इसने मुझे दे दिया। अगर मैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल कर देता, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, तो ये सारे कंटेनर्स मुझे दे देगा। देखो इसने नोड लिस्ट दी मुझे 2 कंटेनर्स की। तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल एक नोड लिस्ट रिटर्न करेगा, और क्वेरी सेलेक्टर क्या रिटर्न करेगा, सिर्फ एक एलिमेंट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से जो है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली CSS सेलेक्टर्स का इस्तेमाल करता है। अगर आपको CSS अच्छे से आती है तो ये आपका एक बहुत अच्छा साथी बन सकता है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स को बिल्कुल उसी तरह सेलेक्ट किया जाता है जिस तरह से CSS में सेलेक्ट किया जाता है एलिमेंट्स को स्टाइलिंग करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि ये डॉक्यूमेंट में किस तरह से क्या चीज़ आपको कैसे एक्सेस करनी है ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट गाइस, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स की। अब ये इवेंट क्या होता है? इवेंट का मतलब जैसे कि आपके घर में कभी किसी का बर्थडे है, भाई वगैरह का, बहन वगैरह का, मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, काफ़ी इवेंट्स होते हैं, उसको इवेंट बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट में भी जो चीज़ें हो रही होती हैं उसको हम लोग इवेंट्स बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखाऊँ इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, तो ये इवेंट्स हैं क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये हम लोग बात करते हैं अब। ठीक है, देखो इवेंट्स वो चीज़ें हैं जो कि हो रही होती हैं, जैसे कि आपके यूज़र ने क्लिक किया, आपके यूज़र माउस को कोई लेकर गया कहीं पर, जैसे कि मैं यहाँ माउस को लेकर गया, अंदर ये एक इवेंट है, मैंने क्लिक मी पे क्लिक किया, ये एक इवेंट है, दिस इज़ अ पैराग्राफ पे मैं लेकर गया अपना तीर, ये एक इवेंट है। तो इस तरह के इवेंट्स को हम लिसन करवा सकते हैं। हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई जैसे ही क्लिक मी अगर क्लिक किया जाए क्लिक मी पर तब कुछ हो। तो इस तरह का इवेंट अगर मैं अटैच करना चाहता हूँ क्लिक मी से, एक तो मैं डायरेक्टली HTML से कर सकता हूँ, और उसकी क्या प्रोसेस होगी, उसकी प्रोसेस ये होगी कि यहाँ पर जहाँ पर क्लिक में लिखा हुआ है मैं वहाँ पर बोलूँगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा कंसोल, या फिर मैं एक काम करूँगा यहाँ पर लिख दूँगा क्लिक्ड। ठीक है, मैं कहूँगा देखो भाई जैसे ही कोई क्लिक करे क्लिक्ड फंक्शन को कॉल कर देना। क्या करना, क्लिक्ड फंक्शन को कॉल कर देना। अब मैं यहाँ पर लिख दूँगा फंक्शन क्लिक्ड, और उसके बाद मैं लिख दूँगा दी बटन वॉज क्लिक्ड। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने कहा बटन वॉज क्लिक्ड कंसोल में। अब देखो यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँगा और कंसोल दिखाऊँ आप लोगों को, देखो बटन वॉज क्लिक्ड, जैसे जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा वैसे वैसे यहाँ पर द बटन वॉज क्लिक्ड लिख कर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका बटन जो है वो क्लिक किया गया है, और मैंने यहाँ पर एक इवेंट जो है अपना क्लिक वाला इवेंट है वो मैंने लिसन करवा दिया। तो ऑन क्लिक इवेंट क्या करता है आपका, कि अगर आप इस एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो क्या हो। ठीक है, अब ऑन क्लिक के साथ साथ और भी इवेंट्स होते हैं हमारे, जैसे कि ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन लोड, इस तरह के इवेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट पे इवेंट होता है डॉक्यूमेंट डॉट ऑन लोड। तो ऑन लोड इवेंट जो होता है वो क्या बताता है कि भाई जब पेज लोड हो गया हो। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट ऑन लोड, और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से इज इक्वल टू फंक्शन, और आप लिख सकते हैं यहाँ पर, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दी डॉक्यूमेंट वॉज लोडेड। मैं सेव करूँ तो यहाँ पर आप लोग देखो, इसको मैं रिलोड करूँगा तो ये काम नहीं किया। इनफैक्ट मुझे इसको विंडो ऑब्जेक्ट पे अटैच करना है, तो मैं विंडो डॉट ऑन लोड लिखूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन लोड नहीं लिखूँगा। और यहाँ पर देखो दी डॉक्यूमेंट वॉज लोडेड लिख कर आ गया। अब एक बार मेरा डॉक्यूमेंट लोड हो जाता है तो मैं कुछ चीज़ें करना चाहूँगा, मैं कहूँगा कि यार अगर डॉक्यूमेंट लोड होता है तो ये कर दो या फिर वो कर दो। तो इस तरह की चीज़ें अगर मैं करवाना चाहता हूँ तो मैं ये अपना जो फंक्शन है मेरा विंडो डॉट ऑन लोड उसको इस्तेमाल करूँगा। अब अगर मान लो मैं एक इवेंट लिस्टर अटैच करना चाहता हूँ इस पैराग्राफ से या फिर इस डिव से, जो पहला वाला मेरा फर्स्ट कंटेनर करके मैंने बनाया है, तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। और मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग
फर्स्ट कंटेनर डॉट डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं इसके नाम से अगर इसकी आईडी है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ऐड इवेंट लिस्टनर। अब ये एक फंक्शन होता है, इसमें पहला मैं लिखूँगा इवेंट, उसके बाद मैं लिखूँगा फंक्शन, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कि भाई कंसोल डॉट लॉग कर दो क्लिक हुआ। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा इवेंट लिस्टनर अटैच किया। कंसोल में आ जाओ, क्लिक किया मैंने, देखो क्लिक हुआ लिख कर आ रहा है, क्लिक हुआ लिख कर आ रहा है बार बार, देखो क्लिक हुआ क्लिक हुआ क्लिक हुआ क्लिक हुआ, देखो बढ़ते जा रहे हैं नंबर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस पर इवेंट लिस्टनर अटैच कर दिया। मैंने कहा कि भाई इस पर कोई भी अगर क्लिक करता है कंटेनर पे तो क्लिक हुआ प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब इस कंटेनर पे कोई भी क्लिक करेगा तो देखो क्लिक हुआ लिख कर आ रहा है यहाँ पर, क्लिक हुआ क्लिक हुआ क्लिक हुआ क्लिक हुआ। जब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं बटन पे भी क्लिक कर रहा हूँ और कंटेनर पे भी क्लिक कर रहा हूँ, इसलिए देखो दोनों मेरे प्रिंट हो रहे हैं। बटन वॉज क्लिक्ड और क्लिक हुआ, इसको मैं थोड़ा फॉर्मली लिख देता हूँ, क्लिक ऑन कंटेनर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कंटेनर पे एक इवेंट लिसन किया कि भाई इस पर अगर कोई भी क्लिक करे तो क्लिक ऑन कंटेनर प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब मैं इस पर और इवेंट्स भी अटैच कर सकता हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक हमारे पास इवेंट होता है जो कि अगर आप अपना माउस लेकर आते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ऑन माउस ओवर, ठीक है, अब ये ऑन माउस ओवर क्या है, ऑन माउस ओवर मतलब कि आप अपने माउस को लेके गए इसके अंदर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो क्लिक ऑन कंटेनर लिख कर आ रहा है, लेकिन अगर मैं अपने माउस को घुसाऊंगा इसके अंदर तो ऑन माउस ओवर इवेंट जो है और वो फायर हो जाएगा। तो इवेंट का नाम है माउस ओवर, मुझे यहाँ पर ऑन हटाना पड़ेगा, इवेंट का नाम माउस ओवर है। और यहाँ पर मैं लेके गया माउस तो देखो यहाँ पर क्लिक ऑन कंटेनर आ रहा है। इनफैक्ट क्लिक ऑन नहीं, मैं इसको माउस ऑन कंटेनर बोलूँगा। देखो मैं माउस लेकर गया माउस ऑन कंटेनर, जैसे ही मैं माउस अंदर लेके जा रहा हूँ कंटेनर के, माउस ऑन कंटेनर, ऑन माउस ओवर, कंटेनर से बाहर आया कंटेनर के अंदर आया, देखो कंटेनर के बाहर आया, माउस ऑन कंटेनर, देखो यहाँ पर ये फायर हो रहा है इवेंट। जैसे जैसे मैं लेके जा रहा हूँ अंदर, माउस ओवर जो है इवेंट फायर हो रहा है। माउस ओवर का मतलब क्या है, माउस ओवर का मतलब है कि इसके अंदर माउस आया, दैट्स अबाउट इट। ठीक है, फिर माउस आउट एक इवेंट होता है कि भाई माउस बाहर आप ले गए अपना। ठीक है, माउस ओवर के साथ साथ यहाँ पर माउस आउट होता है एक इवेंट। अब माउस आउट इवेंट क्या है कि भाई माउस को बाहर आप लोग लेकर गए, कहाँ से बाहर लेके गए, जिस इवेंट पे आपने इवेंट लिस्टनर अटैच किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने माउस ऑन कंटेनर लिखा था, यहाँ पर मैं लिख दूंगा माउस आउट ऑफ कंटेनर। तो यहाँ पर माउस अंदर गया कंटेनर के, मैं अंदर जब लेकर गया तो माउस ऑन कंटेनर, बाहर लेकर आया माउस आउट ऑफ कंटेनर, अंदर बाहर, ऑन कंटेनर आउट ऑफ कंटेनर, अंदर बाहर। ठीक है, तो आप लोग जो है ये चीज़ तो बहुत अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे, मैं इस बात की पूरी गारंटी के साथ समझता हूँ। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, और इवेंट्स को देखेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को माउस एंटर दिखाया, माउस ओवर दिखाया, माउस आउट दिखाया, उसी के साथ साथ हमारे पास और भी इवेंट्स होते हैं, जैसे कि माउस क्लिक इवेंट होता है, जैसे कि अगर आप लोग क्लिक करें, हमने देखा कि क्लिक किया। अब यहाँ पर माउस अप इवेंट होता है, इसका मतलब होता है कि आपने माउस में जब क्लिक किया था वो क्लिक आपने छोड़ दिया है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, माउस अप, क्लिक ऑन कंटेनर, तो मैं इसको कर दूंगा माउस अप। ठीक है, और यहाँ पर देखो मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखो माउस अप व्हेन क्लिक ऑन कंटेनर, यहाँ पर मैंने क्लिक किया माउस अप व्हेन क्लिक ऑन कंटेनर। अब एक माउस डाउन भी होता है, जिस तरह माउस अप होता है, इसका मतलब आपने बटन दबाया है और होल्ड कर लिया तो माउस डाउन हो जाएगा। तो मैं ये अप की जगह डाउन कर दूंगा। अब मैं बाकी सारे इवेंट्स अगर हटा दूं फर्स्ट कंटेनर से, सारे इवेंट्स हटा रहा हूं मैं, सिर्फ ये दो इवेंट्स रखूंगा कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, एक तो माउस अप, एक माउस डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माउस अप मैंने किया, माउस डाउन व्हेन क्लिक ऑन कंटेनर, माउस अप व्हेन क्लिक ऑन कंटेनर, देखो दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा। आई होप कि ये चीज़ समझ में क्लियर आ गई होगी आप लोगों को। अब यहाँ पर जिस तरह से हमारे पास ये माउस के इवेंट्स हैं, उसी तरह हमारे पास बहुत सारे और भी इवेंट्स होते हैं, जैसे कि ड्रैगिंग के लिए इवेंट होता है हमारे पास, उसको आप लोग देखना जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स में और देखना किस तरह से आप लोग हैंडल करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर जैसे क्लिक मी में मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ एक कंसोल लॉक करवाया था, मैं क्लिक मी पे जैसे ही क्लिक हो रहा है उसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये दोनों इवेंट्स अभी हटा देता हूँ और क्लिक इवेंट रखता हूँ सिर्फ। मैं इस इवेंट को लिसन करके कुछ टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैं कंटेनर 2 है जो मेरा, मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल,
उसके बाद मैं लिखूँगा कि भाई देखो जो डॉट कंटेनर है उसका मुझे दूसरा एलिमेंट दे दो, 0 से गिनती चालू होती है, और उसकी इनर HTML को कर दो कुछ इस तरह से बोल्ड, वी हैव क्लिक्ड। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, रिलोड किया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक डाउन कंटेनर, देखो नीचे वी हैव क्लिक्ड लिख कर आ गया है। मैंने जैसे ही कंटेनर पे क्लिक किया देखो वी हैव क्लिक्ड लिख कर आ गया है। तो इस तरह से मैं जो है चेंज कर सकता हूँ अपनी जो HTML है उसको। अब मैं अगर यही चीज़ जो है, जो कि मैंने अभी यहाँ पर लिखा कि भाई जैसे ही कोई क्लिक करे वैसे ये कर दो, अगर मैं ये इवेंट हटा दूँ और ये दोनों इवेंट वापस ले आऊँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर करूँ क्या, जैसे ही माउस अप होता है, सॉरी जैसे ही माउस डाउन होता है वैसे ही मैं ये जो इनर HTML इसकी ये कर दूँ, और मैं एक वेरिएबल बनाऊँ लेट प्रीवियस HTML इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा इसकी जो पुरानी HTML थी वो ये प्रीवियस HTML हो जाएगी। ठीक है, इसको मैंने स्टोर करके रख लिया एक स्ट्रिंग में। अब जैसे ही माउस अप होता है, जैसे ही कोई माउस छोड़ता है, मैं कहूँगा कि इसकी जो इनर HTML है वो इसकी प्रीवियस HTML हो जाए। अब इससे क्या होगा, देखो मैंने दबाया, देखो वी हैव क्लिक्ड, छोड़ा, दिस इज द पैराग्राफ, दबाया वी हैव क्लिक्ड, छोड़ा, दिस इज द पैराग्राफ, क्लिक दबाया, क्लिक छोड़ा, क्लिक दबाया, क्लिक छोड़ा, दबाया छोड़ा, दबा छोड़, दब छोड़, दब छोड़, दब छोड़, देखो यहाँ पर दिस इज अ पैराग्राफ लिख कर आ गया जब मैंने छोड़ा। तो बेसिकली ये काम किस तरह करता है, जो इसकी एग्जिस्टिंग प्रीवियस HTML थी उसको मैंने स्टोर करके रख लिया पहले से ही एक प्री HTML में। फिर जैसे ही आप माउस डाउन करेंगे, जैसे ही क्लिक दबाएंगे, वैसे ही आपकी इनर HTML चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी। और जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आपका ये जो आपने वेरिएबल स्टोर करके रखा हुआ था उसके बराबर आप वापस से सेट कर दे रहे हो, इसलिए ये वापस से रीस्टोर हो जा रही है। दबा रहे हो तो ऐसे हो रहा है, छोड़ रहे हो तो ऐसे हो रहा है, दबा रहे हो तो ऐसे हो रहा है, छोड़ रहे हो तो ऐसे हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग जो है इवेंट्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिसन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था अबाउट इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। अब हम लोग जाएंगे अपने दूसरे टॉपिक पर जो है सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल, सेट इंटरवल, सेट इंटरवल, सेट इंटरवल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सेट इंटरवल कुछ इस तरह से लिखूँगा और अब आप लोगों को बताऊँगा कि ये फंक्शंस क्या करते हैं। ठीक है, तो ये जो इवेंट्स मैंने लगाए इनको मैं ज़रा सा कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमारा जो कंसोल है वो क्लीन हो जाए। कंसोल अभी भी क्लीन मुझे नहीं दिख रहा है, मैं सारे के सारे जो console.login को हटाता हूँ, इन फंक्शंस को हटाता हूँ, कोड आपके रेफरेंस के लिए रख रहा हूँ ताकि आपको ज़रूरत पड़े तो आप लोग जो है यूज़ कर लें। हालांकि आप लोग जो है क्या यूज़ करोगे कोड, मैंने इसको टुकड़ों में लिखा है आप लोग को समझाने के लिए, बट अगेन कोई चीज़ अगर स्पेलिंग मिस्टेक अगर वगैरह वो सब आपको रेफरेंस करना पड़ गया कोड वापस से तो आप कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने जो है मोर देन 250 यानी अराउंड 300 लाइन के करीब लिख दिया है अभी तक कोड, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। अब यहाँ पर देखो सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करता है। सेट टाइम आउट फंक्शन बताने से पहले मैं आपको एरो फंक्शन बताना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर एरो फंक्शंस पहले आप लोगों को बता देता हूँ। एरो फंक्शंस को आप लोग कुछ ऐसा समझ लो, जो चीज़ हम ऐसे लिखते थे फंक्शन सम, ठीक है, हम ऐसे लिखते थे रिटर्न 5, मान लो रिटर्न कर रहा है 5, उसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सम इज इक्वल टू रिटर्न ए, मान लो ए मैं देता हूँ और वो वही चीज़ रिटर्न कर देता है रिटर्न, या फिर इसको अच्छे से लिख ही लेते हैं यार, क्या जाता है ए कॉमा बी, और रिटर्न क्या कर रहा है, ये ए प्लस बी को रिटर्न कर रहा है। तो ए प्लस बी को क्या कर रहा है, रिटर्न कर दे रहा है। सेव किया इसको मैंने, और सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ और इसका नाम मैं सम डबल एम लिख देता हूँ, शायद सम मैंने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन किया है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं यहाँ पर लिखूँगा सम 34 और 5 39 आ गया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखूँ तो वापस से मैं वही चीज़ करूँ तो मुझे वही रिजल्ट मिल रहा है। देखो, तो मैं फंक्शन को कुछ इस तरह भी बना सकता हूँ कि भाई सम एक वेरिएबल के तौर पे इज इक्वल टू इस एरो फंक्शन के बराबर। इस सिंटेक्स को एरो फंक्शन बोलते हैं और ये काम आता है जब हमको बीच में कहीं फंक्शन इंसर्ट करना पड़ता है उसके। ठीक है, तो वहाँ पर हम बीच में एक फंक्शन लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। हमें ये फंक्शन इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसे के ऐसे फंक्शन को कहीं फिट कर सकते हैं। अब सेट टाइम आउट की बात करते हैं। सेट टाइम आउट क्या है? सेट टाइम आउट का जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो एक फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन क्या हो सकता है, लॉग करो। ठीक है, मान लो लॉग करो एक फंक्शन मैंने बनाया, और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि कितने मिनट के बाद, कितने मिली सेकेंड्स के बाद आप रन करना चाहते हो। मान लो मैं 2000 मिली सेकेंड के बाद रन करना चाहता हूँ लॉग करो को,
और लॉक करो क्या है, मैं बना देता हूँ लॉक करो को एक फंक्शन। तो मैं एरो फंक्शन का सिंटेक्स यूज़ करूँगा, मैं कहूँगा लॉक करो इज इक्वल टू console.log आई एम योर लॉग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 सेकंड के बाद आई एम योर लॉग मिलेगा। मैं रिलोड करूँगा इस पेज को, 2 सेकंड गिनो और आई एम योर लॉग आपको मिलेगा। तो क्या होता है, एक तरह से शेड्यूल कर देता है चीज़ों को। आपने जो भी लॉक करो फंक्शन के अंदर लिखा है वो चीज़ हो जाएगी कब, 2 सेकंड के बाद, यानी कि 2000 मिली सेकेंड्स के बाद। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर इवेंट लिस्टर के अंदर डाला था, मैंने ये क्वेरी सेलेक्टर इज इक्वल टू ये कर दिया था। मैं ये काम भी कर सकता हूँ यहाँ पर, देखो मैंने क्या किया, इसको सेव कर दिया। अब 2 सेकंड के बाद वी हैव क्लिक लिख कर आ जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर वी हैव क्लिक। अब मैं इसको वी हैव क्लिक नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा सेट इंटरवल फायर्ड। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, सेट इंटरवल फायर्ड। ये देखो यहाँ पर सेट इंटरवल फायर्ड, 2 सेकंड के बाद कोई काम आपको कराना है तो सेट इंटरवल आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर सेट इंटरवल तो सेट टाइम आउट, सॉरी नॉट इंटरवल, आई एम सॉरी, सेट टाइम आउट यूज़ कर सकते हो शेड्यूल करने के लिए। सेट इंटरवल रिपीटेडली अगर आप कोई चीज़ करवाना चाहते हो, अब आप इस चीज़ को करवाना चाहते हो रिपीटेडली, ठीक है, लॉक करो को अगर आप रिपीटेडली करवाना चाहते हो तो आप सेट इंटरवल का यूज़ कर लो। ठीक है, सेट इंटरवल क्या करता है, देखो ये आई एम योर लॉग, आई एम योर लॉग, आई एम योर लॉग 2 सेकंड के बाद होता रहेगा, हर 2 सेकंड में ये होता रहेगा आई एम योर लॉग, आई एम योर लॉग। और ये तो ऑलरेडी सेट हो गई है, तो ये हर 2 सेकंड के बाद सेट इंटरवल फायर्ड, सेट इंटरवल फायर्ड, सेट इंटरवल फायर्ड, ये होता रहेगा। मान लो मैं इसको यहाँ पर चेंज कर दूँ, हर 2 सेकंड के बाद मेरा रन हो रहा है। मान लो मैं इसको कुछ जिब्रिश लिख दूँ, यहाँ पर देखो एंटर मारूंगा तो यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन वापस से मेरा क्योंकि ये चल रहा है सेट इंटरवल फायर्ड, सेट इंटरवल फायर्ड, आई एम योर लॉग, आई एम योर लॉग, तो ये क्या कर दे रहा है, इसको ठीक कर दे रहा है। तो हर 2 सेकंड में एक फंक्शन रन हो रहा है और वो हर 2 सेकंड में रन होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। और वो क्या है, वो मेरा सेट इंटरवल है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ a इज इक्वल टू सेट इंटरवल, तो यहाँ पर क्या होगा, या फिर CLR इज इक्वल टू सेट इंटरवल अगर मैं लिख दूँ तो CLR क्या रिटर्न करेगा, एक ID रिटर्न करेगा, जो कि मैं दे सकता हूँ क्लियर इंटरवल के अंदर, और फिर उसके बाद ये शांत हो जाएगा। यानी कि एक ऐसी आईडी जो कि मैं क्लियर इंटरवल को पास कर सकता हूँ इसको रोकने के लिए। अब ये तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जब मैंने इसको चालू किया था, बात ध्यान से सुनना, जब सेट इंटरवल को मैंने चालू किया था तब इसने एक आईडी रिटर्न करी थी। इसने कहा था कि मैं सेट इंटरवल हमेशा हमेशा के लिए रन हो रहा हूँ, जो कि 2 सेकंड में रन होता रहूँगा, लेकिन बात सुनना ध्यान से, लेकिन कभी भी मुझे रोकने की ज़रूरत पड़ जाए तो CLR जो है वो यूज़ कर लेना, यानी कि जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ वो यूज़ कर लेना और क्लियर इंटरवल को दे देना। क्लियर इंटरवल मुझे रोक देगा, क्लियर इंटरवल मुझे रोक देगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं लॉक करो को क्या कर रहा हूँ, लॉक करो को मैं मान लो 5 सेकंड के बाद देखना चाहता हूँ यहाँ पर, तो देखो 5 सेकंड के बाद लॉक करो मेरा आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखना, देखो सेट इंटरवल फाइट चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर CLR इज इक्वल टू ये, और मैं यहाँ पर क्लियर टाइम आउट को दे दूँ CLR, तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा। दिखाता हूँ आपको वापस से करके, देखो रिलोड किया मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मैं नहीं चलाना चाहता हूँ इसको 4 सेकंड के बाद, तो मैं क्लियर टाइम आउट को CLR दे दूंगा। और ये जो शेड्यूल कर रखा था मैंने 5 सेकंड के बाद होने के लिए, ये नहीं होगा अब, ये अब नहीं होगा, आपने कैंसिल कर दिया। तो सेट टाइम आउट को कैंसिल करने के लिए क्लियर टाइम आउट को यूज़ करते हैं, यूज़ क्लियर इंटरवल, क्लियर टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट टू कैंसिल सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट। ठीक है, इन दोनों को आप कैंसिल करने के लिए क्लियर टाइम आउट यूज़ कर सकते हो, क्लियर इंटरवल या क्लियर टाइम आउट यूज़ कर सकते हो। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और लिख देता हूँ कि क्लियर इंटरवल के अंदर आप क्या दोगे, वो चीज़ दोगे जो कि ये रिटर्न कर रहे हैं, सेट टाइम आउट और क्लियर सेट इंटरवल। बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होती है ये चीज़, कभी कोई इवेंट रिपीटेडली कराना है अगर तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि नई नई फीड आती जा रही है फेसबुक पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे और वो लाइक होती जाए, तो राइट क्लिक करके आप कंसोल करके यहाँ पर सेट इंटरवल के अंदर डाल दो, वो लाइक करता रहेगा। जैसे एक्सेप्ट करनी है सारी रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट क्लियर इंटरवल के अंदर डाल दो, और वो जो एलिमेंट है कुछ ऐसा डाल दो कि भाई document.query selector, और जो उसका बटन है या गेट एलिमेंट बाय टैग नेम बटन, पहला बटन क्लिक। ठीक है, मतलब जो भी उसका क्वेरी सेलेक्टर है, अगर वही सिर्फ एक बटन है तभी काम करेगा।
ऑलराइट गाइस, सो अब हम लोग यहाँ पर और दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे और वो है हमारा लोकल स्टोरेज। अब लोकल स्टोरेज क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लोकल स्टोरेज से होता क्या है जावास्क्रिप्ट में, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट लोकल स्टोरेज। ठीक है, अब लोकल स्टोरेज आप लोगों को डेटा यूज़र के कंप्यूटर में सेव करने में मदद करती है एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, अभी इस बात का क्या मतलब हुआ, मैं यहाँ पर लिखूंगा, आप लोगों को यहीं पर करके दिखाता हूँ इस चीज़ को। मैं अपना लाइव सर्वर चला देता हूँ, मैंने लाइव सर्वर अपना बंद कर दिया था और यहाँ पर राइट क्लिक इंस्पेक्ट और यहाँ कंसोल में आकर मैं लिख दूंगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करके मैं कहूँगा नेम और उसके बाद मैं कहूँगा हैरी। ठीक है, मैंने लोकल स्टोरेज में अपने आइटम को सेट कर लिया। अगर मैं लोकल स्टोरेज यहाँ पर लिखूँ तो ये देखो बता रहा है। अब मैं, क्योंकि ये जो डोमेन है मेरा लोकल होस्ट वाला, इसमें कई चीज़ें मैं बनाता रहता हूँ, तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो देखो स्टोर्ड हैं। ये देखो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी चीज़ें स्टोर करी हैं मेरे पुराने ट्यूटोरियल से। लेकिन अगर आप लोग इसको क्लियर करना चाहते हैं लोकल स्टोरेज को, तो आप क्लियर कर सकते हैं। हर डोमेन की अपनी अपनी लोकल स्टोरेज होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं google.com पर आपको लेकर जाऊँ और आप लोगों को इनका लोकल स्टोरेज दिखाऊँ, तो आप लोग देखो यहाँ पर इन्होंने अपनी कोई लोकल स्टोरेज बना रखी है, आपका जो डेटा है उसको स्टोर कर रखा है यहाँ पर देखो। और अगर मैं आप लोगों को अपने इसकी जो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल मैंने बनाया है 127.0.0.1 5500 पोर्ट पर, उसकी अपनी लोकल स्टोरेज है। तो अगर मैं सेट आइटम करूँ नेम हैरी और उसके बाद लोकल स्टोरेज को प्रिंट करूँ, तो देखो इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू पेयर है, नेम हैरी। अब मैंने सेट आइटम करके अपने आइटम को सेट किया है एज ए स्ट्रिंग। मैं इस आइटम को गेट भी कर सकता हूँ और लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम जिस तरह से है उसी तरह हमारा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम भी होता है। तो आप लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम नेम करो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और मैं यहाँ पर लिख दूंगा नेम और लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम नेम देखो हैरी प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पर मैं कितनी भी की वैल्यू पेयर्स जो है डाल सकता हूँ लोकल स्टोरेज के अंदर। लेकिन आप लोग एक बात इंश्योर करें कि बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर ना कर दें लोकल स्टोरेज के अंदर, सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें स्टोर करें जैसे कि नाम या फेवरेट कैटेगरी जो किसी यूज़र की है, वो सारी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं। और सेंसिटिव डेटा काइंडली स्टोर ना करें यूज़र का लोकल स्टोरेज में। ठीक है, क्योंकि लोकल स्टोरेज जो है वो यहाँ पर दिख जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर दिखती है। किसी भी वेबसाइट की लोकल स्टोरेज देखनी है आप लोगों को, तो आप लोग एप्लीकेशन में जाएं या लोकल स्टोरेज में जाएं। देखो यहाँ पर लोकल स्टोरेज में नेम हैरी दिख गया है। ठीक है, मैंने एक्चुअली इसको कर रखा है जूम बहुत ज़्यादा, तो देखो यहाँ पर नेम हैरी दिख गया है। लेकिन मैं थोड़ा जूम ही रखूँगा ताकि यहाँ मैं जो लिख रहा हूँ कम से कम आपको दिखाई दे। ठीक है, तो ये था हमारा लोकल स्टोरेज, एक बहुत ही क्विक ट्यूटोरियल लोकल स्टोरेज पर। इसकी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी आगे। और अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जेसन के बारे में बताना चाहता हूँ। जेसन क्या होता है? अगर मैं कहूँ जेसन क्या है, व्हाट इज जेसन, एक सिंपल सा सवाल पूछो इंटरनेट से, तो जेसन है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये एक ओपन स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट है जो कि डेटा को एक्सचेंज करने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डेटा को एक्सचेंज करने में इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या होता है कि आप जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डेटा को अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और फिर वापस मंगा के इसको एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हो। आपको यार क्या कह रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा है, तो समझाता हूँ भाई, रुको। जैसे कि मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इनफैक्ट मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा, और ये जो मैंने लोकल स्टोरेज आपको बताया है इसका गेट आइटम सेट आइटम, ये कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं करूँगा ना तो आप लोगों को फिर पता नहीं चलेगा। मैं इसको ज़रा ऐसे कर लेता हूँ Ctrl+X और यहाँ पर इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जेसन। ठीक है, अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया मान लो, ठीक है, और मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है OBJ। मैं यहाँ पर अगर लिखूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई और OBJ, तो क्या होगा कि मेरी जो ये ऑब्जेक्ट है ये जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जब मैं करूँगा ना तब आप लोगों को शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो मैं JSO कर देता हूँ इसको। अगर मैं आप लोगों को अभी कंसोल दिखाऊं तो देखो ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और किसी भी वेरिएबल का टाइप अगर आप लोगों को जानना है तो टाइप ऑफ आप यूज़ कर सकते हो। देखो ये बता रहा है मुझे एक स्ट्रिंग है, अगर मैं टाइप ऑफ यूज़ करूँ OBJ पे तो देखो टाइप ऑफ OBJ प्रिंट करेगा ऑब्जेक्ट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पर JSO के साथ साथ इसका टाइप ऑफ भी प्रिंट करूँ तो ये देखो यहाँ पर स्ट्रिंग आ गया कि भाई ये एक स्ट्रिंग है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने स्ट्रिंगीफाई इस पे चला दिया है। एक बार ये स्ट्रिंग आपको मिल जाती है तो आप जेसन को वापस से ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हो ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखो एक बार कोई चीज़ स्ट्रिंग बन गई तो उसको आप आराम से ट्रांसपोर्ट कर पाते हो। ठीक है,
देखो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जो कि एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट था, स्ट्रिंग ये नहीं थी, लेकिन मैंने क्या किया, इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट हो सकता था, जैसे कि कुछ इस तरह से, इसका एक इस तरह से होता और दिस होता मेरा दैट, ये एक और ऑब्जेक्ट हो सकता था, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको कोलन लगा देता हूँ, तो मेरा जो ए है वो एक ऑब्जेक्ट है जिसमें दिस की है, दैट जो है वो वैल्यू है, और देखो यहाँ पर इसने जो है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर मान लो कि यहाँ पर कुछ इस तरह से होता, मैंने सिंगल कोट्स यूज़ किए और इसके बीच में एक डबल कोट घुसा दिया, तो ये एक वैलिड मेरा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर देखो, जो क्योंकि जेसन सिर्फ डबल कोट्स सपोर्ट करता है, जेसन सिंगल कोट्स अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो जेसन स्टैंडर्ड्स रिक्वायर डबल कोट, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। और सिंगल कोट ये एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसने क्या किया, लेकिन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट सिंगल कोट जो है वो एक्सेप्ट करता है। देखो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का जेसन से कोई मतलब नहीं है, ये अपना जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट है। अब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो जेसन स्ट्रिंग में, तो इसको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये एक वैलिड जेसन है। वैलिड जेसन मतलब इसमें सिर्फ डबल कोट होगा, सिंगल कोट इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर बीच में मैंने कोई डबल कोट घुसा दिया तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसको एस्केप बोलते हैं, इसको एस्केप करना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना लगे कि इस डबल कोट यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ बंद हो जाए। अगर मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से बैकस्लैश ये कर दूँ और उसके बाद एक स्पेस दे दूं, तो आप लोग देखो यहाँ पर इसने इस तरह से इसको कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे बैकस्लैश डबल कोट करूँ तो ये देखो यहाँ पर इसने क्या किया, बैकस्लैश डबल कोट मेरा ऐसे कैसे ही जो है लगा दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं इस बैकस्लैश को कुछ डबल बैकस्लैश कर दूँ कुछ इस तरह से, तो आप लोग देखो इसने मुझे ट्रिपल बैकस्लैश यहाँ पर दे दिया है। क्यों? क्योंकि इसने बैकस्लैश को भी बैकस्लैश किया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, लेकिन अभी आप लोग बस इतना समझो, किसी भी जेसन स्ट्रिंग को, अगर आप लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग या जेसन स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और एक और फंक्शन जो मैं आपको बताने वाला हूँ जेसन डॉट पार्स, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ पार्स्ड इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, और जेसन डॉट पार्स को क्या देते हैं आप इनपुट में, जेसन डॉट पार्स को इनपुट में आप लोग देते हैं एक स्ट्रिंग जो कि एक वैलिड जेसन स्ट्रिंग है। तो मैं ये स्ट्रिंग कॉपी करूंगा और ये स्ट्रिंग जो है पकड़ा दूंगा जेसन डॉट पार्स को। और आप स्ट्रिंग को बैकटिक्स के अंदर भी लिख सकते हैं, मैंने अगर आप लोगों को नहीं बताया पहले, तो ये बैकटिक्स हैं और ये आपके एस्केप के नीचे और टैब के ऊपर होते हैं मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड्स में। सेव करें आप इसको, और उसके बाद आप लोग पास्ट को अगर कंसोल लॉग करेंगे, तो मैं कंसोल कन्फर्म नहीं, कंसोल डॉट लॉग पास्ट अगर लिखूंगा, तो आप लोग देखो यहाँ पर सेमीकोलन भी लगाता हूँ यहाँ पर, ये देखो मैंने लिखा पास्ट इज इक्वल टू जेसन डॉट पास, और ये सब मैंने प्रिंट किया था पहले। और देखो यहाँ पर इसको मैं रिलोड करूँ तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम आई है क्या, ये एरर आ गया, कह रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन टी। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि जब हमको जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग दिखाती है तो एक सिंगल बैकस्लैश दिखाती है, लेकिन यहाँ पर मुझे अगर डबल कोट्स को हैंडल करना है तो डबल बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। मैं एक काम करूँगा, इसमें से हटा दूंगा, लेकिन मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर डबल बैकस्लैश और ये कोलन लगाऊँ तो ये इस तरह से काम कर जाना चाहिए। देखो यहाँ पर 3 यूज़र मैसेज में मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया, लेकिन अभी हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केसेस को हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डबल कोट यहाँ से हटा ही दूंगा, इसको दिस को दैट ही रहने दूंगा। और यहाँ पर देखो कोई एरर नहीं मिला, और मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है वो मेरा प्रिंट जो है हो चुका है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस तरह से जेसन आप प्रिंट कर सकते हैं। लोकल स्टोरेज में एक और फंक्शन है, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और अगर आप रिमूव आइटम करोगे तो एक आइटम आपका रिमूव हो जाएगा। और अगर आप पूरी लोकल स्टोरेज क्लियर करना चाहते हो तो उसके लिए फंक्शन है लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, ठीक है। तो इन दोनों को इन एक्शन देख लेते हैं। अगर मैं इसको क्लियर करूं और यहाँ पर लिखूं लोकल स्टोरेज, तो इसमें कुछ नहीं है। लोकल स्टोरेज में मैंने आप लोगों को सेट आइटम करके दिखाया था। अब प्रिंट करूं लोकल स्टोरेज को, तो इसमें नेम हैरी है। अब अगर मैं यहाँ पर रिमूव आइटम कर दूं नेम, तो लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं रह जाएगा क्योंकि मैंने इसको रिमूव कर दिया। और अगर मैं लोकल स्टोरेज को वापस से सेट करूँ और लोकल स्टोरेज को क्लियर करूँ, तो मैं लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर भी रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर भी रन कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, लोकल स्टोरेज को क्लियर कर सकता हूँ। तो आई होप कि ये चीज़ जो है एकदम क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर
सारी लोकल स्टोरेज को क्लियर कर देता है। जेसन क्या चीज़ है, अगर नहीं पता आप लोगों को जेसन क्या है तो जेसन के बारे में पढ़ो। डेटा ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही नहीं, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जेसन के बारे में आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप लोगों को ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं तो आप जावास्क्रिप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से जो है आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इस सबको कमेंट आउट करता हूँ यहाँ पर, और अब हम चलते हैं और बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स की। अगर मैं यहाँ पर इंटरनेट पे लिखूँ ECMAScript, अब आप कहोगे यार ये क्या लिख रहे हो, हम तो जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। वर्जन्स, अगर मैं यहाँ पर ECMAScript वर्जन्स लिखूँ और विकीपीडिया खोलूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, और देखो यहाँ पर developer.mozilla का भी आर्टिकल है, और यहाँ पर देखो ECMAScript क्या है। सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। ECMAScript जावास्क्रिप्ट ही है। कभी भी आप ECMAScript के बारे में सुने तो ये एक बस स्क्रिप्टिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन इसको लोग जावास्क्रिप्ट स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं कहता हूँ ECMAScript 2, ECMAScript 9, ECMAScript 6, ECMAScript 5, इसका मतलब होता है कि ये इसका ही एक एडिशन है। देखो जब जावास्क्रिप्ट बनी थी 1900 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1996 में, और उससे भी पहले बनी थी शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट। 1997 में बनी थी, जून 1997 में फर्स्ट एडिशन आया था इसका। और इनिशियली जब जावास्क्रिप्ट बनी थी तब लोगों ने सोचा कि यार क्यों ना इसको कुछ स्टैंडर्ड बनाया जाए इसका, क्योंकि यार कोई कुछ बना देता है, कभी कोई कुछ फीचर ऐड कर देता है, फिर किसी का ब्राउज़र उसको सपोर्ट करता है, किसी का ब्राउज़र उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो वहाँ पर बड़ी दिक्कतें थी, लोगों की ज़िंदगी जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशानी में कट रही थी। तो क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि चलो यार बैठते हैं साथ में, और साथ में बैठ के ज़रा क्या करते हैं कि हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं चीज़ों को, क्योंकि अगर स्टैंडर्डाइज नहीं किया चीज़ों को तो सब लोग अपना अपना काम पैरेलली करते रहेंगे, जो कि सही नहीं होगा। तब उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, एक स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं, और वो स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट जो है सब लोग उसके हिसाब से अपने अपने ब्राउज़र्स को बनाएंगे, ठीक है। लोगों ने कहा गुड आइडिया। अब क्या हुआ कि टाइम आगे गया और लोगों ने जावास्क्रिप्ट को और इम्प्रूव किया। लोगों ने कहा नहीं ये काम तो इस तरह अच्छा हो सकता है, ये काम तो ऐसे हो सकता है, वो काम तो वैसे हो सकता है। तो जो ECMAScript है वो क्या होती है, जावास्क्रिप्ट के जो अपडेट्स हैं एक तरह से वो पुश होते हैं एक तो, और एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन रहता है। तो ये दो बातें जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए जावास्क्रिप्ट को जो है पढ़ना है। और ज़्यादा बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि जो ES के वर्जन है, ऐसा नहीं है कि आपने ES 5 पढ़ ली, ES 6 पढ़ ली, उसके बाद नई आ गई तो आपका जो पुराना था वो बेकार हो गया। यहाँ पर लोग इसको मूवी के वर्जन्स के हिसाब से देखते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर आपने पाइथन 3.6 पढ़ ली और उसके बाद 3.8 आ गई तो आपका पढ़ाया वो बेकार नहीं हुआ है, बस थोड़े बहुत ऐसे चेंजेस आए होंगे उसमें कि जो शायद आप लोग यूज़ भी ना करें। अब देखो इसका 10th एडिशन आया है ECMAScript 2019। अब अगर आपने ES 6 अच्छे से पढ़ी है और बेसिक्स जावास्क्रिप्ट के अच्छे से पढ़े हैं, दैट डजंट मीन कि आपका जो है ES 6 पढ़ के आपका सब कुछ जा चुका है। ऑब्वियसली आपने ES 6 पढ़ा है तो ES 2019 आपके लिए बिल्कुल भी बहुत ही ईजिली चीज़ है, आप लोग आराम से उसको कर जाओगे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें ऐड होती नहीं है टाइम टू टाइम। आप देखो अगर तो ECMAScript लोग बहुत सवाल पूछते हैं, ये एक बहुत ज़्यादा पूछे जाना सवाल है कि यार ECMAScript क्या है, ECMAScript क्या जावास्क्रिप्ट का कोई वो है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ECMAScript एक स्टैंडर्ड है जिससे जावास्क्रिप्ट को मेंटेन किया जा रहा है, और आप लोग को ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है कौन सा फीचर किस वर्जन में आया। बस जावास्क्रिप्ट अगर अच्छे से चलानी आती है आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हो। उसके बाद अगर आपको पता है कि ये फीचर ES 6 से इंट्रोड्यूस हुआ, ये फीचर ES 7 से इंट्रोड्यूस हुआ, ES 5 ऑनवर्ड्स मॉडर्न जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुई, उसमें नए नए फीचर्स आए, जैसे एरो फंक्शंस हमने देखे और बैकटिक्स हमने देखे। एक बैकटिक की खासियत आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैकटिक्स, और इसको टेम्पलेट लिटरल्स भी बोलते हैं। बैकटिक्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और टेम्पलेट लिटरल्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ a=34, अगर मैं लिख दूँ console.log और बैकटिक लगाऊँ और लिखूँ दिस इज़ माई और लिखूँ डॉलर, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूँ, डॉलर और a, तो ये वेरिएबल से रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर स्ट्रिंग में, और मुझे बार बार प्लस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर दिस इज़ माई 34 लिख कर आ गया। अगर मैं यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स JS विच वर्जन, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो
टेम्पलेट लिटरल्स कौन से वर्जन से आए थे ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर शायद कहीं ना कहीं नीचे लिखा होता है कौन से वर्जन से आए थे, बट इट डजेंट मैटर कौन से वर्जन से आते थे। देखो ES 2016 में एक अलग बिहेवियर है, 2018 में कुछ बताया इन्होंने ऐसा होता है। तो डेफिनेशन ऑफ टेम्पलेट लिटरल्स यहाँ पर आई थी। लेकिन ES 6, ES 5, ES 4 के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, बस ये समझ लो कि जो ECMA स्क्रिप्ट है उसके नए नए वर्जन आते रहते हैं और आते रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे में क्या करना है, जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स जो है उसको आप लोग मास्टर करें, और नए नए जो फीचर्स आ रहे हैं अगर आपको लगता है वो आपकी यूज़ के हैं, एक बार आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आप ये सारे जो PDFs वगैरह हैं ये देख सकते हैं। और इस स्पेसिफिकेशंस में क्या चीज़ ऐड हुई है, देखो यहाँ पर इन्होंने ये वेबसाइट बता रखी है, इसमें आप लोग जाकर देख सकते हो कि क्या चीज़ कब ऐड हुई है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ ऑनेस्टली कि आप लोग इसको ज़्यादा नहीं देखोगे और सिर्फ इसके बारे में परेशान होगे, तो परेशान बिल्कुल मत हो। अगर आप उस लेवल पर जाते हो तो ज़रूर देखो, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत यूज़फुल है ये, ठीक है। तो चलो विद दैट सेड अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मैं आप लोगों को बनवाना चाहता हूँ वो है हमारी एक क्लॉक, ठीक है। एक ऐसी क्लॉक जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई देगी और चलेगी, और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस प्रोजेक्ट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अपने नए प्रोजेक्ट के लिए नई फाइल मैं यहाँ पर बनाऊंगा और इसका नाम मैं रखने वाला हूँ project1.html, क्योंकि HTML में मैं CSS जावास्क्रिप्ट सब कुछ डाल सकता हूँ। अब यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट ना लगाकर मैं जाऊँगा बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर और मैं getbootstrap.com पे जाऊँगा। अगर आपको नहीं पता, ये एक HTML CSS का फ्रेमवर्क है जो कि आप बड़े आराम से कॉपी पेस्ट करके कई चीज़ें इसमें ला सकते हो। अब देखो इन्होंने होम पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं और इन्होंने कई चीज़ें यहाँ पर हैं इसमें ऑफिशियल थीम्स है। लेकिन मैं अभी क्या करूँगा, बहुत ही जल्दी स्टार्टर टेम्पलेट उठा लूँगा और इसको मैं कुछ इस तरह से ओपन करूँगा लाइव सर्वर में, ठीक है। तो ये देखो मैंने लाइव सर्वर में इसको ओपन कर लिया है और यहाँ हेलो वर्ल्ड आ गया है। बहुत ही जल्दी बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं क्या करूँगा, एक नैव बार यहाँ पर कॉपी करूँगा, क्योंकि नैव बार से वेबसाइट थोड़ी सी अच्छी लगेगी। तो मैं यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करके एक नैव बार को क्लिक कर लूँगा। देखो मैंने यहाँ पर नैव बार को क्लिक कर लिया है और यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊँगा विद क्लास ऑफ कंटेनर। और div डॉट कंटेनर लिखने से क्या होगा, मेरा एक कंटेनर बन जाएगा जिसके अंदर मैं कंटेंट डाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वेबसाइट मैंने यहाँ पर इस तरह से बना दी है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर एक घड़ी। घड़ी का मतलब है घंटा, घंटे का मतलब है कि क्लॉक, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि एक टेम्पलेट ढूंढूंगा अपने क्लॉक के लिए। मैं यहाँ पर जाऊँगा अलर्ट्स में, नहीं अलर्ट्स में भी नहीं, मुझे कुछ ऐसी चीज़ ढूंढनी है जिसमें मैं अच्छी तरह से डिस्प्ले करा पाऊँ। जंबोट्रॉन के अंदर मैं शायद डिस्प्ले करा सकता हूँ। तो अगर मैं जंबोट्रॉन को कॉपी करूँ और पेस्ट करूँ तो यहाँ पर देखो आप लोग, ये मेरी वेबसाइट अभी ऐसी दिखती है। इसमें थोड़ी सी ऊपर यहाँ पे स्पेसिंग देने के लिए मार्जिन डाल दूंगा। तो मैं MY4 यहाँ पर लिख दूंगा और सेव कर दूंगा। Y में मार्जिन आ जाएगी 4 की और मैं यहाँ पर लिख दूंगा करंट टाइम इज़, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ करंट टाइम इज़। और करंट टाइम इज़ के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पैन विद ID ऑफ टाइम, स्पैन विद ID ऑफ टाइम, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर करंट टाइम इज़ ऐसे लिखता हूँ और यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, ब्राउज टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पर वी आर हेयर टू शो यू द टाइम फॉर डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। वी हैव गॉट यू कवर्ड। ये सब तो आप लिख ही लोगे यार, मैं ये कहाँ रिप्लेस करके टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर करंट टाइम इज़ के बाद मुझे यहाँ पर टाइम लेकर आना है किसी तरह। और जावास्क्रिप्ट में टाइम किस तरह लेते हैं आप लोग, मैंने आप लोगों को बताया था। तो मैं A= अगर न्यू डेट कर दूँ और मैं A.get नहीं गेट आवर करूँ तो मुझे यहाँ पर गेट आवर्स मिल जाएगा 15, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एक जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है। मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा कि A= न्यू टैब, A= न्यू डेट, A= न्यू डेट। और इससे क्या होगा, एक नई डेट मुझे मिल जाएगी। और मैं कहूँगा जो मेरा टाइम है वो है A.hours प्लस A.get minutes, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं इनको नंबर्स के रूप में ऐड नहीं करना चाहता।
तो मैं एक काम करूँगा, एक स्ट्रिंग यहाँ पर लगा दूंगा और वो कनकैटिनेट हो जाएगी, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखो 15 और मैं यहाँ पर इस तरह से एक कोलन लगाना चाहता हूँ। उससे क्या होगा कि टाइम जो है वो मुझे मिलेगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर प्लस करूँगा, वापस से एक कोलन लगाऊंगा, और उसके बाद मैं गेट सेकेंड्स सॉरी ए डॉट गेट सेकेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये टाइम मेरा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और करूँगा कि ये तो मेरा टाइम हो गया, ठीक है, ये मेरा टाइम है, ठीक है। और ए डॉट गेट डेट भी कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं ए डॉट गेट डेट करूँगा और फिर ये टाइम करूँगा। तो मैं ये जो घंटा है ये से कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट टाइम इज इक्वल टू, जो कि एक स्ट्रिंग है, वो ये हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने एक टाइम स्ट्रिंग अपनी बना ली है। तो मैं अब क्या करूँगा, देखो मैंने टाइम स्ट्रिंग बना ली। अब मैं डेट भी एक्चुअली चाह रहा हूँ कि किसी तरह मुझे मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ पर ए डॉट गेट डेट करूँ, या मैं यहाँ पर अगर सर्च करूँ इंटरनेट पे जावास्क्रिप्ट गेट डेट एंड डे, कुछ इस तरह से, तो मुझे कुछ मिलना चाहिए। गेट डे है, यहाँ पर मुझे सारे के सारे मेथड्स यहाँ पर मिल रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यार किसी तरह से अगर एक अच्छी तरह से अगर डेट को डिस्प्ले करा दिया जाए तो उसका कोई तरीका अगर हो तो यहाँ पर मैं डेट के कुछ और मेथड्स देख रहा हूँ यहाँ पर क्या क्या किया जा सकता है। गेट टाइम, गेट डेट, गेट फुल ईयर, गेट मिली सेकेंड्स, बहुत सारे मेथड्स तो उपलब्ध हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा 2ISO स्ट्रिंग देखता हूँ क्या है, डेट डॉट 2ISO स्ट्रिंग। तो 2ISO स्ट्रिंग जो है वो इस तरह से इसको डिस्प्ले कराती है, ठीक है। तो 2ISO स्ट्रिंग उतनी अच्छी मुझे दिख नहीं रही है। तो मैं यहाँ पर गेट टू टाइम स्ट्रिंग है, एक 2UTC स्ट्रिंग है, तो ये मेथड्स देखता हूँ। टू लोकल डेट स्ट्रिंग देखता हूँ क्या है। टू लोकल डेट स्ट्रिंग इस तरह से आपको डेट देता है, ये इतना ही था। तो मैं टू लोकल डेट स्ट्रिंग ले लूँगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि यार देखो टू लोकल डेट स्ट्रिंग मुझे दे दो। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि कहाँ गया मेरा ये, मैंने बहुत सारे टैब्स खोल लिए, इनफैक्ट मैं बंद कर दूंगा इन सारे टैब्स को। मैं यहाँ पर लिखूँगा ए डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर ये देखो डेट आ गई है। टू लोकल डेट स्ट्रिंग से मुझे डेट मिल गई है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टू लोकल डेट स्ट्रिंग यूज़ कर लूँगा। मैं लिखूँगा लेट डेट इज इक्वल टू ए डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग। इसको मैं कॉपी कर लूँगा और पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। और मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा कि देखो भाई ऐसा है, आप क्या करो कि ये जो मेरा स्पैन है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर मैंने टाइम आईडी से एक स्पैन बनाया है, उसके अंदर जो इनर HTML है उसको बराबर कर दो डेट प्लस टाइम, ठीक है, डेट प्लस टाइम। तो यहाँ पर देखो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ करंट टाइम इज़, और उसके बाद यहाँ पर देखो एक दिक्कत आ रही है मुझे। मैं इनफैक्ट अगर इसको अभी रन करूँगा तो हो जाएगा, क्योंकि मेरी डॉम रेडी नहीं थी जब मैंने इसको स्क्रिप्ट को लिखा। तो अगर मैं ऐसे करूँ तो देखो यहाँ पर करंट टाइम ये आना चाहिए, और मैं कुछ ऐसे लिखूँगा टाइम, और फिर प्लस ऑन डेट लिख दूँगा, प्लस फिर लिखूँगा ऑन, फिर डेट लिख दूँगा। और अगर मैं अभी ऐसे करूँ, इसको मैं अगर करूँ तो ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका करंट टाइम इज़ ये ऑन ये। तो ये जो डेट है ये अगर मैं चाहता हूँ अपडेट होती रहे, तो मैं इस तरह से ऐसे ऐसे करता रहूँ, और मुझे डेट भी बार बार अपडेट करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस पूरी चीज़ को पैक करके कुछ इस तरह से डाल दूँ, एक सेट इंटरवल में डाल दूँ, मैं कहूँ कि यार सेट इंटरवल में एक एरो फंक्शन डालो। एक मेरे पास यहाँ पर सेट इंटरवल, अगर आप ये वाला चुनो तो इसमें स्निपेट है, ये पूरा स्निपेट आ गया। देखो मैं ये लाइन को कट करके नीचे ले आता हूँ, और आप लोग देखो यहाँ इंटरवल को मैं कर दूंगा 1000 मिली सेकेंड, यानी कि हर सेकेंड में इसको अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर लेट ए कर देता हूँ कुछ इस तरह से, लेट ए, लेट डेट और लेट टाइम, और यहाँ पर मैं सिर्फ इन वैल्यूज़ को अपडेट करूँगा बार बार, और लेट अंदर यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये बार बार रन होगा हर 100 सेकेंड में, सॉरी 1000 मिली सेकेंड में, 1 सेकेंड में, ठीक है। तो ये देखो अगर मैं इसको अभी कर दूँ, ये देखो टाइम मेरा अपडेट होने लग गया है, ये देखो। तो ये जो मेरा घंटा है वो बन गया है, मेरी घड़ी यहाँ पर चल रही है, डेट भी मुझे मिल गई है। अब अगर टू लोकल डेट
स्ट्रिंग में अगर आप लोग को यहाँ सर्च करके दिखाऊं तो आप लोग देखो इसमें कुछ ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं कि भाई आप लोग ये ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हो और ये करोगे तो आउटपुट आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ मैं, उसको मैं रिलोड करता हूँ। लगता है ये पेज अच्छे से लोड नहीं हुआ है, इनकी कुछ जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम आ रही है यार। जावास्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन ये लोग दे रहे हैं, इन्हीं की जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कैसे चलेगा ये, देखो एरर आ रहा है इनका। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कह दूँगा कि भाई मैं ये कॉपी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ एक्चुअली। मैं यहाँ पर इसको कैसे कॉपी करूँ, ये तो बहुत ही अजीब चीज़ है यार। तो मुझे टाइप करना पड़ेगा वीक डे लॉन्ग, ईयर न्यूमेरिक, मंथ लॉन्ग, डे न्यूमेरिक, कुछ इस तरह से मुझे लिखना पड़ेगा। और उसके बाद जब मैं लिखूंगा तो मुझे टू लोकल डेट स्ट्रिंग मिलेगी। मैं कोई दूसरी वेबसाइट से उठाऊंगा यार, ये वेबसाइट काम करती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। मैं ऑप्शंस एक्चुअली चाह रहा हूँ, मैं किसी तरह से ऑप्शंस चाह रहा हूँ और मुझे एक एग्जाम्पल चाहिए, कहीं पर अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं देख रहा हूँ कि यार अगर कोई एग्जाम्पल अच्छा सा मिल जाए ऑप्शंस का, जो कि मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसी को रिलोड करने की कोशिश करूँगा। हाँ ये लोड हो गई पेज, ये पेज लोड हो गया। अब मैं कॉपी कर सकता हूँ, इसको कॉपी किया मैंने और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अनडिफाइंड और ऑप्शंस कर दूँगा, ठीक है। तो टू लोकल डेट स्ट्रिंग क्या करता है, लैंग्वेज सेंसिटिव रिप्रेजेंटेशन देता है आपको। तो मैं अभी यहाँ पर करूँगा क्या कि जो ऑप्शंस मैंने बनाया है, इनफैक्ट मैं इस ऑप्शंस को ऐसे कर दूँगा और मैं एक काम करता हूँ, ये जो कॉन्स्ट ऑप्शंस है ना, ये कॉन्स्टेंट बना के बाहर लगा देता हूँ। और मैं यहाँ पर कहूँगा क्या कि भाई जब आप लोकल डेट स्ट्रिंग ले रहे हो तो क्या करो, अनडिफाइंड ऑप्शंस, ठीक है। इस तरह से मैं लिख दूंगा और देखता हूँ मेरी वेबसाइट में क्या हुआ। ये देखो करंट टाइम इज़ ये, उसके बाद ऑन ये। तो मैं अगर ये जो ऑन लिखा हुआ है, ऑन से पहले एक बी आर लगा दूँ, एक बी आर लगा दूँ अगर कुछ इस तरह से। बी आर टैग क्या करता है, इसको नई लाइन में थ्रो कर देगा। तो ये देखो यहाँ पर ऑन सैटरडे मे 16 2020, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने एक ऐसी वेबसाइट बना दी है जो कि टाइम दिखाती है। अब आप इसको और ब्यूटीफुल बना सकते हो इस वेबसाइट को, और आप इसको कुछ इस तरह से शो करा सकते हो कि भाई देखो नैव बार जो है हमारा, वो सबसे पहले तो ब्यूटीफुल करो, आप उसको खूबसूरत बनाओ, खूबसूरती दो। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सारी कंट्रीज़ के टाइम प्राप्त करें इस वेबसाइट से, और यहाँ ब्राउज टाइम्स पे क्लिक करें तो यहाँ पर एक नीचे आपको मैं बता दूँ क्या आप यूज़ कर सकते हो, ड्रॉप डाउन्स आप यूज़ कर सकते हो। ड्रॉप डाउन्स में क्या होगा कि क्लिक करोगे जैसे ही आप, सॉरी नॉट ड्रॉप डाउन्स, कोलैप्स बोलते हैं उसको आई गेस, या इस तरह से, हाँ। जैसे ही आप क्लिक करो नीचे सारे कंट्रीज़ के टाइम आपको दिखे, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो आई होप कि ये प्रोजेक्ट आप लोगों को पसंद आया। हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया, और ये था हमारा एक क्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो मैं सेकंड्स ले रहा हूँ ये सिंगल डिजिट में यार, तो मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो डबल डिजिट में, तो वो सारे काम तो यार आप लोग कर लोगे, लेकिन अभी मेरे हिसाब से दिस इज़ इनफ। हम लोगों ने काफ़ी कर लिया इसमें, और मैं चाहता हूँ आप लोग इस प्रोजेक्ट को और अच्छा बनाओ, और मुझे भी बताओ यार नीचे कमेंट करके क्या इन्हांसमेंट आपने किया इस प्रोजेक्ट में। तो सेट इंटरवल का एक बहुत अच्छा यूज़, जो कि एक घंटे को हमारे बनाने में मदद कर रहा है जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। सो आई होप कि ये प्रोजेक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। ऑलराइट गाइस, अगला प्रोजेक्ट जो हम बनाने वाले हैं वो है हमारा टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट में मैं क्या करूँगा कि आप लोगों के लिए एक नई फाइल बनाऊँगा यहाँ पर, और उसका नाम मैं रख दूँगा project2.html, ठीक है। और मैंने यहाँ पर htm रख दिया, इसको html कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं सेम चीज़ करूँगा, बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करूँगा। और इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से जो फालतू मैंने इतने सारे टैब्स खोले हुए हैं इनको बंद कर देता हूँ, और बूटस्ट्रैप को सबसे पहले लेकर आता हूँ इनकी डॉक्यूमेंटेशन से। यहाँ पर एग्जाम्पल्स में मुझे स्टार्टर टेम्पलेट नहीं, डॉक्यूमेंटेशन में मिलती है स्टार्टर टेम्पलेट, तो यहीं से लेते हैं, जहाँ है वहाँ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोगों को टाइटल इसका चेंज करके दिखाऊंगा, और मैं यहाँ पर लिखूंगा इसका टाइटल टू डू लिस्ट। जी हाँ, तो टू डू लिस्ट क्या होता है सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। और यार मैं ना क्या करूँगा, अपना जो नेविगेशन बार है उसको मैं यहीं से कॉपी करूँगा, कोलैप्स करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा प्रोजेक्ट 1 से, और यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा बॉडी के अंदर, ठीक है। सेव किया मैंने इसको, और उसके बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा लाइव सर्वर से। और मैंने देखो यहाँ पर ओपन कर दिया इसको लाइव सर्वर से। थोड़ा ये जो नैव बार है उसको मैं टू डूज़ लिस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर भी एस लगा देता हूँ, टू डूज़ लिस्ट, यानी कि टू डू करने के लिए जो चीज़ें हैं उनकी लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये सब चीज़ें आप लगा सकते हो। बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क अगर आप लोगों को सीखना है तो उसका भी वीडियो मेरे पास है। तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिख रही है वेबसाइट। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आइटम्स,
तो इससे ना क्या लग रहा है कि जो वेबसाइट है ये वो कोई टेम्पलेट नहीं है, तो वेबसाइट टेम्पलेट की तरह नहीं दिखनी चाहिए। बस ये मेरा पॉइंट था। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा टू डूज लिस्ट किस तरह से आप लोग जो है बना सकते हो। तो नैव बार मेरा, मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट इसको करता हूँ और यहाँ पर देखो मैं नैव बार को कोलैप्स कर देता हूँ। तो कोलैप्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो फोकस होता है वो उन एलिमेंट्स पे आ जाता है जिन पर आप काम करना चाहते हैं। जैसे मैं div डॉट कंटेनर यहाँ पर बनाना चाहता हूँ और h2 डॉट टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर बूटस्ट्रैप की एक क्लास है जो कि चीज़ों को सेंटर में ला देती है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू डूज लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर आ गया टू डूज लिस्ट और इसको मैं my4 कर देता हूँ। और my4 करने के बाद यहाँ पर मैं एक फॉर्म बनाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा कि भाई देखो जो जो टू डूज लिस्ट हैं उनको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग उनको लिस्ट कराएंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में आकर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म्स वाले सेक्शन में यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर फॉर्म्स में जाकर मैं क्या करूँगा कि इसको कॉपी कर लूँगा। मैंने इसको कॉपी कर लिया है और ये जो फॉर्म है मेरा इसको मैंने कॉपी कर लिया है और मैं इस फॉर्म के अंदर क्या करूँगा, मैं इसको किसी सर्वर पे सबमिट नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर बोलूँगा कि भाई टाइटल क्या है, मैं टाइटल पूछूंगा सबसे पहले जो आपका आइटम है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट करूँगा। और एक बार मैंने टाइटल आपसे पूछ लिया इसका, तो मैं क्या करूँगा कि इस टाइटल को टू डूज लिस्ट में ऐड कर दूँगा। मैं यहाँ पर और क्या करूँगा कि जो पासवर्ड है इसको मैं डिस्क्रिप्शन लिखकर पुकारूँगा और यहाँ पर मैं टेक्स्ट एरिया यूज़ करूँगा। टेक्स्ट एरिया से क्या होगा कि मैं एक बड़ा डिस्क्रिप्शन लिख पाऊँगा। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये जो टू डूज लिस्ट है वो मेरी अभी ऐसी दिख रही है। मुझे चेक मी आउट यहाँ पर चाहिए नहीं, तो मैं इस चेक मी आउट को हटा दूँगा। ये पूरा डिव हटा देता हूँ, सेव करूँगा और यहाँ पर मैं ऐड टू लिस्ट यहाँ पर लिख दूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऐड टू लिस्ट लिख दिया है। तो ये मेरा फॉर्म है जिसकी मदद से मैं अपने टू डू आइटम्स यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। और ये विल नेवर शेयर एन ईमेल में मैं लिख देता हूँ ऐड एन आइटम टू द लिस्ट। तो यहाँ पर देखो ऐड एन आइटम टू द लिस्ट आ गया है, टू डूज लिस्ट, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मेरा डिस्क्रिप्शन एक टेक्स्ट एरिया होता। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट एरिया को सर्च करूँगा और ये एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया जो है इसको कॉपी कर लूँगा डिव से डिव तक और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पर जहाँ जहाँ आईडीज़ की लिखी हुई है वहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ क्योंकि मैं फॉर इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन और इसकी आईडी को डिस्क्रिप्शन रखना चाहता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से मुझे फॉर्मेटिंग अच्छी मिल जाएगी। और यहाँ पर देखो अभी मेरा जो ये है ये एक मेरा यहाँ पर एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पर बन गया है। मैं एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया को हटाकर डेफिनेटली इसको डिस्क्रिप्शन करना चाहता हूँ। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी वेबसाइट टेम्पलेट के जैसे दिखे, तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया है और ये वेबसाइट अभी बहुत बढ़िया दिख रही है, लेकिन ये अभी काम नहीं करती है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि यहाँ पर लिस्ट आइटम्स बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा योर, मैं यहाँ पर लिखूँगा h2, मैंने h2 यूज़ किया है यहाँ पर भी ऊपर। तो मैं वापस से h2 डॉट टेक्स्ट सेंटर नहीं, सिर्फ h2 लिखूँगा इस बार और लिखूँगा योर आइटम्स। और यहाँ पर देखो योर आइटम्स आ गया है, लेकिन मुझे बटन के बाद इसको लगाना है। इनफैक्ट मैं फॉर्म के बाद एक नया डिव टैग लगाऊंगा और उसको मैं आईडी दे दूंगा आइटम्स की। उसके अंदर मैंने योर आइटम्स डाल दिया है और मैं इसमें my4 कर दूंगा क्लास। तो मैं क्लास इज इक्वल टू my4 कर दूंगा, ये मेरे मेन कंटेनर के अंदर ही है। तो ये देखो यहाँ पर योर आइटम्स लिख कर आ गया है। और मैंने जब यहाँ पर योर आइटम्स लिखा, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर टैबुलर फॉर्म में मुझे मेरे आइटम्स दिखे। तो यहाँ पर देखो टेबल्स लिख कर आया था कंटेंट में, मैं टेबल्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखो टेबल्स पर क्लिक करने के बाद मैं इसको कॉपी कर लूँगा और इस टेबल को यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। मैं इस टेबल के अंदर जो हेडर्स हैं, ये एक HTML टेबल है बाय द वे, अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो। इसकी बॉडी में सिर्फ एक आइटम रखूँगा और इसमें यहाँ पर लिख दूँगा सीरियल नंबर और उसके बाद आइटम टाइटल, उसके बाद आइटम डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आइटम टाइटल आइटम डिस्क्रिप्शन डाल दिया है और ये मैं हटा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये जो मेरा सीरियल नंबर है ये 1 है, यहाँ पर गेट सम कॉफ़ी
यू नीड कॉफ़ी एज यू आर अ कोडर, और यहाँ पर ये हटा देता हूँ। तो आप लोगों को अभी दिखाऊं तो ये मेरी आइटम्स जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। गेट सम कॉफ़ी, यू नीड कॉफ़ी एज यू आर अ कोडर। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें आइटम्स ऐड करता जाऊँ और यहाँ पर ये आइटम्स जो है मेरे ऐड होते जाएं। मैं यहाँ पर एक और TH बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा एक्शंस, और यहाँ पर अभी सिर्फ एक एक्शन मैं लिखना चाहूँगा जो कि डिलीट होगा, जो कि क्या करेगा, एक बटन होगा, बटन डॉट btn प्राइमरी, और उसके अंदर मैं डिलीट डाल दूँगा। तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर डिलीट डाल दिया है, ठीक है। तो अगर कोई इसको डिलीट करना चाहता है तो उसको डिलीट कर सकता है। अगर आप इसमें btn sm क्लास लगा दो तो ये बटन थोड़ा छोटा हो जाएगा, और ये सारी की सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप से आ रही हैं, तो वो आप लोग जो है इसको सेफली स्किप कर सकते हैं अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं आती, या फिर आप अपनी HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं। तो मुझे बहुत सारे सवाल मिलते हैं मेरे ट्यूटोरियल्स में कि आप इस नैव बार को काला कर दो। तो मैं बताता हूँ इस नैव बार को काला किस तरह किया जाता है। ये जो नैव बार लाइट है इसको आप डार्क कर दो, और BG लाइट को भी आप BG डार्क कर दो। ऐसा करने से आपका नैव बार डार्क हो जाता है। अब मैं चाहूँगा कि कोई भी अगर इस आइटम पे क्लिक करे ऐड टू लिस्ट में, तब क्या हो, मैं इस पर एक इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा। तो मेरा जो ऐड टू लिस्ट वाला बटन है इसमें मैं ID इज इक्वल टू दे दूंगा एक ऐड, और मैं कहूँगा कि ऐड में एक इवेंट लिस्टनर लगा दो। मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा, और मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ऐड, और मैं लिखूंगा यहाँ पर ऐड डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, और मैं लगाऊंगा क्लिक, और उसके बाद मैं एक एरो फंक्शन दूंगा। और आप लोग यहाँ पर देखो कि जैसे इस पर कोई क्लिक करे, मैं चाहूँगा कि मेरे लोकल स्टोरेज में मेरे आइटम्स ऐड हो जाएं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, और अभी के लिए मैं यहाँ पर console.log अपडेटिंग, आई एम सॉरी मैंने अपडेटिंग की स्पेलिंग गलत लिख दी, अपडेटिंग लिस्ट इस तरह से लिखूँगा। और आप लोग देखो इस पर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर मुझे यूज़र मैसेज मिलेगा। अब यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये रिफ़्रेश हो जा रहा है पेज। तो मैं यहाँ से फॉर्म हटा दूंगा। मैंने यहाँ पर ये जो फॉर्म टैग लगाया हुआ है इनको हटा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता फॉर्म सबमिट हो कहीं पर। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो अपडेटिंग लिस्ट यहाँ पर लिख कर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब मैं चाहूँगा कि मेरा जो टाइटल और मेरा डिस्क्रिप्शन है, जिनको मैंने ID टाइटल और डिस्क्रिप्शन दी हुई है, मैं उनको लोकल स्टोरेज में ऐड करूँ। अगर मैं यहाँ पर लोकल स्टोरेज लिखूँ तो इसमें कुछ नहीं है, और लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स जेसन करूँ तो मुझे और भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि इफ़, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ़ लोकल स्टोरेज डॉट आइटम जेसन, जो कि मेरा, और मैं इनफैक्ट इसको गेट आइटम से लिखूँगा, ऐसे नहीं लिखूँगा, मैं इस तरह से लिखूँगा। इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं कहूँगा कि अगर मैंने कभी भी इसमें आइटम्स जेसन नामक आइटम सेट नहीं किया है, तब क्या होना चाहिए, तब मैं एक नया आइटम जेसन बना दूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा आइटम जेसन एरे इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा क्या, जो भी मेरी आइटम की ID होगी, और उसी के साथ साथ मैं इसमें जो है आइटम्स को ऐड करता जाऊँगा। इनफैक्ट मैं एक एरे बना लेता हूँ, वो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं यहाँ पर एक नया एरे बना लूँगा, और मैं लिख दूँगा आइटम जेसन एरे डॉट पुश, और इसमें क्या चीज़ पुश करेंगे, इसमें हम लोग पुश करेंगे एक तो आइटम टाइटल। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा TIT और DESC। अब ये TID और DESC क्या है आप लोग सोच रहे होगे, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जो TIT है वो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID टाइटल, इसका डॉट वैल्यू, और जो मेरी DESC है वो डिस्क्रिप्शन का वैल्यू। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, और ये डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर IDs की डिस्क्रिप्शन थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा है। अब यहाँ पर मैं इसको सेव करूँगा, तो कभी भी मैं क्लिक करूँगा इस बटन पे तो क्या होगा कि मेरे ये टाइटल की वैल्यू और डिस्क्रिप्शन की वैल्यू आइटम जेसन एरे में पुश हो जाएगी। और मैं यहाँ पर लिख दूँगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और उसके बाद मैं आइटम्स जेसन इसको सेट करूँगा, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा
जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई आइटम्स जेसन एरे। तो मेरे लोकल स्टोरेज में ये एक एरे के तौर पर सेव हो जाएगा। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ इस चीज़ को। अगर मैंने इसको रिफ़्रेश किया, गेट आइटम अभी नल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर ए और दिस इज़ ए लिखूँ और उसके बाद ऐड टू लिस्ट करूँ, तो आप लोग देखो यहाँ पर अब मैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करूँ आइटम्स जेसन, तो वापस से नल आ रहा है, विच इज़ अ प्रॉब्लम। तो मुझे देखना है यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ लोकल स्टोरेज लिखूँ तो यहाँ पर इसकी लेंथ 0 है, यानी कि जो लोकल स्टोरेज है उसके अंदर आइटम्स जेसन मैंने सेव नहीं किया है, तो मेरा आइटम्स जेसन सेव नहीं हुआ है। तो मैंने जो इफ़ के अंदर लिखा हुआ है इस चीज़ को मैं थोड़ा सा, जो लॉजिक मैंने लिखा है इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ फॉर बेटर डीबगिंग। अगर मैं अपडेटिंग लिस्ट को यहाँ पर कट करूँ और इसको ले जाऊँ इफ़ के अंदर, तो मुझे पता चलेगा कि क्या मेरा इफ़ कॉल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा इफ़ कॉल ही नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि अगर ये इक्वल्स टू नल है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये नल होता है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इफ़ ये इक्वल्स टू नल, एंड आई थिंक अभी ये काम कर जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको लिख दूंगा ए और इसको लिख दूंगा बी, और इस पर जब मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद में जब लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करूँ तो देखो मुझे यहाँ पर मेरा आइटम मिल गया है। तो मैंने गलती क्या करी थी, मैंने डायरेक्टली उसको लिख दिया था, मुझे इक्वल्स टू नल लिखना चाहिए था। अब जब मैं पहली बार अपने एरे को अपडेट कर रहा था तो मेरा एरे मुझे मिला ही नहीं था, तो मैंने एक इफ कंडीशन लगा दी थी कि यार अगर आइटम जेसन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं लोकल स्टोरेज के अंदर तब उसको बना दो, यानी कि सेट आइटम कर दो। लेकिन अगर ये नल नहीं हुआ तो क्या करना है, ये भी हमें यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा। अगर ये नल नहीं है तो मैं कहूँगा आइटम जेसन एरे जो है वो बराबर हो जाए लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम के, और लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम आइटम्स जेसन के। और डेफिनेटली जब मैं गेट आइटम करूँगा वो एक स्ट्रिंग होगी, तो मुझे जेसन डॉट पार्स करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक str बनाता हूँ पहले, और उसके बाद मैं कहूँगा कि भाई देखो इसको पार्स करना ज़रूरी है, तो जेसन डॉट पार्स आइटम एरे str, ठीक है। तो ये पार्स होके मेरा आइटम एरे मुझे मिल जाएगा। अब इस आइटम एरे में मैं वही करूँगा जो कि मैंने पहले किया था, मैं पुश करूँगा इस आइटम एरे के अंदर टाइटल और डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा वापस से सेट आइटम कर दूँगा। कुछ इस तरह से मैं अपने आइटम जेसन एरे को वापस से सेव कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर जब भी अपना आइटम जेसन एरे फैच करने की कोशिश करूँ तो मैं चाहता हूँ वो मुझे सही सही फैच हो जाए जब मैं इसमें बहुत सारे आइटम्स को ऐड कर लूँ। तो मैंने इसको रिफ़्रेश किया, मैं गेट आइटम करूँगा ए और बी है, मैं इसमें सी और डी डाल देता हूँ और यहाँ पर ऐड टू लिस्ट कर देता हूँ, और अभी देखो यहाँ पर सी और डी भी आ गया है। अब मैं यहाँ पर C1 D1 भी इसमें डाल देता हूँ, और यहाँ पर देखो मेरा C1 D1 भी इसमें पुश हो गया है। अगर मैं अपने लोकल स्टोरेज को क्लियर कर लूँ तो क्या होगा, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। देखो ये नल है, मैं ऐड करूँ तो इसके अंदर मेरा आइटम ऐड हो गया है। इसके अंदर मैं वापस से चीज़ें ऐड करूँ तो देखो ये चीज़ें ऐड होना इसमें स्टार्ट हो गई हैं, यानी कि मेरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन मैंने सक्सेसफुली ऐड कर लिया है। तो आइटम और डिस्क्रिप्शन ये दोनों चीज़ें, यानी कि आइटम का टाइटल और डिस्क्रिप्शन मैंने अपने एरे में अपडेट कर दिया। अब यहाँ इनको डिस्प्ले भी तो कराना है, वो कैसे कराएंगे। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं करूँगा कि देखो भाई ऐसा है, एक बार आइटम जेसन एरे मिल जाता है तो क्या करो, आइटम जेसन एरे यहाँ पर मैं लिख दूँगा पॉपुलेट द टेबल। अब आपको क्या करना है, कहूँगा जो टेबल है उसको पॉपुलेट करना है, ठीक है। तो टेबल को पॉपुलेट कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर जो मेरी टेबल है, कहाँ गई मेरी HTML टेबल, मैं इसको आईडी दे दूंगा टेबल। इनफैक्ट मैं टेबल बॉडी को आईडी दे दूंगा ID इज इक्वल टू टेबल बॉडी, क्योंकि मेरी सिर्फ एक टेबल इसके अंदर मौजूद है। मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करूँगा, मैं कहूँगा टेबल बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और मैं कह दूँगा टेबल बॉडी। और मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं कहूँगा कि जो मेरा आइटम जेसन एरे है उसमें एक फॉर ईच लूप लगा लो, और फॉर ईच लूप लगाकर क्या करो कि एक str बनाओ, और एक str जो कि इनिशियली ब्लैंक रहेगी, तो मैं एक str बना देता हूँ। मैं कहता हूँ लेट str इज इक्वल टू अ ब्लैंक स्ट्रिंग। तो मैंने एक यहाँ पर ब्लैंक स्ट्रिंग बना दी है, और मैं इस ब्लैंक स्ट्रिंग में क्या ऐड करता जाऊँगा, मैं बैकटिक्स ले लेता हूँ सबसे पहले तो,
और बैक टेक्स्ट लेने के बाद मैं इसमें ये HTML ऐड करता जाऊँगा जो कि मैं हर आइटम के लिए ऐड करना चाहता हूँ। तो वो TR है, इसको मैं कॉपी करूँगा। जैसे ही मैं इसको कॉपी करूँगा आप लोग देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको कॉपी कर दिया है। और आप लोग देखो यहाँ पर मेरा जो सीरियल नंबर है वो मैं यहाँ पर दे दूँगा। तो अगर आप यहाँ पर एलिमेंट कॉमा इंडेक्स लिखते हैं तो आपका एलिमेंट और इंडेक्स ये दोनों जाते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट और इंडेक्स ये दोनों यहाँ पर जाएंगे। मैं यहाँ पर कह दूंगा कि इंडेक्स दिखा दो और मुझे यहाँ पर डॉलर के बाद इसको कुछ इस तरह से खोलना पड़ेगा तभी मैं इंडेक्स दिखा पाऊंगा। और यहाँ पर मुझे टाइटल डालना है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा डॉलर और मैं लिख दूंगा एलिमेंट 0 और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा डॉलर एलिमेंट 1 यानी कि डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर देखो जो डिलीट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है डिलीट, ठीक है। सेव किया इसको मैंने। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे ही ये स्ट्रिंग मेरी बन जाएगी यानी कि ये फॉर ईच मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि मुझे ये फॉर ईच के बाहर करनी है चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ अभी। मैं कहूँगा जो टेबल बॉडी है उसकी इनर HTML को कर दो आप str, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा दिस इज़ अ टेस्ट टाइटल और df लिखा। मैंने यहाँ पर ऐड टू लिस्ट किया तो लगता है कुछ एरर आया। देखते हैं क्या एरर आया। ये कह रहा है डॉक्यू इज़ नॉट डिफाइंड। मैंने कहीं पर गलती से लगता है डॉक्यू लिख दिया है। ओके, तो मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखना है और अब मैं A और B लिखकर इसको ऐड टू लिस्ट करूँगा। तो देखो यहाँ पर ये सारे आइटम्स मेरे ऐड हो गए हैं लोकल स्टोरेज के। मैं नहीं चाहता कि गिनती 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर मैं 0 से गिनती स्टार्ट करूँगा यहाँ पर तो क्या होगा, मेरा यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा। वो कहेगा यार कि क्या इस प्रोग्रामर को क्या हैरी को गिनती भी नहीं आती जो 0 से स्टार्ट कर रहा है, जबकि वो हमें नहीं जानता हम प्रोग्रामर से हम 0 से स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, मैं इसको इंडेक्स +1 कर दूंगा। यानी कि मैं अगर यहाँ पर A और B लिखूँ तो यहाँ पर देखो मैं जैसे ही अपडेट करूँगा ये सारे आइटम्स मेरे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से हमने यहाँ पर सारे के सारे आइटम्स को ले आउट कर दिया है। अब एक प्रॉब्लम है, जब कोई नया यूज़र आता है वेबसाइट में तो ये फंक्शन जो है मेरा जो कि अपडेट कर रहा है ये कॉल होना चाहिए एक बार, जो कि सारे के सारे आइटम्स को जो है लिस्ट कर दे। और ये हो नहीं रहा है अभी, ठीक है। ये मेरा इवेंट लिस्टर जब चल रहा है तब हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो चीज़ मेरी हो रही है इसको मैं एक फंक्शन के अंदर डाल दूँगा, ठीक है। और मैं इस फंक्शन का नाम रखूँगा अपडेट और मैं इसको Ctrl+X करता हूँ और यहाँ पर एक अपडेट बनाता हूँ और मैं लिखूँगा फंक्शन अपडेट। मैं यहाँ पर ES यूज़ नहीं कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर जो मैंने एरो फंक्शन लगाया है इसकी जगह मैं यहाँ पर अपडेट लिख दूँगा। तो मैं कहूँगा कि जैसे ही कोई क्लिक करे अपडेट पर, अपडेट को आप प्लीज़ कॉल कर दो। और एक बार और अपडेट को मैं चाहूँगा कि अपडेट कॉल हो जाए जैसे ही मेरा जो स्क्रिप्ट है वो इनिशियलाइज़ हो रहा है। तो मैं कहूँगा एक बार और अपडेट को आप कॉल करें। तो एक बार अपडेट बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाएगा और ये सारे आइटम्स आ जाएंगे। अब मैं AD करके ऐड टू लिस्ट करूँ, देखो यहाँ पर AD आ गया है। अगर मैं ADD करूँ तो यहाँ पर देखो ADD भी आ गया है। तो ये सारे आइटम्स मैं इस तरह से ऐड कर पा रहा हूँ और गिनती भी 1 से स्टार्ट हो रही है। अब अगर आप लोग डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट में एक ऑन क्लिक मेथड लगा सकते हैं और आप ऑन क्लिक मेथड कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ऑन क्लिक इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पर इसमें लिख देता हूँ ऑन क्लिक इज इक्वल टू। और ऑन क्लिक इज इक्वल टू आप लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरह लिख सकते हैं डिलीट 4, ठीक है। और एक फंक्शन बना देते हैं डिलीट और यहाँ पर आइटम console.log डिलीट और आइटम, ठीक है। और इसको मैं रिलोड करूं यहाँ पर तो ये कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन डिलीट। तो यहाँ पर देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। डिलीट फंक्शन डिलीट ओके। तो डिलीट एक कीवर्ड है तो मैं डिलीटेड कर देता हूँ, ठीक है। सेव कर देता हूँ और यहाँ पर डिलीट हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो रिजर्व्ड कीवर्ड है। अब मैं डिलीट पे अगर क्लिक करूँ यहाँ पर तो अब यूज़र मैसेज देखो डिलीट 4 लिख कर आ गया है।
फिर यहाँ पर डिलीट करूँ, डिलीट 4 आ गया, डिलीट करूँ, डिलीट 4 आ गया, डिलीट 4, डिलीट 4, डिलीट 4। तो यहाँ पर मैंने डिलीट 4 दिया था इसलिए डिलीट 4 लिख कर आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इस डिलीट 4 को डिलीट सीरियल नंबर या फिर क्या करूँगा, इंडेक्स कर दूँगा, डिलीट इंडेक्स, ठीक है। और इसको मुझे डॉलर के अंदर डालना पड़ेगा। तो मेरा डिलीट क्या करेगा कि उस एलिमेंट को सबसे पहले तो फेच करेगा, उस एरे को, किसको, आइटम जेसन एरे को फेच करेगा। तो ये मेरा इस तरह से यहाँ पर फेच हो जाएगा और वो कन्वर्ट भी हो जाएगा मेरा एक एरे में। तो मैंने आइटम जेसन एरे अपना फेच कर लिया है, स्ट्रिंग और एरे दोनों फेच कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस एरे में से डिलीट करूँगा यहाँ पर जो भी मेरा आइटम है, आइटम इंडेक्स कर देता हूँ उसका नाम, जो भी आइटम इंडेक्स है वो मैं डिलीट कर दूंगा। और आइटम इंडेक्स डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको वापस से सेव कर दूंगा और अपडेट को कॉल कर दूंगा। तो यहाँ पर जो मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं डिलीट आइटम इंडेक्स एलिमेंट फ्रॉम द अरे, और उसके बाद मैं वापस से सेव कर रहा हूँ अरे को और अपडेट को भी कॉल कर रहा हूँ। यानी कि एक बार मैं डिलीट कर दूँ तो वो मेरा जो आइटम है वो डिलीट हो जाना चाहिए। चलो जी बढ़िया, ये तो हो गया। लेकिन अब मैं डिलीट कैसे करूँ एक एरे में से गिवन इंडेक्स? तो उसके लिए मेरे पास एरे का एक मेथड है जो कि स्प्लाइस है। तो मैं लिखूँगा आइटम एरे जेसन एरे डॉट स्प्लाइस, और ये क्या करेगा, गिवन इंडेक्स पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी मैं दूंगा वो रिमूव कर देगा। तो मेरी इंडेक्स क्या है, मेरी डिलीट इंडेक्स है आइटम इंडेक्स, और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, डिलीट करूँगा एक एलिमेंट। तो मैं सिर्फ एक एलिमेंट यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। जस्ट देखते हैं इस चीज़ को, आई होप कि ये काम कर जाए। अगर मैं यहाँ पर इसको डिलीट करूँ अभी तो ये डिलीट हो गया, C1 भी डिलीट हो गया, टेस्ट टाइटल भी डिलीट हो गया, बढ़िया। इसको सबको मैं डिलीट अगर करूँ तो ये सारे के सारे मेरे 17 यहाँ पर कहाँ से आ गए। ओके, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई है कि अगर मैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करूँ, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और आइटम्स जेसन, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि स्प्लाइस इसको डिलीट नहीं कर रहा है जबकि खाली कर दे रहा है। तो ये एक सही बात नहीं है। इसको खाली क्यों कर रहा है ये जब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ? तो ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है पता है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, इसको रिमूव करने के साथ साथ वो एक एलिमेंट ऐड भी कर दे रहा है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन लेकर ऐड भी कर दे रहा है, जो कि एक गलत बात है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन लिखा है मैंने अपडेट, इसमें से ये चीज़ मुझे हटानी पड़ेगी जहाँ मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन लेकर अपने आइटम जेसन एरे को अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको कैसे किया जाए। टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ गेट एंड अपडेट, और एक अपडेट बनाता हूँ। और जो मेरा अपडेट फंक्शन है वो क्या करेगा, सिर्फ अपडेट करेगा, पॉपुलेट करेगा डेटा को। और गेट एंड अपडेट क्या करेगा, गेट एंड अपडेट मेरा ये सारे जो मेरे टाइटल और डिस्क्रिप्शन बॉक्स हैं इनके कंटेंट को लेकर फिर फाइनली क्या करेगा, अपडेट फंक्शन को कॉल करेगा। आई थिंक दिस शुड वर्क। इसका नाम मुझे गेट एंड अपडेट रख देना पड़ेगा, गेट एंड अपडेट। और अभी मैं देखता हूँ कि क्या सीन है। मैं इसको रिलोड करूँ अगर, तो यहाँ पर देखो गेट सम कॉफ़ी यू नीड टू, ओके, तो कोई एरर आ गया यहाँ पर कि आइटम जेसन एरे इज़ नॉट डिफाइंड। तो जब मैं अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आइटम जेसन एरे अगर डिफाइंड नहीं है तो ये बोल रहा है कि यार आइटम जेसन एरे आपका डिफाइन नहीं है। तो मुझे यहाँ पर एक इफ डालना पड़ेगा। मैं कहूँगा कि यार अगर आइटम जेसन एरे नल है तो आप क्या करें। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ। आइटम जेसन एरे अगर नल है तो आप क्या करें कि पुश ना करें, जस्ट आप क्या करें कि इसको नल करके सेट आइटम कर दें। और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करें, कुछ ना करें, ठीक है। तो एक सिर्फ सिंपल सा इफ स्टेटमेंट शायद काम कर जाए। यहाँ पर ये एरर वापस से आ रहा है, आइटम जेसन एरे इज नॉट डिफाइंड। ये कौन सी लाइन में आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पर जब मैं पॉपुलेट कर रहा हूँ तो जब मैं अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पर अपडेट फंक्शन को रन कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है कि आइटम जेसन एरे इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो मैं अभी जस्ट देख रहा हूँ कि गेट एंड अपडेट तो क्लिक होकर रन होगा, अपडेट ऐसे ही रन होगा।
तो अपडेट के अंदर भी वही प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं यहाँ पर अभी करूँगा क्या कि एक एल्स स्टेटमेंट भी लगाऊंगा। मैं कहूँगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो मैं एल्स स्टेटमेंट यहाँ पर लगाऊंगा और मैं कहूँगा कि अगर ऐसा, यानी कि अगर ये आइटम जेसन नल नहीं है तब आप क्या करें कि जेसन डॉट पार्स आइटम जेसन अरे ये बना ले। और अभी मुझे बिल्कुल चलती हुई चाहिए ऐप। आई होप कि ऐप अभी मेरी चल जाए। मैं यहाँ पर वापस से दिस इज टेस्ट टाइटल, दिस इज माई डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर मैं ऐड टू लिस्ट करूँ, फिर वहाँ पर मैं कुछ जिब्रिश लगा दूँ, फिर यहाँ पर इसको मैं डीएफ वाले को डिलीट कर रहा हूँ। ये डिलीट हो गया। वाओ व्हाट एन अमेजिंग टू डू लिस्ट ऐप हमने बना दिया गाइज, हमने कर दिखाया है। हमारी टू डू लिस्ट ऐप जो है बन गई है, मज़ा आ गया। ठीक है, एक बटन और बनाऊंगा यहाँ पर, बस एक बटन और बनाने दो मुझे, क्लियर लिस्ट। एक क्लियर लिस्ट बटन बनाऊंगा और क्लियर लिस्ट बटन का सिंपल सा एजेंडा होगा, क्या होगा कि वो लिस्ट को क्लियर कर देगी। ठीक है, तो टू डू लिस्ट वाला जो बटन है मेरा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको एक ID इज इक्वल टू क्लियर देकर मैं क्लियर लिस्ट नामक बटन बनाऊंगा। ठीक है, और क्लियर लिस्ट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू क्लियर। ठीक है, मैं कहूँगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको रिलोड करके क्लियर लिस्ट करूँ तो ये क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं इस तरह से आई थिंक मैं इसको इस तरह से नहीं बना सकता। मुझे इसको एक क्लियर फंक्शन बना के उसके अंदर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऑन क्लिक इज इक्वल टू क्लियर लिख दूंगा। एक मैंने क्लियर फंक्शन दे दिया है, इस पर कोई क्लिक करे तो क्लियर फंक्शन रन हो जाएगा। ठीक है, चलो जी बढ़िया, क्लियर फंक्शन बनाते हैं। फिर फंक्शन क्लियर, और ये क्या करेगा, सिंपली से लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, और उसी के साथ साथ कंसोल डॉट लॉग क्लियरिंग द स्टोरेज, और उसके बाद अपडेट भी करेगा ये अपडेट भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर आप लोगों को दिखाऊं, इसको बंद कर देता हूँ, क्लियर लिस्ट करूँ तो ये क्लियर हो रहा है, और यहाँ पर ऐड टू लिस्ट क्लियर लिस्ट, और यहाँ पर क्लियर लिस्ट करने से ये क्लियर क्यों नहीं हो रहा है ये मैं देख रहा हूँ बस। अपडेटिंग लिस्ट, क्लियर लिस्ट बटन मेरा काम नहीं कर रहा है फॉर सम रीज़न, क्लियर फंक्शन मेरा काम नहीं कर रहा है, जबकि मैंने ऑन क्लिक यहाँ पर दिया हुआ है। तो बटन का ऑन क्लिक क्यों नहीं काम कर रहा है ये मुझे अभी देखना है। ठीक है, ओके, तो मुझे यहाँ पर लगता है क्लियर में जो मैंने इस तरह से इसको लिखा है, ID इज इक्वल टू ये ऑन क्लिक इज इक्वल टू क्लियर, तो फंक्शन क्लियर वॉइड। ठीक है, तो मैं इसको अगर इस तरह से लिखूँ और क्लियर लिस्ट पे क्लिक करूँ तब भी कुछ नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर पंगा है। टाइप इज इक्वल टू सबमिट हटाता हूँ इसमें से, टाइप इज इक्वल टू सबमिट नहीं चाहिए मुझे। ओके, तो क्लियर जो है वो एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में। मैं यहाँ पर क्लियर STR कर दूंगा इसको, यानी कि क्लियर स्टोरेज STOR कर देता हूँ, या पूरा ही लिख देता हूँ यार स्टोरेज। तो कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाती हैं। मैं कॉपी करूँगा क्लियर स्टोरेज को, और यहाँ पर देखो क्लियर स्टोरेज मैंने यहाँ पर लिख दिया फंक्शन। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे इस तरह से लिखना है यार। अभी देखो मैं यहाँ पर जैसे ही क्लियर पे क्लिक करूँगा तो ये देखो क्लियरिंग द स्टोरेज यहाँ पर लिख कर आ गया, और स्टोरेज क्लियर भी हो जा रही है। अगर मैं यहाँ पर FA और A ऐड करूँ फिर क्लियर स्टोरेज करूँ, देखो ये चला गया। लेकिन ये जो क्लियर स्टोरेज बटन है ये बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि ये पूरी लिस्ट को सफ़ा कर देगा, पूरा साफ़ कर देगा। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, तो आप लोग अपने हिसाब से इसमें एक वार्निंग भी लगा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का एक कन्फर्म आप यूज़ कर सकते हैं। भाई कन्फर्मेशन ले लो लोगों से कि भाई क्या आप डू यू रियली वांट टू क्लियर, तो आप कन्फर्मेशन ले सकते हो यूज़र से, डू यू रियली वांट टू क्लियर। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ कन्फर्म, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा डू यू रियली वांट टू क्लियर। ठीक है, और ये कन्फर्मेशन लेने के बाद मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा, सेव किया इसको, क्लियर लिस्ट किया, डू यू रियली वांट टू क्लियर, ओके। जैसे मैंने यहाँ पर ये ऐसे लिख दिया, अगर मैं ओके कर दूँ तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ऐड टू लिस्ट कर दूँ फिर मैं कैंसिल करूँ तो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो एक वार्निंग लगाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट गाइस, हमने ये जावास्क्रिप्ट की जो ऐप है वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, और इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी आप अब डिलीट कर सकते हैं। तो यार कैसा लगा जल्दी से बताओ नीचे कमेंट करके। मैं चाहता हूँ सब लोग मुझे कमेंट करके बताएं प्रोजेक्ट कैसा लगा आप लोगों को, और क्या आप लोगों ने इसका अपना वेरिएंट बनाया या नहीं ये भी मुझे बताना। और अगर आप इसका वेरिएंट बनाओगे तो उसमें क्या नया फीचर होगा। मैं चाहता हूँ कि आप एक यहाँ पर सर्च बार लगा सकते हो, या सर्च बार यहीं रख सकते हो, या कोई भी कुछ लिखे तो सर्च हो जाए,
तो यहाँ पर सर्च हो जाए वो भी ऑन द फ्लाई, जैसे जैसे यूज़र टाइप कर रहा है तो आप लोग जो है इनपुट पे एक इवेंट लिसन करवा सकते हो कि भाई कभी भी इसका कंटेंट चेंज होता है अगर तो क्या करें, तो यहाँ पर लिस्ट को अपडेट कर दें, यानी कि अपडेट फंक्शन को कॉल कर दें। तो इस तरह से आप लोग उस पर्टिकुलर एरे को जो कि मैच कर रहा है उससे अपडेट कर सकते हो। तो कई चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, डिज़ाइनिंग आप खुद कर सकते हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट खुद लिख सकते हो। अभी के लिए बस मैं आशा ये करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो गाइस इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे बताना ये वीडियो आप लोगों को जो है कैसा लगा। सो गाइस एज अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट स्टेप आप लोग जो है अपने और अच्छे अच्छे ऑसम जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। जावास्क्रिप्ट यूज़ करके अपनी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बना सकते हो। मैं क्या करूँगा कि ये जो सारा का सारा सोर्स कोड है सब आप लोगों को दे दूँगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जिप दे दूंगा या तो डाउनलोड करने के लिए, या फिर सोर्स कोड डाल दूंगा पूरा का पूरा वेबसाइट में अपनी, ताकि आप लोग को ईजिली ये जो कोड हमने लिखा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो कोड लिखा है 302 लाइन का, ये आप लोग आराम से जो है एक्सेस कर पाएँ। काफ़ी मज़े किए हमने इस वीडियो में, मैं आशा करता हूँ आपने भी किए होंगे। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। और अगर आप लोगों को कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखना है तो मेरे पास कोर्स है उसके लिए कंप्लीट, उसमें जावास्क्रिप्ट भी सिखाई है। मोर देन 1.1 मिलियन व्यूज़ इसमें ऑलमोस्ट आ गए हैं और आप लोग यहाँ पर देखो काफ़ी लोग जो है काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं कोर्स का। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग जो है इतना प्यार देते हैं एक कोर्स को, और मुझे लोगों ने बहुत पर्सनल फीडबैक दिया है, लोगों को जॉब में हेल्प मिली है इससे, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। तो चाहता हूँ आप भी यार इसका फ़ायदा उठाएं। मैं चाहता हूँ जितने एक एक इंसान अगर एक्स्ट्रा ऐड होगा इस कोर्स में तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगेगा किसी का अगर फ़ायदा हो जाए तो। सो गाइस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।